तो गाइस, दिस वीडियो इज रियली वेरी स्पेशल। सर आज ना हम सॉल्व करने वाले हैं सारे के सारे नए क्वेश्चन जो कि आपको ना किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले। देखो, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो ना, वो सारी की सारी बुक मई तक के लिए अमेंडेड है। देखो, किसी ने भी नई बुक नहीं प्रिंट करवाई है, सबको ही आपको मई की बुक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मई के एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन है, सितंबर तक के आरटीपी के क्वेश्चन है, या फिर सर अप्रैल के आरटीपी क्वेश्चन, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम नवंबर पूछे गए थे लेकिन सर लोग इग्नोर कर जाते हैं। सर उन सारे टॉपिक्स का सर कंपाइलेशन लेके आ गया हूं इस वीडियो में। कुल मिला के 34 क्वेश्चंस है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस, बहुत ही क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स हैं आपके सामने, जिसको आज के इस वीडियो में मस्त रूप से सबको मिलकर सॉल्व कर लेंगे। अगर चैनल पे नए आए हो ना, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का सर 100 लाइक्स, क्योंकि भैया ये लाइक्स आप अचीव करवा सकते हो। सर बहुत मेहनत लगती है नए क्वेश्चंस को ढूंढ के, उनको एनालाइज करके, उनको हैंड पिक करके आपके सामने लेके आने में, और इसको रिकॉर्ड करके आपको प्रेजेंट करने में सर मेहनत तो लगती है। तो इतना लाइक तो मैं डिजर्व करता हूँ ना। सर मुझे पता है आप लाइक टारगेट अचीव करवा दोगे। सर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। अच्छा, किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो दिस पीडीएफ हैज बीन गिवन बाय मी इन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप आ सकते हो, उसमें आइए, उसमें आपको मिल जाएगा कंटेंट। सर क्वेश्चन नंबर 1, सर अगर कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन किसका, स्पेशल टैक्स रेट्स का। सर अगर कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट में ट्रांजैक्शन करता है तो कैसे टैक्सेशन होगा। सर इसका एक क्वेश्चन है आरटीपी में 25 का। हाउ दिस क्वेश्चन इज, मिस्टर अमित इज एन इंडियन रेसिडेंट इन्वेस्टेड इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स such as cryptocurrencies, non-fungible tokens, sir cryptocurrencies and non-fungible tokens, sir सेक्शन आता है 115 BBH। ठीक है, 1st April he had purchased Bitcoin worth rupees 60 lakh. His friend Sushil gifted him NFTs, ठीक है, of these token does not result in transfer। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख की। सर देखो, अगर आपको कभी भी गिफ्ट मिलता है वर्चुअल डिजिटल एसेट का, सर इट इज अ काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो 56(2)(10) में आपके हाथ में 5 लाख रुपए तो भैया टैक्सेबल होगा ही होगा। सर सीधी बात है, हो जाएगा। सुशील bought NFTs 4.5 lakh के। Amit also bought NFTs worth rupees 10 lakh on 16/10/2024। ठीक है, ड्यू टू फाइनेंशियल नीड्स 1/12/2024 को अमित ने 0.5 बिटकॉइन बेच दिया 28 लाख में। सी उसने 0.5 बिटकॉइन अगर बेचा हुआ है कितना, 28 लाख में, तो भाई इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की होगी कितनी होगी। देखो, पूरा बिटकॉइन तो उसने 60 में खरीदा हुआ था, तो हाफ बिटकॉइन कितने का हो गया सर, 30 लाख में हो गया। यानी सर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसको 2 लाख रुपए का वर्चुअल डिजिटल एसेट पे लॉस हो गया। सर लॉस हो गया, सर क्लियर बात है, लॉस हो रहा है। ठीक है, एनएफटी रिसीव फ्रॉम अ फ्रेंड, कितने की बेची सर, उसने 6.5 लाख में बेची। हो सर, ये जो सुशील से मिली थी ना एनएफटी 5 लाख रुपए की, इसको कितने में बेचा, इसको 6.5 लाख में बेचा। यानी सर एनएफटी इस पे गेन भी होगा। एनएफटी में गेन कितना होगा सर, 6.5 लाख का सेल्स प्राइस है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानू सर, देखो मिली दोस्त से फ्री में मिली है माना, मिली दोस्त से फ्री में मिली है माना, लेकिन सर कभी भी अगर आप उस पर 56 स्टूडेंट में टैक्स भर देते हो, तो भैया जिस वैल्यू पे टैक्स भरते हो वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती है। यानी सर यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी 5 लाख रुपए, यानी सर मेरा 1.5 लाख रुपीज का वर्चुअल डिजिटल एसेट का गेन आ जाएगा। 1.5 लाख का गेन है, 2 लाख का लॉस है, क्या मैं आपस में सेट कर लूं मित्रों। ना जी, ना जी, ना जी सर, कभी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट का गेन दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट के प्रॉफिट से सेट ऑफ, लॉस से सेट ऑफ नहीं होता है, कभी नहीं होता है सर। दिस इज अ डेड लॉस, ये टैक्सेबल होगा आपके लिए। ओके सर, समझ में आ गया। सर ट्रांसफर एक्सपेंसेस इनकर कर रखे हैं, कोई काम के नहीं है। उसकी अदर इनकम कितनी है, 6.5 लाख रुपीस की है। टैक्स पेबल निकालना है सर, सबसे बड़ी गलती टैक्स पेबल, टैक्स पेबल, टैक्स पेबल। आई विल गेट टू दिस पॉइंट। एक्सरसाइज ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ 115 बीएससी। ठीक है सर, इनकम कितनी बनेगी, देखो 6.5 लाख की अदर इनकम तो है ही है, इसके अलावा 5 लाख रुपए की सर गिफ्ट की इनकम है, यानी सर 11.5 लाख की अदर इनकम है, प्लस 1.5 लाख की हमारी कुल मिला के वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम है। सर इस 11.5 लाख पे आराम से आप टैक्स निकाल सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। और 1.5 लाख पे 30% से टैक्स लगेगा, सर दैट इज नॉट एन इशू। सर इशू यहाँ पे क्या आता है पता, इशू यहाँ पे क्या आता है, जब कभी भी आप बिटकॉइन खरीदते हो आपको टीडीएस काटना पड़ता है। तो भैया इसका, इसने जब बेचा है ना बिटकॉइन, जब इसने बेचा होगा तो बेचते टाइम इसने सर इसका टीडीएस काटा होगा किसी ने, इसका टीडीएस काटा होगा किसी ने। सर यानी देखना डायरेक्टली सॉल्यूशन पे लेके आ रहा हूं। देखो सर, जब इसने 6.5 लाख रुपीस का बिटकॉइन बेचा तो 6.5 लाख पे 1% टीडीएस का कट गया होगा।
प्लस 28 लाख का जब इसने बेचा तो 1% टीडीएस कट गया होगा। तो भैया ये जो टैक्स पेबल है ना, टैक्स पेबल निकालने के लिए आपको टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 एस भी माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस करोगे सर 176 100 का आपका आंसर आ जाएगा। सर बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है? सर दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अ क्लासिक क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल डिजिटल एसेट प्लस 194 एस। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने पेश किया गया। सर कैपिटल गेन में कौन से नए क्वेश्चन है? सर एक और क्वेश्चन आरटीपी मई 25 का। सर आरटीपी मई 25 वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। आपके पास जो बुक्स होंगे ना उनमें आरटीपी में 25 से क्वेश्चन होंगे नहीं सर। सारे में आरटीपी हो गया, एग्जाम पेपर हो गया, एमटीपी हो गया, सर इस साल का आरटीपी हो गया, सब मैंने इस सितंबर का आरटीपी हो गया, सब कवर कर रखा है सर। तुमको बस सुनना है अच्छे से और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? सर दूसरा पॉइंट, मनन हु रिमेन्ड इन कंट्री एक्स रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली ऑन 1 फेब 2024। एक सेकेंड, प्रीवियस से 24-25 का टैक्सेशन हम लोग पढ़ते हैं हमेशा। 1/4/2024 से प्रीवियस से चालू होता है, 31 मार्च 2025 पे खत्म होता है। ये इंडिया कब आया? 1 फेब 2024 को आ गया मनन, ठीक है। He has a house property in country X from which he earned rental income in country X। सर कंट्री एक्स में हाउस प्रॉपर्टी थी, कितनी इनकम थी? $30,000 की थी। एंड कंट्री एक्स में 34,000 की, अच्छा पिछले साल की, ओके। ये करंट ईयर की इनकम है, यानी ये सर प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम है। 23-24 की इनकम कितनी थी? $34,000, ठीक है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इन बैंक अकाउंट मेंटेन इन कंट्री एक्स ही इज एलिजिबल फॉर बेसिक एग्जामिशन लिमिट 18-20 की एंड इनकम, ठीक है। ही पेड टैक्सेस फॉर बोथ ईयर्स, दोनों साल में 20% टैक्सेस भरे, ठीक है। टैक्स वाज पेड ऑन द लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। 5 अप्रैल को टैक्स पे किया, 10 अप्रैल को टैक्स पे किया, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट, ठीक है। हिज बिजनेस इनकम इन इंडिया इज 12,50,000 रुपीज। उसकी इंडिया में बिजनेस इनकम कितनी है? 12,50,000 की बिजनेस इनकम है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ठीक है। ही ट्रांसफर द लैंड सिचुएटेड एट इंदौर। इंदौर की प्रॉपर्टी उसने बेची कब? सर 23 दिसंबर को बेची है टू मिस्टर सार्थक को। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी? 80 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर आपने 18/5/22 को खरीदी, यानी सर क्या ऐसा बोल सकता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है? यस सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या इंडेक्सेशन मिलेगा क्या? सर इंडेक्सेशन नहीं मिलता कभी भी। अगर आपने 23/7 के पहले खरीदी और 23/7 के बाद बेच रहे हो और सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तो भैया कभी भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। और सर रेसिडेंट भी है, रेसिडेंट भी सर, ठीक है। सर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट अभी तो बात की ही नहीं मैंने अभी। सर सीआईए वगैरह दे रखी है। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द मनन। सर क्या बात कर दी सर, क्या सवाल है सर। अगर मैं 3 सितारे इस सवाल को दूं तो भी कम है। 3 सितारे अगर इस सवाल को दूं तो भी कम है सर, इतना प्यारा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो सर, सबसे पहला स्टेप होता है सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना ऐसे क्वेश्चन में। अगर रेसिडेंशियल स्टेटस गलत, सब गलत। रेसिडेंशियल स्टेटस गलत निकाल दिया बाबा, सब गलत हो जाएगा, कुछ नंबर नहीं मिलने वाले। जस्ट इमेजिन सर, वो आया ही कब है? आया ही कब है? सर आया वो लास्ट ईयर में 1 अप्रैल को आया है, फर्स्ट टाइम आया इंडिया। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ प्रीवियस से 24-25 में ये 182 डेज और मोर रह रहा होगा? यस सर रह रहा होगा। यानी सर ये रेसिडेंट बन जाएगा? ओके सर बन जाएगा। आर बनाने के लिए इसको सर 2 कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। सर पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होगा क्या? सर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बार तो इंडिया आया पिछले साल। यानी सर आर नहीं बनेगा सर, आर बन जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात सर, अगर कोई आर बनता है तो उसकी सारी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। यानी सर जो हाउस प्रॉपर्टी का जो कचरा दे रखा है ना, सब फालतू है। एवरीथिंग इज सेंसलेस, सब फालतू है। सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नॉन आर है सर, इसके अलावा कोई चीज इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है सर। कितना कमाया, कितना टैक्सेस भरा, सर ये जो एक्सचेंज रेट दे रखा ना, ये भी किसी काम के नहीं। ओ माय गॉड, ओ बाबा रे भैया। लेकिन अभी भी इंडिया का टैक्स तो निकालना ही पड़ेगा। इंडिया का टैक्स आसान नहीं, इंडिया का टैक्स आसान नहीं है सर। बिजनेस इनकम 12-50 की है। कैपिटल गेन कितना है सर? कैपिटल गेन 50 लाख का हो गया। टोटल इनकम कितनी आ गई सर? टोटल इनकम 62,50,000 की। टैक्सेस कैसे निकलते हैं देखना, ऐसे क्वेश्चन में टैक्सेस कैसे निकलते हैं। देखो 12-50 पे तो आपका टैक्स निकलेगा कैसे? आपका जो स्लैब रेट है उससे लग जाएगा, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 हो गया, 3 से 7 हो गया आपका 5%, दैट इज 20,000। 7 से लेके 10 हो गया आपका 10%, दैट इज नथिंग बट सर 30,000। 10 से लेके 12 हो गया आपका 15%, दैट इज 30,000। और 12 से लेके आपका 12-50-50,000 पे फिर 20% इज 10,000। कितना हो गया सर आपका? 60-60-90-90,000 का टैक्स हो गया यहाँ पे। 90,000 का टैक्सेस यहाँ पे हो गया। प्लस सर
कैपिटल गेन पे कितने टैक्सेस होंगे ये देखना। सर कभी भी अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, आप कभी भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो भैया आपके पास एक ऑप्शन रहता है, या तो आप इंडेक्सेशन के साथ 20% ले लो, इंडेक्सेशन के अलावा आप 12.5% ले लो। सर अगर मैं मेरे पास ऑप्शन क्या है सर, या तो 50 लाख पे 12.5% भर दूं, या तो सर इंडेक्सेशन कर लूं। 80 लाख की सेल्स है, 30 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मेरे को इंडेक्स कर देना चाहिए। कितना इंडेक्स करूंगा? 22 23 331 363, 331 इंटू 363, 32.900। सर कैपिटल गेन कितना आ रहा है? कैपिटल गेन आ रहा है 47.09। सर कभी भी इस कैपिटल गेन पे अगर आप 20% निकालोगे ज्यादा नहीं निकलेगा। आपका क्या टैक्सेशन कितना आएगा? 50 लाख पे 12.5%। सर 50 लाख पे 12.5% टैक्सेस निकालता हूँ सर, 62 लाख 6,25,000 का टैक्स आ रहा है, प्लस 90,000 का यहाँ, कुल मिला के 7,15,000 के टैक्सेस आ रहे हैं। इस पे 4% नहीं सर, पहले तो सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि टोटल इनकम हमारी 50 लाख से ज्यादा का है, प्लस 10% प्लस 4% एजुकेशन सेस, जहां मैं ऐड करूंगा सर टैक्स आ जाएगा 817,960 का। ओ माय गॉड सर, पूरा सही कैसे आ गया? पूरा सही कैसे आ गया? अरे आएगा ही, काहे नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा सर? आराम से आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सर, सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। मैंने सारे क्वेश्चन काम वाले ही रखे हैं, बिल्कुल फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं रखे एक भी। सारे काम के क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। तुमने या तो नहीं देखे होंगे क्वेश्चन, देखे होंगे तो या तो तुमने गलत कर रखे होंगे, मैं भरोसा दे सकता हूँ। यू कैन ट्रस्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है मैंने आपका, ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वाज कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। सर एक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है। सर कभी भी अगर कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है? सर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर ध्यान देना, एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए सर कुछ कंडीशंस हुआ करती थी। आप जो आपका जो रिजर्व्स हुआ करते थे आप उसको यूज नहीं कर सकते। सारे के सारे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स बने, उनकी शेयर होल्डिंग के रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। सर ये सब कंडीशंस हुआ करती थी। सर 1/10/2024 को यू आर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग। सर इनके बारे में क्या करना है? एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ईच ऑफ द आइटम। भैया अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, भगवान को दोनों हाथ से थैंक यू बोलना। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, भगवान को दोनों हाथ से थैंक यू बोलना। क्यों? क्योंकि भैया आपके सामने दे रखे 6 क्वेश्चन और 6 का अलग अलग ट्रीटमेंट बताना है। कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। कोई गलती हो जाए तो पर बाकी पॉइंट्स बचा लेंगे आपको। यानी सर दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वन कैन एवर सी। सर 54 लाख का बिजनेस लॉस है। सर क्या बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है? सर कभी भी अगर आपका कन्वर्जन ऑफ एंटिटी होता है तो भैया जो आपका बिजनेस लॉस है प्रीवियस 2021 का, ये नई एंटिटी के पास चला जाएगा, एलएलपी के पास चला जाएगा और फ्रेश 8 ईयर्स के लिए मिलेगा। कभी भी नई एंटिटी के पास जाता है फ्रेश 8 ईयर्स के लिए मिलता है। राइट आंसर इज यस सर, फ्रेश 8 ईयर्स के लिए मिलता है, तो ये फ्रेश 8 ईयर्स के लिए मिल जाएगा। सर ठीक है, कोई बात नहीं। सेट ऑफ शैल बी डीम टू बी टैक्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर कैरी फॉरवर्ड ऑफ 8 ईयर्स, एट असेसमेंट सब्सिक्वेंट टू द असेसमेंट ईयर 15 25 26 25 26 के 8 साल तक आपको ये लॉस मिल जाएगा। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अरे सर रिटन डाउन वैल्यू को आपको स्प्लिट करना पड़ जाता है और कुछ नहीं। सर देखो 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 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर, 14 लाख की रिटन डाउन वैल्यू कब की है? सर 1/4/2024 की रिटन डाउन वैल्यू है कितनी? 14 लाख की। इस पे डेप्रिसिएशन कितना होगा? 15%, 2.1 लाख। 2.1 लाख का डेप्रिसिएशन, इसका आधा पुरानी एंटिटी को मिलेगा, आधा नई एंटिटी को मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी 75 लाख की है, इसका डिडक्शन 35 एडी में ले चुके हैं। इसका कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करते टाइम नई एंटिटी को नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला नई एंटिटी में, नथिंग। बिल्डिंग है, बिल्डिंग का भी आपको क्या करना पड़ेगा सर? जितना भी 4 लाख का डेप्रिसिएशन आएगा, इसको नई और पुरानी को नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे स्प्लिट करना। देखना नंबर ऑफ मंथ्स में मत कर देना, नंबर ऑफ मंथ्स में मत करना, नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे स्प्लिट करना। ये लोग नंबर ऑफ डेज के हिसाब से करते हैं, देखना। सो जो डेप्रिसिएशन है आपका, डेप्रिसिएशन एज इट इज आप नंबर ऑफ डेज में स्प्लिट कर दोगे। 14 लाख का 15% निकाला, इसका बिल्डिंग का 10% निकाला, इसको 182 डेज सब एलएलपी के पास था तो 182 डेज में स्प्लिट कर दिया। जो बैलेंस बचा वो पुरानी एंट्री को दे दिया। सर कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत सिंपल चीज है। नंबर ऑफ डेज में हमेशा डेप्रिसिएशन को स्प्लिट करते हैं। इसके बेसिस पुरानी एंटिटी का जो डेप्रिसिएशन है माइनस करके पुरानी एंटिटी क्लोजिंग डब्ल्यूटी निकाल दो, जो बचा सर वो नई एंटिटी की डब्ल्यूटी भी आ जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, ओके। कॉस्ट ऑफ लैंड अक्वायर्ड इन ईयर 80 लाख रुपीस। अच्छा 2012 में अक्वायर की थी,
मार्केट वैल्यू 120 लाख की है सर, कॉस्ट 80 थी, मार्केट वैल्यू 120 है सर। कभी कभी कन्वर्ट होती है तो क्या होता है, हमने पढ़ रखा है सर, कभी भी कन्वर्ट होते हैं तो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। कभी भी अगर कन्वर्जन होता है बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है वो। और सर बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करने में ना कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। आगे चल के कभी भी अगर ये जो एलएलपी है इसको सेल करेगी तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा, 80 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। ओके सर, ओके 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 सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओ हो सुनना, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का खर्चा 28 लाख का है। देखो देखो देखो, सुनो 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 गौर से दुनिया वालों। सर 28 लाख का खर्चा है, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है 5.6। सर हर साल का खर्चा है सर, 22-23 का खर्चा है तो 22-23 में आपने पुरानी एंटिटी में ले लिया होगा, 23-24 में भी पुरानी एंटिटी में ले लिया, 24-25 में साल के बीच में अमलगमेशन हो गया आपका या कन्वर्जन हो गया, तो क्या साल के बीच में स्प्लिट करेंगे क्या? सर नहीं करते, नहीं करते सर, डेप्रिसिएशन को स्प्लिट करते क्योंकि डेप्रिसिएशन साल भर का खर्चा रहता है। लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम तो आपका पुराना हो चुका खर्चा है, पुराना हो चुका खर्चा है, वो तो सिर्फ एग्जिस्टिंग एंटिटी को मिलता है। तो भैया इस केस में कोई स्प्लिट ऑफ नहीं होता, तो ये एज इट इज नई एंटिटी को मिल जाता है। सर आप ऐसा ही चेक करोगे, यही आपको ज्ञान लिखा हुआ मिलेगा और 3 साल बाकी नई एंटिटी को मिलता रहेगा। सर मैट क्रेडिट हमने पढ़ा हुआ है, कभी भी अगर मैट क्रेडिट कंपनी के पास, सर कंपनी अगर एलएलपी में गड़बड़ हो जाती है तो सर क्या होगा, लैप्स 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 सर गया। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सीधे सीधे कैरी फॉरवर्ड कर लो। सर कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर किसी के पास आया, वो भगवान का भेजा वो प्रसाद है, मैं बता रहा हूँ नहीं, क्वेश्चन भगवान का भेजा वो प्रसाद है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है ना, इसमें एग्जामिनर आपको 6 में से 6 नंबर देगा, 6 में से 6 नंबर देगा। मैं बता रहा हूँ ये सर प्रसाद था आपके लिए और कुछ नहीं। सर सेल्सी लिमिटेड, सेल्सी लिमिटेड अच्छा क्वेश्चन है, स्लम सेल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सेल्सी लिमिटेड हैज 2 यूनिट्स, one in manufacturing of textile and other is involved in manufacturing of chemicals. As a restructuring drive, it sold its chemical units as a going concern by the way of slum sale. सर स्लम सेल आपने बेची गोइंग कंसर्न बेसिस पे 242 लाख में 1/10/2024 को, यानी सर आपकी एफएमवी 2 तो सीधे सीधे 242 फिक्स हो गई, एफएमवी 2 तो सीधे सीधे 242 फिक्स हो गई। सर केमिकल यूनिट बेची ना, केमिकल ही है ना, हाँ केमिकल यूनिट बेची ना, ओके। सर सारी डिटेल्स दे रखी है सर, अगर कभी भी स्लम सेल का क्वेश्चन आए ना, माता रानी की सौगंध है आपको, पहले पेन उठाना और जो भी बाकी दूसरी वाली यूनिट है ना उसको काटा लगाओ। सर टेक्सटाइल यूनिट को देखने का भी नहीं, क्योंकि जितना देखोगे उतना गलतियां होने के चांसेस है, ऊपर नीचे करने की गलतियां होने के चांसेस है। इसमें कांटा लगाओगे सर, पूरा कांटा लगाओगे, बिल्कुल कांटा, जोर का कांटा, कांटा लगा, उईमा उईमा वाला कांटा लगाओगे। सर बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप, चलो कोई बात नहीं, कांटा लगाओ, ठीक है। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप हूं मैं। तो जो भी चीजें दे रखी हैं सर सब मैंने हटा दिया, सब मैंने हटा दिया। वो जितना भी अपना केमिकल टेक्सटाइल वाला सब हटा दिया। अब अपनी आंखों के सामने अर्जुन बन के सिर्फ एग्रीकल्चर, सॉरी सिर्फ केमिकल यूनिट को देखो, ठीक है। सर केमिकल यूनिट 2020 में स्टैब्लिश हुई थी, यानी सर आज इसको जब आप सेल कर रहे हो तो 4 इयर्स हो चुके हैं, यानी सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनने वाला है सर, ठीक है। लैंड इन केस ऑफ केमिकल यूनिट इंक्लूड्स रिवैल्यूएशन रिजर्व 20 लाख रुपए का, यानी सर जो केमिकल यूनिट की लैंड है तो इसमें 20 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अच्छा लैंड से बना हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। लैंड वॉज परचेज 50 लाख रुपए की इन मे 22 में, रिवैल्यूड 20 लाख की है, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 62 लाख की, सर ठीक है। बिल्डिंग एंड मशीनरी हैव बीन शोन इन द बैलेंस शीट रिटर्न ऑन वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एंड केमिकल यूनिट कितनी है, ठीक देख रखी है, ठीक है। बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है चलो। फ्रेंचाइजी वर अक्वायर्ड इन 1/6/2023 को, बैलेंस शीट में अपने ओरिजिनल परचेज प्राइस पे देखा हुआ है। इक्विटी शेयर्स वर अक्वायर्ड थ्रू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड वैल्यू एज ऑन दिस 42 रुपीज की थी। सर आप बताओ टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना होगा? सर नवंबर 24 का क्वेश्चन है, नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता है क्वेश्चन, क्योंकि स्लम सेल के बहुत क्वेश्चन हर बुक में रहते हैं, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, इसमें एक आध अच्छे एडजस्टमेंट है। सर सबसे पहले एफएमई 1 निकाले, एफएमई 1, एफएमई 1 क्या बोलता है सर, ए बी सी डी एल 5 चीजें चाहिए होती हैं। ए बोलता है सर अगर कोई भी आपके पास ज्वेलरी वगैरह है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, सर कुछ भी नहीं है। उसके अलावा सर बी कहता है आपके पास अगर शेयर सिक्योरिटीज है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, सर क्या है, क्या सर शेयर सिक्योरिटीज मेरे पास हैं, लिस्टेड सिक्योर, ये मशीनरी को कोला लगा रहा हूँ, देखो 35 लाख रुपए के सर शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, इसकी अभी देखो फेयर मार्केट वैल्यू 42 लाख 40 रुपीज दे रखी है यहाँ पे, देखना यहाँ कहीं लिखा हुआ था, यहाँ कहीं लिखा हुआ था सर 42 रुपीज की शेयर्स की वैल्यू है, यानी सर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि 1 लाख के हिसाब से आपके 42 लाख रुपीज के शेयर्स की एफएमवी है। सर शेयर्स मैंने रिकॉर्ड कर लिया,
तीसरा डी क्या होता है सर? बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग। सर लैंड और बिल्डिंग है क्या मेरे पास? इसकी एसडीवी लेनी होती है। सर एसडीवी कितनी है? सर देखो लैंड की एसडीवी दे रखी है 62 लाख और बिल्डिंग की एसडीवी दे रखी है कितनी? 72 लाख। यानी सर कितना हो गया? 62 प्लस 72 कुल मिला के 134 की आपकी एसडीवी हो गई। 134 लाख की एसडीवी हो गई। 42 प्लस 134। सर मैंने इसको भी कर लिया, इसको भी कंसिडर कर ही लिया। सर बाकी चीजों को बुक वैल्यू पे ले लेते हैं, जिस वैल्यू पे आ रहा है एज इट इज उठा लो, एज इट इज उठा लो। सर कितना? 52 ले लेंगे यहाँ पे, प्लस 60 लाख ले लेंगे, प्लस 23। सर लाइसेंस में आपने तो सर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया। अरे सर बुक वैल्यू मतलब बुक वैल्यू होता है सर, डेप्रिसिएशन किया हो ना किया फर्क ही नहीं पड़ता। सर ये तो अपना डी हो गया। हाँ, लाइबिलिटीज बची, लाइबिलिटी कितनी है? 47 लाख। यानी सर ऐड क्या करना है? ऐड करना है 42, ऐड करना है 134, ऐड करना है 52, ऐड करना है 60, ऐड करना है 23, ऐड माइनस करना है, माइनस करना है कितनी? 47 लाख। कितना हो गया? 42 लाख प्लस 134 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 23 कुल मिला के सर 42 प्लस 134 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 23 माइनस 47, 264 की हमारी एफएमई बना रही है, 264 लाख की। फिंगर्स क्रॉस सर, फिंगर्स क्रॉस 264। ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड 264 एफएमबी। अब सर थोड़ा सा सफाई करें, थोड़ी सफाई करते हैं सर। सर अब चाहिए अपने को नेटवर्क। नेटवर्क निकालने के लिए क्या लेना पड़ता है सर? जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उन डेप्रिशिएबल एसेट्स की डब्ल्यूडीवी ले लो, बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू ले लो। ठीक है सर। डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन कौन से हैं? डेप्रिशिएबल एसेट्स सिर्फ एक फ्रेंचाइजी छोड़ के बाकी सारे एसेट्स की अपने को डब्ल्यूडीवी लेनी पड़ेगी। ओके सर, ओके। देखो लैंड सर 50 लाख, 70 लाख की, 70 लाख की नहीं लेंगे हम, 50 लाख की लेंगे क्योंकि ये लैंड रिवैल्यूड है, तो ये तो 50 लाख की हो जाएगी। केमिकल यूनिट की बिल्डिंग है 70 लाख रुपए की, तो ये तो लेंगे ही लेंगे। मशीनरी 52 लाख की है सर, ये भी लेंगे ही लेंगे। 35 लाख है सर, ये भी लेंगे ही लेंगे। इन्वेंट्री 60 लाख है सर, ये भी लेंगे ही लेंगे। लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइजी कब खरीदा हुआ है सर? 1/6/2023 का खरीदा हुआ है सर। इसमें पहले साल में 25% डेप्रिसिएशन मिला होगा। 23 लाख में 25% डेप्रिसिएशन मिला होगा, कितनी वैल्यू होगी सर? 17,25,000 हमारी वैल्यू होनी चाहिए। 17,25,000 वैल्यू होनी चाहिए सर। 1/4/2024 की वैल्यू हमारी 17 लाख होनी चाहिए। तो भैया 1/4/2024 की वैल्यू लेते हैं। कभी भी अगर अपने को डब्ल्यूडीवी निकालनी होती है ना स्लम सेल में, तो 1/4 की वैल्यू लेते हैं। जरूरी नहीं है डेट ऑफ स्लम सेल की डब्ल्यूडीवी निकाले हम यहाँ पे सर। ठीक है, और ये माइनस कर देंगे। यानी सर जितना ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूं इनको टोटल कर दो, और जितना रेड में हाईलाइटेड इनको माइनस कर दो सर, आ जाना चाहिए। सर डब्ल्यूडीवी आ रही, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही 22 करोड़ 37 लाख 25,000। 1 2 3। ओ वाओ सर, वाओ बिल्कुल सही आ गया। वाओ सर, वाओ। कैपिटल गेन कितना आता है सर? ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करने लग गए हो आप? कोई बात नहीं सर, ओवर एक्टिंग नहीं बोलते इसको, एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी, एनर्जी आपके अंदर भी आनी चाहिए हमेशा। इस पे टैक्स कितना लगेगा सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सौगंध है तुमको, सौगंध है। तुमसे पूछ रहा है क्या टैक्स पेबल? कैपिटल गेन पूछ रहा है, टैक्सेबल पूछा ही नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर एग्जामिनर पूछेगा टैक्स कैपिटल गेन बताओ टैक्सेबल कितना रेट होगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ टैक्स रेट बता दो मेरे को, बता सकते हो? है दम, बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं ना सर। कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन हो रहा है ना? हाँ सर। 112 वाला कैपिटल गेन ना? हाँ सर। 23/7 के बाद हो रहा है ना? हाँ सर। तो इंडेक्सेशन वैसे भी नहीं मिलता, 12.5% टैक्स लगा देंगे। ओ सर यू गॉट इट राइट, इस पे 12.5% से टैक्स लगेगा, प्लस वॉट एवर द एजुकेशन सेसेस, वॉट एवर द इफ एप्लीकेबल सरचार्ज भी लग जाएगा। तो क्या समझ में आता है क्या ये पॉइंट? सर अच्छे से समझ में आ जाता है, मस्त रूप से, मस्त 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 रूप से समझ में आ जाता है सर। आ जाओ पीजीबीपी में। सर पीजीबीपी में तहलका क्वेश्चन है, सच्ची में तहलके क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे पीजीबी क्वेश्चन है। एक बार इनको सॉल्व कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ झिंगा लाला हो जाएंगे सारे टॉपिक्स, और इन्हीं में ही दम है। इनके अलावा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो सारे के सारे नॉर्मल कुल्लो कुल्लो से हैं। पीजीबीपी में ही दम है, क्योंकि पिछले कुछ अटेम्प्ट से पीजीबीपी अच्छा खासा पूछा जा रहा है।
तो भैया साथ में कर लो तो फायदा, नहीं करोगे तो भैया मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं तो करके ही जाऊंगा। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ तिरुपति प्राइवेट लिमिटेड इज अ डोमेस्टिक कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। सर जहां मैन्युफैक्चरिंग दिखे वहां एडिशनल डेप्रिसिएशन तुम लगाना मत भूलना। शोज नेट प्रॉफिट ऑफ 107 लाख। होए होए होए, एक पहले बात तो ये देख लो रेजिम कौन सी है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी एज पर 115 बा। सर यानी सर कुछ भी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या ना हो, सर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। सर टैक्स रेट फिक्स कर लो, टैक्स रेट गांठ बांध लो सर, 22% प्लस 10% प्लस 4%। सर पक्का पक्का कर लो, आगे आगे चल के कंफ्यूज नहीं होना। सर डेबिट क्रेडिट करने के बाद आइटम्स है। सर देखो 107, 1 2 3 4 5, ये हमारी टोटल इनकम है। सर क्रेडिट कर रखा है आपने रेंट रिसीव फ्रॉम अ वेकेंट लैंड। सर कभी भी अगर वेकेंट लैंड पे रेंट होता है तो पहले उसको हटाओ। तो उसको कहाँ लेके जाऊं? कभी भी अगर वेकेंट लैंड पे रेंट होता तो कहाँ लेके जाऊं? अरे बाबा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाता, मैंने चिल्ला चिल्ला के क्लास में बात बताई हुई है। कभी भी वेकेंट लैंड पे जो रेंट होता है सर दैट इज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी सर, ये हमेशा आईएफओएस में जाता है। ठीक है सर। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी 530, टैक्स डिडक्टेड बाय द टेनेंट कितना है? टैक्स डिडक्टेड बाय द टेनेंट कितना? 10% है। सर टैक्स डिडक्टेड के लिए कुछ बोल रहा है क्या? टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है ना, टैक्स पेबल तो नहीं पूछा हमने हमसे, तो टीडीएस का कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है। देखो सर, मेरे लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी पर रेंट मिल रहा हो या मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी पर रेंट मिल रहा हो, अगर मेरा बिजनेस रेंट करने का नहीं है तो जो रेंट मिल रहा है सब हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर मेरा बिजनेस रेंट पे करने का नहीं है तो जो रेंट है सब हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो भैया इसको हटाओ यहाँ से, 530 हटाएंगे और सर यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा 530। यहाँ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का, सर इसको बाद में देख लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, सर इसको भी हटाना पड़ेगा। 48,000 रुपीज कहाँ जाएगा? सर ये आईएफओएस में जाता है, आईटी रिफंड जाएगा 48,000। यस सर ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट, सर प्लॉट कहाँ जाएगा? सर इसको भी हटाओ, ये जाएगा कैपिटल गेन में। सर ये कहाँ का क्वेश्चन उठा लाए हो आप? कहाँ क्वेश्चन उठा लाए हो? अरे बाबा, तुम्हारे एग्जाम का किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन होगा। सर आरटीपी मई 25 का है। ओ हो। हम्म। सर डिविडेंड फ्रॉम एबीसी इंक न्यू, अच्छा डिविडेंड फ्रॉम होली ओन सब्सिडरी कितना है? 60 लाख। सर हटाओ इसको भी, सबको हटाओ, सबको हटाओ। सर ये कहाँ जाएगा? ये भी आईएफएस आईएफएस में जाएगा। डिविडेंड कितना? 6 लाख का डिविडेंड है। सबका ट्रीटमेंट कर दिया, बाप का दादा का सबका बदला ले लिया। सर डेप्ट आपने जो डेबिट कर रखा है उसको ऐड करोगे, 11,86,000 रुपीज आप ऐड कर दो। डोनेशन सर स्वच्छ भारत कोष, सर ऐड कर दो आप। हाँ, कभी भी डोनेशन अलाउ नहीं होता। सर क्या इसका डिडक्शन मिलेगा आईटीजीजीसी में या आईटीजीजी में डिडक्शन मिलेगा? सर नहीं मिलता, नहीं मिलता। 115 बी डबल ऑप्ट करो, कुछ नहीं मिलता। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, सर 190 का कंट्रीब्यूशन कर चुके हो। सर अलाउड कितना होता है? सर अलाउड होता है 14% के बराबर। कितना 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 कितना? सर कितना नीचे दिया होगा? इस पे होल्ड कर रहा हूँ, इस पे होल्ड कर रहा हूँ, इसको होल्ड कर रहा हूँ। सर आगे इन्फॉर्मेशन आएगी तब मार्क करूंगा इसको। पेमेंट कर दिया आपने ट्रांसपोर्टर को कितना? 68,000 रुपीज का अकाउंट पे चेक से, लेकिन टीडीएस नहीं काटा। सर 68,000 का पेमेंट करो ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर ने पैन फर्निश कर रखा है, डिक्लेरेशन दे रखा है कि 44 ए में कवर होता है, उसके पास 10 ट्रक से ज्यादा नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ट्रांसपोर्टर 44 ए वाला ट्रांसपोर्टर है, तो भैया इसका टीडीएस काटना भी नहीं चाहिए था। नहीं काटा तो कोई गुनाह नहीं किया, इसको इग्नोर कर देंगे। ओ बोनस टू एम्प्लॉइज 440, हाउएवर पेमेंट आपने दिसंबर में कर रखा है। सर अगर कभी बोनस का पेमेंट नहीं करते हो तो फ्लैट डिसअलाउ हो जाता है 43B। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, सर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अरे बाबा, इनकम टैक्स तुमको कब से अलाउ होने लग गया? इतने बड़े हो गए कि तुम इनकम टैक्स का डिडक्शन ले लोगे? ओके। कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख रुपए टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, सर कभी भी कंट्रीब्यूशन टू एन आउटसाइडर इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAA, इट इज नॉट अलाउड। तो भैया इसको फ्लैट ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑफ 1,50,000 ऑन बोरोड फंड फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ एबीसी। ओके सर, सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों। सर आपने शेयर्स खरीदने के लिए आपने लोन ले रखा है, तो भैया इसका डिडक्शन यहाँ पे काय को ले रहे हो तुम? इसको ऐड बैक करो। एंड सर इसका डिडक्शन कहाँ मिलेगा? सर जो डिविडेंड इनकम है इसके अगेंस्ट में, डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में आपको सेक्शन 57 में मिल जाएगा। कितना डिडक्शन है सर? 1.5 लाख का है ना सर? 1.5 लाख का मिलेगा।
और सर इसका 20% लेते हैं, यानी 1/20 सर व्हिचएवर इज लोअर का डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा, यानी 1/20 का डिडक्शन यहाँ पे अपने को 80 सेक्शन 57 में मिल जाएगा। सर ठीक है, समझ में आ गई बात। समझ में आ गई। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स सर कितना है? 18 लाख रुपए का। सर 18 लाख रुपए का माइनस कर दो ना, काय को सोचना है इतना, इतना काय को सोच रहे हो तुम? However, while calculating the such depreciation rate applicable to computers have been adopted for accessories like printers and scanners and EPBX. हाँ, सर जो डेप्रिसिएशन रेट है कंप्यूटर्स वाला, वही कंप्यूटर का रेट हमने सर प्रिंटर पे भी लगा दिया, वही कंप्यूटर का रेट हमने स्कैनर पे भी लगा दिया, वही कंप्यूटर का रेट हमने ईपीएबीएक्स पे भी लगा दिया। सर कंप्यूटर का रेट ही प्रिंटर पे लगता है, कंप्यूटर का रेट ही स्कैनर पे लगता है। सर जो किया है सही किया है, सच के सिवा कुछ नहीं किया है। सर लेकिन जो कंप्यूटर का रेट है सर वो ईपीएबीएक्स पे नहीं लगना चाहिए था। सुनना आप। तो देखो, द रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/2024 कितना है? 5 लाख रुपए। हमने 5 लाख रुपए पे चार्ज कर दिया है 40%। सर कितना? 2 लाख चार्ज कर दिया है। 2 लाख इज ऑलरेडी बीन डेबिटेड। चार्ज होना कितना चाहिए सर? 15% होना चाहिए, यानी 75,000 हमारा होना चाहिए। यानी सर हमने पीएनएल में 2 लाख डाल दिया है, जबकि होना चाहिए था 75,000, यानी अपने को इनकम बढ़ानी पड़ेगी। हमने खर्चा 2 लाख डाल दिया, डालना चाहिए था 75, यानी अपने को इनकम बढ़ानी पड़ेगी। कितने से इनकम बढ़ानी पड़ेगी? 1,25,000 से। ओके सर, जैसे ही आप बढ़ा दोगे आपका आंसर मैच हो जाना चाहिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी हैज नॉट बीन कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। ओह, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लिया हुआ है। नहीं लिया हुआ है तो लेंगे भी नहीं ना, नॉट टू डू एनीथिंग। ठीक है। प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च। लास्ट ईयर प्रोविजन किया था, तब टीडीएस नहीं काटा था। सच फीस वाज पेड टू ऑडिटर इन अक्टूबर आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। अच्छा सर, लास्ट ईयर आपने प्रोविजन बनाया, टीडीएस नहीं काटा। लास्ट ईयर में प्रोविजन नहीं बनाओगे, टीडीएस नहीं काटोगे, खर्चा डिसअलाउ हो गया होगा। इस साल आपने टीडीएस काटा, इस साल में आपने पे करवा दिया, तो इस साल में 30% अलाउ हो जाएगा, यानी सर यहाँ पे 30,000 रुपीज आपको अलाउ हो जाएगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंपनी हैड मेड प्रोविजंस फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 90,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा। आउट ऑफ सच आउटस्टैंड अमाउंट द कंपनी पेड 45,000 इन कैश इन अगस्त। सर अगर आपने लास्ट ईयर प्रोविजनिंग कर रखी थी 90,000 की, और इस बार आप कैश में पेमेंट कर देते हो, सर वो आपकी इनकम बना देता है ना। सर ये तो 40A3 हमने पढ़ रखा है, ट्रस्ट टैक्सेशन में भी सेम टू सेम होता है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 90 फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा सर, कंपनी ने शेयर्स इशू कर रखे हैं, वो भी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा पे। सर एक प्रोविजन हुआ करता था एक जमाने में 56(2)(7)(b), एंजल टैक्स का प्रोविजन हुआ करता था। सर आपके अटेम्प्ट में नहीं है वो, इट इज नॉट एप्लीकेबल राइट नाउ। सर ये एबॉलिश हो चुका है। सर एबॉलिश हो चुका है। किया तो किया, क्या किया सर? कोई टैक्सेबल थोड़ी किया, कोई गुनाह थोड़ी किया। सर शेयर्स प्रीमियम में इशू करना, इट वाज टैक्सेबल इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स। नवंबर 24 तक टैक्सेबल होता था, आपके अटेम्प्ट के लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती इसमें। इसका क्या करेंगे सर? इग्नोर करेंगे। प्लॉट दैट वाज सोल्ड इन मार्च फॉर 58 लाख रुपीस वाज अक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर 50 लाख रुपीस। अच्छा सर, जो 8 लाख का प्रॉफिट था, 8 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना, 8 लाख का प्रॉफिट, सर इसको आपने अक्वायर किया था 58 लाख में और सेल किया 50 लाख रुपीस में। सर कोई बात नहीं, जो आपका कैपिटल गेन आ रहा है यही कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जाएगा, और वो भी सर स्लैब से टैक्सेबल होगा। शॉर्ट टर्म ही होगा ना, देख लेते हैं एक बार। जनवरी 23 में खरीदा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। माय बैड, माय बैड, माय बैड। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। एलिजिबल सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस कितनी है सर? 10 लाख की। सर देखो 10 लाख की सैलरी है, अपने को अलाउ कितना होना चाहिए? 14%, यानी 1,40 अलाउ होना चाहिए। पेंशन में कंट्रीब्यूशन हमने कितना कर रखा है सर? हमने कर रखा है 1,90। यार कैसे इंसान हो, कैसे गंदे गंदे से इंसान हो। सर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर रखा है। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटे छोटे से एडजस्टमेंट करके बहुत सारे एडजस्टमेंट है। एक भी गलत करोगे एग्जाम में आधे नंबर खा जाएगा तुम्हारे। कंपनी है डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5,20,000 रुपीज इन सितंबर 2024। ओके अच्छा। हम्म कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, तो भैया 80M का डिडक्शन मिलेगा। 80M का डिडक्शन कैसे मिलता है? डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिविडेंड रिसीव्ड कितना लूं सर? 6 लाख लूं कि भैया 57 का डिडक्शन माइनस करने के बाद लूं? देखो अल्टीमेटली नेट डिविडेंड रिसीव्ड तो सिर्फ 480 है ना, तो 480 ले लो ना यहाँ पे। और सर यहाँ पे डिविडेंड पेड कितना है? 520, विच एवर इज लोअर। सर 80M में कितना मिलेगा? 480 मिल जाएगा। अरे सर कैसी कैसी बातें करो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। सीआईए सर काम की है नहीं फिलहाल अभी हमारे। बताओ सर, आंसर चेक करवाऊं मैं आपको? आंसर चेक करवाऊं क्या आपको?
सर आंसर चेक कर रहा हूँ अब, चलो चेक करवा लेते हैं, एक एक करके आंसर को चेक करते हैं सर, हौले हौले से, धीरे धीरे से। सर हाउस प्रॉपर्टी में 30% डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी में 30% डिडक्शन, ठीक है। सर बिजनेस में मैंने उठाया 1,07,000 रुपए, माइनस किया 255, माइनस किया 530। आराम से चेक कर रहा हूँ, एक एक चीज चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। या आंसर को चेक करते हैं, आंसर को चेक करते हैं, चलो आंसर को चेक करते हैं। आंसर के हिसाब से क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे एडजस्टमेंट्स देखते हैं हमने कौन कौन से कर रखे हैं। इसने ना 85 ऐड किया है, 50 ऐड किया हुआ है। हमने हमने किया क्या? हमने भी ऐड किया, 85 भी ऐड किया, 50 भी ऐड किया है सर, किया है ना हमने भी। 448 इसने ऐड किया है, हमने और 420 ऐड किया है। 448 सर, 448 420 सर, मैंने लिखने में गलती कर दी, बाकी है 448, ठीक है। ये मैंने लिखने में बस गलती कर दी, बाकी सही है। 448 मैंने सही एडजस्टमेंट कर रखा है। 1 लाख ऐड किया, 1.5 लाख ऐड किया है सर, 1 लाख ऐड किया, 1.5 लाख ऐड किया हुआ है। 1 लाख ऐड किया है, 1.5 लाख ऐड किया है सर, सारे एडिशन ऑलमोस्ट तो हमने कर लिए। एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, बाद में देखेंगे, देखते हैं। सर माइनस कर रखा है, यहाँ पे माइनस कर रखा है क्या? माइनस कर रखा है 45,000, ठीक है। माइनस 45,000 माइनस कर रखा है 489। सर सॉरी, प्लस कर रखा है 45,000, प्लस कर रखा है 45,000, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? 489 था ना, 489 था। सर डेप्रिसिएशन का इसने नेट ऑफ एडजस्टमेंट कर रखा है, नेट ऑफ एडजस्टमेंट, तो नेट ऑफ एडजस्टमेंट देख लेते हैं ना हम। हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है सर? हमारा डेप्रिसिएशन ईपीए बिक्स का 425 आ रहा है, और हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? हम सारा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं साल भर का 18 लाख रुपए। तो हमारा नेट डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? हमारा नेट डेप्रिसिएशन हमने पीएनएल में कितना डाल रखा है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसने देखो ऐसा कर रखा है, 11,60 डाल रखा है। अलाउड कितना है? 18 लाख हो जाता है अलाउड। उसके अलावा अपने को 1,25 ऐड करना पड़ेगा, तो कुल मिला के नेट डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट दे रखा है। आप डायरेक्टली भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। 1186 माइनस या 18 लाख प्लस 1,25,000, कुल मिला के 489 का एडजस्टमेंट है। सही इतना ही आ रहा है ना? सही तो आ रहा है 489। आप चेक करोगे डेप्रिसिएशन के 3 जगह पे इम्पैक्ट हमने डाल रखे। 1186 का भी दे दिया हमने, हमने एक और ये 180 भी दे दिया, 125 भी दिया, तो भैया हमने नेट में इम्पैक्ट दे दिया। इसने नेट में डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट दिया, हमने नेट में नहीं दिया, सिंपल। सर ऑडिट फीस इसने माइनस कर रखी है 30,000, 225 माइनस कर रखा है और 5 तीसरी माइनस कर रखा है। 30,000 रुपीज माइनस कर रखा है, 225, 255 था सॉरी, और 5 तीस था, 255 था ना यार, 225 क्या बोल रहा हूँ मैं, 255 था, 255 था, हाँ सर 255 ही था। सर 48 माइनस कर रखा है, 8 लाख माइनस कर रखा है, 48 माइनस कर रखा है, 8 लाख माइनस कर रखा है, 48 माइनस कर रखा है, 8 लाख माइनस कर रखा है। सर उसके अलावा सर डिविडेंड 6 लाख माइनस कर रखा है, सर 6 लाख प्लस माइनस और कर रखा है, बस सर 6 लाख माइनस कर रखा है। सारे एडजस्टमेंट हमने भी कवर कर लिए जो उसने करवा रखे। जैसे जैसे सारे एडजस्टमेंट्स क्रॉस करेंगे देखना, आप चेक करना, आंसर से चेक करना। हमारा सर सारे एडजस्टमेंट करके टोटल इनकम आ जाएगी। इसके बाद सर हमारा कैपिटल गेन सेम टू सेम आने वाला है। सर हमने लैंड की इनकम बोला था ना आईएफएस में जाएगी, इसने भी लैंड की इनकम आईएफएस में ले ली। आईटी रिफंड भी यहाँ पे लेके आ गए। 480 का आपका नेट डिविडेंड हो गया। 480 का आपको डिडक्शन मिलेगा, 80 यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि 115 भी डबल है। आपकी टोटल इनकम आ जाएगी तो उससे 22% टैक्स लगेगा। सर टोटल इनकम में फर्क पड़ता ही नहीं कभी, सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने आपको जैसा बताया वैसा लगा दिया इसने। 22% अदर इनकम पे लगा दिया, सरचार्ज सब पे लगाया, एजुकेशन जैसे लगा दिया, आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो आपको नहीं बने, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो पहले से नहीं बनता। सर बस एक चीज आपको नहीं बनती थी, वो है इतनी ज्यादा चीजें। जितनी ज्यादा चीजें आती है ना सर, मैं मानता हूँ कि रफ में करना आसान होता है, इसको जब मैं पेपर में करने जाऊंगा तो हो सकता है शायद मैं भी गलत कर बैठूं, बट सर दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये बात आप समझो, आप जब तक ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज गलती होने की गुंजाइश तो बनती रहेगी ना। और कोई भी आके बोल दे कि सर ऐसा कर लो हो जाएगा, तो उससे नहीं सॉल्व होने वाला। आपको कोई जड़ी बूटी दे दे कि सर इससे सॉल्व हो ही जाएगा, नहीं होने वाला, ये बात मानो, ठीक है। सर वी आर वेरी मच क्लियर। आगे बढ़े, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है। कंसल सीमेंट्स इज अ रेसिडेंट कंपनी सेट अप इन ईयर 2010, ठीक है। एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सर मैन्युफैक्चरिंग है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आ सकता है।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सीमेंट बिजनेस का दे रखा है सर 75 लाख रुपीस का आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना है 6 लाख रुपए। सर देखो 75 लाख है, इसमें 6 लाख तो पहले ऐड कर दो। एसएससी ने रिसीव कर रखा है डिविडेंड 5 लाख रुपए फ्रॉम आर्नोल्ड लिमिटेड, एक फॉरेन कंपनी। इट हैज इनका 1.5 लाख रुपए खर्चा ऑन बोरोड फंड। ठीक है, चलो देखो पहली बात तो डिविडेंड हटाओ यहाँ से, प्लस खर्चा भी यहाँ से हटाओ, दोनों चीजें हटा दोगे। डिविडेंड कहाँ जाएगा सर? आईएफओएस में जाएगा आपका। सर कितना डिविडेंड जाएगा? 5 लाख रुपए, माइनस करना पड़ेगा सर 1.5 लाख रुपए का खर्चा। सर 1.5 लाख अलाउ होगा? नहीं सर, 20% ऑफ 5 लाख विच एवर इज लोअर। सर 1 लाख अलाउ हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली सर 20% ऑफ 5 लाख कितना होता है? 1 लाख। और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर 1 लाख होता है, विच एवर इज लोअर आपको अलाउ हो जाएगा कितना? 1 लाख अलाउ हो जाएगा, यानी कुल मिला के डिविडेंड हो गया 4 लाख का। ठीक है सर, आपने कंट्रीब्यूट कर रखा है 5 लाख रुपए टू स्टेट हाउसिंग बोर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनेमेंट्स ऑफ द कंपनीज वर्कर विच कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ द कॉस्ट एंड एसएससी कुड यूज देम फॉर 15 years। ओनरशिप ऑफ द टेनेमेंट्स रिमेन्स विद द हाउसिंग बोर्ड। सर देखो, हाउसिंग जो स्टेट हाउसिंग बोर्ड है उसके पास कुछ जमीन थी, उस जमीन पे हमको बोला गया कि भैया 5 लाख रुपए खर्चा करके, 4 लाख रुपए खर्चा करके सर एक 5 लाख खर्चा करके कुछ बना दो। आपको बिल्डिंग की ओनरशिप नहीं देंगे सर, लेकिन 25 साल 15 साल तक आपको रहने का मौका दे देंगे। देखो आइडियली हमको कुछ एसेट वैसेट नहीं मिल रहा है, आपने बस एम्प्लॉइज के रहने के लिए खर्चा किया हुआ है, बट आइडियली आपको 15 साल का राइट मिल रहा है, तो दिस शुड बी एन इंटेंजिबल एसेट। बट अपने पास एक केस लॉ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बॉम्बे डाइंग का केस लॉ था, इस कारण से ना सर इसको एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं और इसको डायरेक्टली 36 में अलाउ करवा देते हैं, सेक्शन 36 में। तो इसको इग्नोर करना है, इस पॉइंट को। एक एरिया ऑफ फोकस है, ये आपको नहीं देखा हुआ होगा, गलत हो जाएगा। पेड क्रेडिटर था 20 लाख रुपए का, आउटस्टैंडिंग 10 साल से था, उसको 15 लाख रुपए देके सेटल कर दिया और अमाउंट वे ऑफ करके जो भी किया है सर 5 लाख रुपए पीएनएल में डाल दिया। देखो एक क्रेडिटर को देना था सर 20 लाख, सेटलमेंट कितने में किया भैया? 15 लाख में सेटलमेंट कर दिया, यदि 5 लाख का मुनाफा हो गया। रोहित ने कहता है जो भी मुनाफा हुआ सर मैंने पीएनएल में डाल दिया, तो भैया पीएनएल में ही डालना चाहिए था ना। वट एवर मुनाफा दैट यू हैड हैपेंड, दैट हैज हैपेंड, दैट शुड हैव बीन गॉन, दैट शुड हैव गॉन टू पीएनएल, तो वही गया सर, इग्नोर करेंगे पॉइंट को। अपफ्रंट डिस्काउंट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपए, डिवेंचर्स वर इशूड फॉर 5 years। आपने एक अपफ्रंट डिस्काउंट दे रखा है, अपफ्रंट डिस्काउंट दे रखा है सर 5 साल का। ठीक है चलो, अपार्ट फ्रॉम हाफ ईयरली पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, डिबेंचर्स होल्डर वर पेमेंट पेड वन टाइम अपफ्रंट डिस्काउंट इंटरेस्ट, 1/5 ऑफ द इंटरेस्ट हैज बीन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर आपने पे किया 5 लाख रुपए, पे किया है 5 लाख रुपए, लेकिन आपने डेबिट कितना किया? सर 1/5 डाल रखा है पीएनएल में, यानी सर 4/5 और डालना पड़ेगा सर। यानी अल्टीमेटली सर 5 लाख आपने पे किया है, आपने 5 लाख पे पूरा 5 साल का किया है, लेकिन डेबिट सिर्फ 1 लाख कर रखा है, यानी 4 लाख रुपए। 4/5 जो आपने डेबिट नहीं कर रखा है, 4/5 आपने डेबिट नहीं कर रखा सर, आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करने के लिए माइनस कर दूंगा, 4 लाख रुपए माइनस कर दूंगा। सर कह रहे हैं 5 लाख पे किया लेकिन पीएनएल में डाला सिर्फ 1 लाख, तो 4 लाख और डाल दो ना, क्या दिक्कत है? कंपनी का एक और बिजनेस है, कौन सा सर? डेवलपिंग एंड बिल्डिंग द रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट सर, रजिस्टर्ड अंडर 80 आईबीए। सर 80 आईबीए का बिजनेस भी है। ओह, नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस कितना है? 20 लाख रुपए, एलिजिबल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, एसएससी ऑल्सो अर्न द इनकम ऑफ 10 लाख रुपए फॉर कंस्ट्रक्टिंग एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सर, प्रोजेक्ट नोटिफाइड कब का है? 2021 का है। देखो 80 आईबीए में आपने काम किया, 20 लाख रुपए आपने कमाए रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट से और 10 लाख रुपए आपने कमाए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से। सर कभी भी अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हो तो उस पर कभी डिडक्शन नहीं मिलता 80 आईबीए का। आप पूरा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खुद ही करोगे, डिडक्शन मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में करोगे, डिडक्शन नहीं मिलेगा, इस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपका 80 आईबीए का डिडक्शन कितना होगा? कुल 20 लाख का डिडक्शन होने वाला है। सर बेसिक सा पॉइंट था। एसएससी ने एक लैंड परचेज कर रखी 1/4/2010 में 5 लाख रुपए की, जो कि कंपलसरी एक्वायर किया गया है। ठीक है, 2018 में कंपलसरी एक्वायर किया गया, नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। ओरिजिनल कंपनसेशन 10 लाख की उसी साल में मिल गई। एसएससी ने एक लॉ सूट फाइल किया, एडिशनल कंपनसेशन मिली। सर वो कंपनसेशन अभी मिली है आपको 8 लाख रुपए, तो भैया आपके लिए कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर 8 लाख रुपए बनेगा। सर इसका टैक्स रेट कितना लगेगा? सर 20% से टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 4.5 लाख है। ठीक है, एसएससी हैड परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी, कितनी? 20 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रखी है। अच्छा, 1 मई 2021 को, एंड उसके अगेंस्ट उसने इंश्योरेंस भी ले रखा है सर। उसके अगेंस्ट एक रीस्टेटमेंट क्लॉज भी है, जो कि सर प्लांट एंड मशीनरी की जो भी वैल्यू आपको वापस करेगा। 1 सितंबर 2024 को मशीन में आग लग गई और आग लगने के बाद आपको 22 लाख रुपए मिले, आपको इंश्योरेंस का पैसा मिला 1/3/2025 को। मशीनरी का डिप्रिसिएशन रेट 15% दे रखा है। अच्छा देखो ध्यान से, 1 मई 2021 की कहानी है। सर मशीनरी थी कितने की? सर मशीनरी थी 20 लाख की, आपने खरीदी थी। सर प्रीवियस ईयर 21-22 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? सर 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा। यस सर, मिलेगा ही मिलेगा।
सर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आ जाएगी? सर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालने से पहले एक चीज आप ध्यान देवे, एक चीज आप ध्यान देवे। सर 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 क्या कर रहा है? 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन भी तो मिलेगा। जिस साल में खरीदी थी उस साल में एडिशनल डिप्रिसिएशन भी तो मिलेगा ना सर, वो कैसे भूल जा रहे हैं? ओके सर, नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना। 3 लाख माइनस करेंगे, 4 लाख और माइनस कर देंगे। ओके सर, ठीक है, समझ गया आपकी बात। यानी सर 31 मार्च 2022 की वैल्यू कितनी है? 13 लाख की वैल्यू है। सही होता है, 20 - 3 - 4, ठीक है सर। 15% डेप्रिसिएशन अगले साल मिलेगा। 31 मार्च 2022 की वैल्यू, 23 की वैल्यू 13 लाख माइनस 20, सॉरी 15%, 11.05 की वैल्यू आ जाएगी। फिर 15% माइनस कर दो, 9,39,250 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 31 मार्च 2024 की। सर इन सब के अलावा सर आप लोग को मिला कितना पैसा? 22 लाख रुपए मिला हुआ है। यानी सर कहना है सिंपली से जो डिफरेंस अमाउंट है, ये आपका कैपिटल गेन है 1,26,075 आपका कैपिटल गेन है। यस सर, ये हमारा कैपिटल गेन है। ये हमारा कैप गेन जाएगा, एक सॉरी 775, 12,60,775 हमारा कैप गेन जाएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ स्लैब सर कितना होगा? 12,60,750 रुपए, इतना हमारा कैप गेन जाएगा। ठीक है सर। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया 6 लाख का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को। सर अगर कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 80M का डिडक्शन मिलता है। रिसीव्ड कितना है? 4 लाख। पेड है कितना? 6 लाख। विच एवर इज लोअर, यानी 4 लाख का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सर आपको क्या करना है? टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकालो। सर अज्यूम करो एसएससी ने कंसेशनल टैक्स रेट नहीं ऑप्ट कर रखा है, उसके अलावा ब्रीफली रीजंस दो। टोटल टर्नओवर आपका 450 करोड़ है, यानी 30% टैक्स लगेगा। सर सिंपल सा प्रोविजन, एक बार आंसर मैच करवा रहा हूँ आपको। 6 लाख ऐड किया हुआ है, 1.5 लाख ऐड किया हुआ है, 75 लाख में 6 लाख ऐड किया है, 1.5 लाख ऐड किया हुआ है। ठीक है, 5 लाख माइनस किया हुआ है, 4 लाख माइनस किया हुआ है, 20 लाख माइनस किया हुआ है। 20 लाख माइनस नहीं किया, 5 लाख माइनस किया हुआ है, 4 लाख माइनस किया हुआ है सर अपफ्रंट डिस्काउंट। ठीक है, जो 20 लाख है ना, अलग बिजनेस है, 10 लाख अलग बिजनेस है, 20 लाख अलग बिजनेस है, 10 लाख अलग बिजनेस है, 20 लाख अलग बिजनेस है, 10 लाख अलग बिजनेस है। ठीक है सर, उसके अलावा 12/60 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12/60 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यस सर, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने भी निकाला था सर कंपल्सरी एक्विजिशन में। आईएफओएस इनकम 4 लाख की यहाँ पे थी, लेकिन अपने को 80M का डिडक्शन मिलता है 4 लाख रुपए का, पूरा पूरा यहाँ मिल जाएगा सर। ठीक है, 80 भी है, 20 लाख ही मिलना है। कुल मिला के हमारी टोटल इनकम कितनी आती है? टोटल इनकम सर 996 आ रही है। यानी सर अपना जो टैक्स रेट लगेगा 30% टैक्स लगेगा, प्लस सर सरचार्ज कुछ भी नहीं लगने वाला। ओ हम्म सर कैपिटल गेन पे 20%, बाकी सब पे 30% लगा, तो जो आ जाए उस पर 4% रिटर्न से जोड़ देना, आराम से आ जाए। सर इस क्वेश्चन में 2-3 ग्रे एरियाज थे। एक तो पहली बात तो ना, वो जो वर्कर्स को पेमेंट किया सर, वो गड़बड़ हो सकता था, दैट माइट हैव बीन रॉन्ग। दूसरा डिवेंचर्स वाला पोर्शन, वो भी गलत हो सकता था। तीसरा सबसे बड़ा एरिया सर वो था डेप्रिसिएशन। अगर गड़बड़ कर देते, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना भूल जाते तो सर गड़बड़ हो जाती। 3 जगह गलती हो सकती थी इस क्वेश्चन में। देयरफॉर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस करके जाना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ये आपका मई 24 का क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। सर क्या कह रहा है? कृषा, किनारा, कोमल, 3 लोग हैं, के 3 पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म में के एंटरप्राइज दी फर्म कैरिड ऑन द बिजनेस ऑफ रनिंग बैंक्वेट हॉल एंड मैरिजेस एंड अदर पार्टी पर्पसेस फ्रॉम द डेट ऑफ द फॉर्मेशन। 20 12 से लेके 31 मार्च 2020 तक। सर इन्होंने कन्वर्ट किया कब अपने आप को? 1/4/2020 को, 1/4/2020 को इन्होंने कन्वर्ट किया। ठीक है, बाय द नेम के प्राइवेट लिमिटेड। सर एलएलपी को इन्होंने कन्वर्ट किया, फर्म को कन्वर्ट किया एलएलपी में। सर 4 साल पहले की बात है, कन्वर्जन हो चुका है। दी ट्रांसफर्ड एंटायर बिजनेस टू द कंपनी, all the partners of the firm became the shareholders of the company in the proportion of their partners capital stood in the books। देखो सर, 3 पार्टनर्स थे, तीनों की शेयर होल्डिंग कितनी हो गई सर? 33% हो गई, या जो भी इनका शेयर होल्डिंग थी, सेम टू सेम शेयर होल्डिंग है। सर आपको ध्यान देना पड़ता है सर, कभी भी शेयर होल्डिंग ना 50% से चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटर से, अगर आप कंपनी बन जाते हो, प्रोप्राइटर से कंपनी बन जाते हो, आपको ध्यान देना पड़ता है ना सर, जो भी प्रोप्राइटर है 5 साल तक तो कम से कम अपनी शेयर होल्डिंग सेम 50% होल्ड करे।
अपने शेयर बेचो, कोई दिक्कत नहीं, बेचो, 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 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50% तो मिनिमम आपको तीनों को होल्ड करने पड़ेंगे, जो भी शेयर होल्डर थे एंड ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 50% तक कम से कम होने ही होने चाहिए आपके, ठीक है। कंपनी अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,1925,000, 1,19,25,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आया आफ्टर डिबेटिंग एंड क्रिएटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। सर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात है, 1,17,000 रुपए आपने रेसिडेंट ट्रांसपोर्टर को दिया, जो कि सर बैंक्वेट हॉल के लिए जरूरी था। पेमेंट्स आपने कैश में की। अरे बाबा रे सर, टीडीएस आपने नहीं काटा सर, क्यों? क्योंकि उसने एक सर्टिफिकेट दे रखा है। सर टीडीएस नहीं काटना है तो टीडीएस नहीं काट, देखो 194C पिक्चर में नहीं आएगा, लेकिन कैश पेमेंट करो तो वो पिक्चर में आएगा, 40A3 पिक्चर में आएगा। और सर ट्रांसपोर्टर है तो ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिट कैश पेमेंट की 35,000 लगती है, तो ये अपना डिसअलाउ नहीं होगा, ये भी डिसअलाउ नहीं होगा, ये भी डिसअलाउ नहीं होगा। सर डिसअलाउ होगा तो कितना? 37,000 डिसअलाउ होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना है सर? इसको तो ऐड कर दो, 1356 सीधे 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 ऐड होगा। आउट ऑफ द डेटर्स दैट वर ट्रांसफर टू द कंपनी, अच्छा सर एलएलपी से डेटर कन्वर्ट हुए थे। वन डेटर मेसर्स एम ट्रैवल एलएलपी फ्रॉम whom 6 lakhs were due went bankrupt and nothing could be recovered from them. कंपनी डेबिटेड 6 लाख रुपए इन प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, अगर डेट किसने इनकर कर रखा था? डेट एलएलपी में इनकर कर रखा था फर्म ने। सर आज की डेट में बैड डेट क्लेम क्या कर कौन करे? कंपनी क्या बैड डेट क्लेम कर सकती है? राइट आंसर, कंपनी बैड डेट क्लेम कर सकती है ना। सेल्स अगर सामने पुरानी एंटिटी ने कर रखा था, आज आप उसका बैड डेट क्लेम कर सकते हो क्या? सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, सर पहले तो डिविडेंड को यहाँ से हटा दो और सर डिविडेंड को लेकर चले जाओ आईफॉस में। सर आईएफएस डिविडेंड रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, सर 540 का डिविडेंड रिसीव्ड है, तो भैया अपने को पहली बात तो 90% करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। सर डिविडेंड शुड बी 6 लाख, दिस शुड बी द केस, दिस शुड बी द केस सर, दिस शुड बी द केस। सर इसको अपने को एक अजम्पशन देना पड़ेगा, अजम्पशन सर डिविडेंड रिसीव्ड है ना, अजम्पशन देके आना पड़ेगा कि डिविडेंड रिसीव्ड को हमने माना हुआ है, रिसीव तो ग्रॉस अप कर रहे हैं सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शायद सॉल्यूशन में उन्होंने ग्रॉस अप नहीं कर रखा, बट यू कैन ग्रॉस अप। अगर रिसीव्ड लिखा है, किसी में दम नहीं तुम्हारा आंसर गलत करके दिखा दे, मतलब किसी में दम नहीं है कि तुम्हारा आंसर गलत करके दिखा दे, तुम्हारा आंसर सही होगा, सही होगा, सही होगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वी गॉट इट, वी गॉट इट सर। चिल्लाओ नहीं, हो जाएगा सर, सही। सही कर रहे हैं, सही कर, आप परेशान मत हो, परेशान मत हो। The company invested in the shares of a listed company through stockbroker. The company paid 1,25,000 rupees to resident broker as commission for the purchase of shares. No shares were sold. TDS नहीं काटा सर, आपने ब्रोकर का TDS नहीं काटा हुआ। अच्छा सर, ब्रोकर को आपने कमीशन पे कर रखी है। अच्छा सर, एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपने ब्रोकर का TDS नहीं काटा, स्ट्रेंज। खर्चा 30% डिसअलाउ होना चाहिए ना। सर लेकिन एक बात बताओ, ये तो बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, काय को डिसअलाउ करूंगा? दूसरी बात तो सर बिजनेस में डला भी नहीं हुआ सर, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन डला हुआ है, तो इसका कुछ भी नहीं करूंगा सर, इसको इग्नोर करना चाहिए, आइडियली इग्नोर करना चाहिए। देखते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स कितना है? 1578 का है, ठीक है। ये आपको माइनस करने को दिया जाएगा। तो मशीनरी HYC हैज अ फर्म हैड यूज अर्लियर was transferred to the company at the time of succession, ठीक है। Machinery formed part of 15% depreciation block. WDV was 12 लाख रुपए on 1/4/2024 को, on 1/9/2024 the machinery was discarded, the amount of depreciation as per। अच्छा सर, एक मशीन को आपने डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया नहीं, भंगार बेच दिया सर, उसका भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। सर एक मशीनरी आपने भंगार में दी थी, उसका भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। सर क्या करें सर, कुछ नहीं करते, अगर मशीनरी डिस्कार्ड कर दी है तो कोई बात नहीं ना, उसका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहने दो, उसका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो सर, चलेगा ना, कुछ नहीं करेंगे सर। शेयर होल्डिंग सर 1/4/2024 की कितनी है सर? 30% कृषा, 25% किनारा, 20% कोमल एंड सर ये लोग चुपके से सर 1 साल पहले तक अपनी 25% शेयर होल्डिंग बेच चुके हैं। सर समझो, आपने बोला था, प्रोविजन कहता है कि सर जिस साल आप कन्वर्ट करते हो उससे 5 साल तक आपको कोई भी 50% शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। अब तक चुपके से लोग 25% बेच चुके हैं।
फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सर 95% ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ द कृषा आपने सॉरी कृषा ने अपनी शेयर होल्डिंग कीरत को दे दी। 30% में से 95% सर कितना होता है? 28.5% और चेंज हो गया। किसको दे दी? कीरत को दे दी। वाह सर, डॉटर इन लॉ को। और कह रहे सोल्ड, गिफ्ट भी नहीं किया सर, सोल्ड कर रखी है। यानी सर कहना है सिंपली से कि जिस साल में ट्रांसफर हुआ था और जिस साल में ट्रांसफर हुआ था सर, उस साल से 5 साल के अंदर इन्होंने अपनी 53% शेयर होल्डिंग बेच खाई। 53% शेयर होल्डिंग बेच खाई सर। हमने बेसिक कंडीशन पढ़ी हुई थी कि सर जब कभी कन्वर्जन होगा तो आपको 5 साल तक कम से कम 50% शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। 25% तो पहले ही बेच खाए थे, अब 28% और बेच खाए। यानी सर जो भी ट्रांसफर होते टाइम टैक्सेशन होना चाहिए था, वो अब टैक्सेबिलिटी आएगी। ओह वाओ सर वाओ! ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 14 लाख रुपए का था सर। ये ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी होल्ड 65% इन द आधार हॉस्पिटैलिटीज क्लोजली हेल्ड कंपनीज, ठीक है। कंपनी टू का लोन ऑफ 15 लाख रुपीस, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितना? 31 लाख रुपीस की कंपनी ने करी पे कर दिया सर। 15 लाख रुपीस आपका डिविडेंड बनेगा आईएफओएस में। डिविडेंड बनेगा आईएफओएस में कितना? 14 लाख रुपीस। 14 लाख ही था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 15 लाख रुपीस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट 55 लाख रुपए विच अरोज एट द टाइम ऑफ सक्सेशन। सर इस पे टैक्स लगेगा सर, इस पे टैक्स लगेगा। ओ हो सर, इस पे टैक्स लगेगा। इस पे टैक्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली देखो आपकी बेसिक कंडीशन रहती है कि 50% शेयर होल्डिंग आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर मेंटेन नहीं कर तो जिस साल में कन्वर्जन होगा, तो जिस साल में आप वायलेट करोगे उस साल में टैक्सेबिलिटी करवा देंगे। ओके सर, ओके। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर प्रीवियस ईयर 23 सर इतना इतना है। प्रीवियस ईयर 22 से इसका टर्नओवर 400, यानी सर 30% टैक्स लगेगा। कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स पेबल। ब्रीफ रीजन दोगे। वुड इट बी बेनिफिशियल टू ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रेट 115 बीडब्ल्यू एग्जामिन एंड इग्नोर द प्रोविजंस ऑफ मैट। सर मैट इग्नोर करना देखते हैं। ये आरटीपी क्वेश्चन नहीं सर, एग्जाम क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी एग्जाम क्वेश्चन है सर। 37,000 ऐड किया है, 37,000 ऐड किया हुआ है, ठीक है। 1356 ऐड किया है, 1356 ऐड किया हुआ है, ठीक है। 540 हटा दिया, 1578 हटा दिया, 540 हटा दिया, 1578 हटा दिया सर, ठीक है। कमीशन को कुछ भी नहीं किया, देखो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एडजस्टमेंट कभी इंडल से किया ही नहीं है, तो भैया फिर हम एडजस्टमेंट काय को करेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। सर कंडीशन वायलेट हो गई तो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करने में नहीं मिलता। सर बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की कंडीशन रहती है कि जिस साल में लॉस इनकर कर रहे हो और जिस साल में लॉस सेट ऑफ करना चाहते हो सर, उस साल का 50% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए, सेक्शन 79 कहता है। सर ये भी नहीं मिलने वाला। ओके सर, ओके ठीक है। कैपिटल गेन 55 लाख आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। अदर सोर्सेज में आपका डिविडेंड होगा, तो उसके अलावा ये आपका डीम डिविडेंड बन जाएगा। टोटल इनकम में सर जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20% से टैक्सेबल, क्योंकि सर जिस साल में ट्रांसफर हो उस साल का टैक्स रेट लगता है। जिस साल में ट्रांसफर हो उस साल का टैक्स रेट लगता है। ट्रांसफर तो 5 साल पहले हो चुका था, तो 5 साल पहले वाला जो टैक्स रेट था वही लगेगा। अदर इनकम पे सर 30% टैक्स लगेगा। 7% सरचार्ज जोड़ दोगे, 4% एजुकेशन सेस जोड़ दोगे। सर टीडीएस इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। टीडीएस हो सकता है आपने गलत कर रखा हो, अगर टीडीएस आपने नहीं किया होगा तो आपके नंबर कट सकते हैं, बट कोई बात नहीं। 115 बीडब्ल्यू में अपने कुछ भी नहीं करना, जो प्रोविजन है सर उसमें कैपिटल गेन पे 20% लगा दो, बाकी सब पे 22% लगा दो, एज इट इज आंसर आएगा। उस यहाँ पे सरचार्ज जाएगा आपको 10%। इट इज बेनिफिशियल टू ऑप्ट फॉर 115 बीडब्ल्यू से 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट करना बेनिफिशियल है। सिंपल क्वेश्चन था सर, बस एक छोटी सी गलती यहाँ पे हो सकती थी, वो है लॉसेस का सेट ऑफ और दूसरी बात 55 लाख की टैक्सेबिलिटी। उसके अलावा ऐसा कुछ टेक्निकल क्वेश्चन में नहीं था। सर पिजन लिमिटेड एक्यूमुलेट, अच्छा एक अमलगमेटर हो गई लक्ष्य के साथ सर 1/4/2024, तो कंडीशन फुलफिल हो गई सारी की सारी। पिजन के पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे सर, स्पेक्युलेटिव लॉसेस आपके लैप्स हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलता। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। साइंटिफिक एक्सपेंडिचर सर एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। बिजनेस लॉस सर एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा सर, लेकिन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लाइफ लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। साइंटिफिक रिसर्च आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बिजनेस लॉस आप 8 फ्रेश ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लक्ष्य का 140 लाख का प्रॉफिट है, 140 लाख का प्रॉफिट माइनस कर पाओगे आप क्या माइनस कर पाओगे सर? माइनस कर पाओगे 125 लाख का बिजनेस लॉस। आप माइनस कर पाओगे 20 लाख का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, 160 का है, हाँ। उसके अलावा सर 2.5 लाख का साइंटिफिक रिसर्च भी माइनस कर सकते हो सर। कुल मिला के माइनस करके आपका कितना आ जाएगा? 160 माइनस 125 माइनस 20 माइनस 2.5 सर 12.5 लाख। कितना हो गया? 160 माइनस 125 माइनस 12.5 आ रहा है। 12.5 सर, मेरा इतना प्रॉफिट आना चाहिए।
फॉर द फाइनेंशियल 24-25 बिफोर एडजस्टिंग द एलिजिबल लॉसेस बट अकाउंटिंग फॉर डिप्रेशन 15%। सर अच्छा, लैंटन मशीन, अच्छा 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 अच्छा, क्या कह रहे सुनो। लैंटन मशीन थी 100 लाख रुपए की, आपने ट्रांसफर करते टाइम रिकॉर्ड कर दी। पिजन के पास 100 की थी, आपने रिकॉर्ड कर दी लक्ष्य में 150 की। ठीक है सर, इस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रखा है? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है 15%। 15% ही था ना, यस 15%। यानी सर आपने इस पे 15% चार्ज कर रखा है, जबकि चार्ज किस पे होना चाहिए? इस पे होना चाहिए, 10 लाख पे, 100 लाख पे होना चाहिए। यानी आपने 50 लाख पे 15% ज्यादा चार्ज कर रखा है। यानी सर 7.5 लाख का आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर रखा है, यानी 7.5 लाख से आपकी इनकम बढ़ जाएगी सर। ठीक है, यानी कुल मिला के 20 लाख की इनकम बन रही सर। इतना ही आंसर खत्म। क्या था इस क्वेश्चन में? क्या था मित्रों इस क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, कोई भी दम नहीं था सर। इस क्वेश्चन में है थोड़ा बहुत दम, उसके अलावा इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ जान नहीं है। ठीक ठाक क्वेश्चन है। मेसर्स मित्तल मेटल्स इज अ एलएलपी consisting of three partners JKM. Mr. J and K are working partners. सर J और K वर्किंग पार्टनर है, ये स्लीपिंग पार्टनर है। डीड ऑथराइज करती है 14% इंटरेस्ट, डीड ऑथराइज करती है रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स एट द रेट 75,000 पर मंथ। 75,000 पर मंथ सर डीड देती है कितने? दो पार्टनर्स को, कितना? फॉर 12 मंथ्स। कुल मिला के सर 18 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन डीड अलाउ करती है। इट हैड स्टार्टेड अ एसईजेड इन विच ऑपरेशंस वर कमेंस्ड। सर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया आपका 19 में। सर अगर 19 में ऑपरेशन आ गया तो 1920 वाज द फर्स्ट ईयर, 2021 वाज द सेकंड ईयर, 22 वाज द सेकंड ईयर, 22-23 थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर था, 23-24 फोर्थ ईयर हो गया सर, यानी फिफ्थ ईयर हो गया अपना, सिक्स ईयर हो गया अपना, प्रीवियस है 24-25 सिक्स ईयर है, तो यानी अपने को डायरेक्शन मिलेगा सर 50% ही मिलने वाला है। ओके सर, टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट कितना है सर आपका दे रखा है। अच्छा सर, एक्सपोर्ट टर्नओवर 90, टोटल टर्नओवर आपका 120, आपका प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट दे रखा है 24 लाख रुपीज, इसका 50% मिलेगा। ठीक है, तो कितना होता है? 12 × 90 डिवाइडेड बाय 120। सर 9 लाख का आपका 10 डबल हो गया, 9 लाख का आपका 10 डबल हो गया। ठीक है सर, अपना पीजीबी कैसे कंप्यूट होगा सर? ये तो 10 डबल है, तो सब एक तरफ, 10 डबल है सब एक तरफ। पीजीबी भी तो 24 लाख ही है ना, पीजीबी भी तो 24 लाख है सर, 10 डबल है तो नीचे आएगा। Firm has commenced operation for warehousing of sugar. Sir, warehousing of sugar is also a specified business. It incurred a capital expenditure. अच्छा, हम्म 60 लाख रुपए फॉर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जनवरी से लेके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 लाख रुपए कॉस्ट के लिए। अच्छा, यानी 60 लाख का खर्चा है, जिसमें से 35 लाख लैंड का है, 25 लाख बिल्डिंग का है, यानी सर डिडक्शन कितना मिलेगा? 25 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर हैज बीन कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सर दे रखी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशंस कितना है सर? 30 लाख के ऑपरेशन से बिफोर कंसीडरिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। अच्छा, 35 एडी का डिडक्शन लेने से पहले का इतना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, यानी प्रॉफिट 30 लाख रुपए का है सर, 30 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर कभी भी अगर 30 लाख का प्रॉफिट होगा तो इसमें अपने को माइनस करने को क्या मिलता है सर? माइनस करने को मिलेगा 35 एडी का डिडक्शन, 35 एडी का डिडक्शन माइनस करने को मिलेगा, यानी कुल मिला के 29 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। 24 लाख रुपए एसएजेड का है और 29 लाख रुपीज हमारा, 5 लाख रुपए हमारा 35 एडी के बिजनेस का प्रॉफिट है। 24 लाख एसेट वाला प्रॉफिट है, 5 लाख रुपए 35 वीडियो वाला प्रॉफिट है, कुल मिला के 29 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है सर, इसमें से ऐड क्या करना पड़ेगा सर? ऐड करना पड़ेगा 1180, 1180, 1140 ऐड करना पड़ेगा सर। इंटरेस्ट 14% है सर, 1148 का इंटरेस्ट है सर, कितना दे रखा है? 14% के बराबर सर, 2% साला होगा। 1,64,000 ऐड करना पड़ेगा। कुल मिला के सर, इसको जैसे ही मैं एडजस्ट करूंगा सर, इसको जैसे एडजस्ट करूंगा 29 लाख में, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लस कहता है ना सर, 9 लाख रुपए की आपने सैलरी भी दे रखी है, तो 9 लाख की सैलरी में 27 लाख रुपीज ये भी ऐड बैक करूंगा। अच्छा, 29 लाख आपका प्रॉफिट है, प्लस 1,64,000 रुपीज आपको ऐड करना पड़ेगा।
प्लस 27 लाख रुपीज़ आपको और ऐड करना पड़ेगा। यानी सर कुल मिला के आपकी सैलरी कितनी होती है सर 50 आपका पीजीबीबी फॉर द पर्पस ऑफ रेम्यूनरेशन कितना हो जाता है 57 लाख 64,000। सर कितना सही आ रहा है क्या 57 लाख 64,000 ठीक है। इसमें पहले 6 लाख का 90% और बैलेंस 51 लाख 64,000 का सर 60% कितना मिलेगा 30 लाख 98,000 सर 400 और ये 540 सर कुछ भी मेहनत कर लो हमारी मेहनत वर्थ नहीं है क्योंकि सर अल्टीमेटली रेम्यूनरेशन पेड 18 लाख है तो माइनस तो सिर्फ 18 लाख ही करने वाले हैं माइनस तो सिर्फ 18 लाख ही करने वाले 57 लाख 64,000 माइनस 18 लाख कुल मिला के सर 39 लाख 64,000 1 2 3 सर ये हमारी जीटीआई बननी चाहिए जीटीआई बननी चाहिए सर चेक कर लें क्या सर 3964 जीटीआई बन गई सर 10 डबल ए माइनस कर दूं जो हमने ले रखा था 10 डबल ए 9 लाख रुपीस निकाला था माइनस कर दो 9 लाख रुपीस 30 लाख 64,000 रुपीज हमारा आंसर आना चाहिए दिस शुड बी योर आंसर सर इस पे अगर हमसे पूछ रहा है कुछ तो निकाल लो क्या मांग रहा है सर कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल गिविंग द एक्सप्लेनेशन इग्नोर एएमटी इग्नोर करने के लिए बोल दिया और क्या चाहिए सर अज्यूम करो अच्छा सर अच्छा सर इस पे 30% टैक्स लगा देंगे प्लस 4% एजुकेशन सर ये तो सिंपल है अपना लेकिन सर कह रहा है कि अज्यूम करो सर अगर इसने दिसंबर में रिटर्न फाइल किया होता तो क्या फर्क पड़ता क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता सर अगर दिसंबर में रिटर्न फाइल किया होता तो सर अगर आप कभी भी दिसंबर में रिटर्न फाइल करते हो तो क्या होता सर क्या 3580 नहीं मिलता आपको क्या 3580 नहीं मिलता सर 3580 में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन आपको 10 डबल ए तो नहीं मिलता सर 10 डबल ए नहीं मिलता 10 डबल ए नहीं मिलता 3580 मिल जाता सर नो डिडक्शन अंडर 10 डबल ए वुड बी एलिजिबल हाउएवर सर क्लेमिंग 3580 के लिए ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं सर 3580 को रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं आती सर लेकिन 3580 का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न टाइम में फाइल करना पड़ेगा लेकिन अगर 3580 क्लेम करना है तो उसके लिए आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हो ना सर इट्स ओके सिंपल सा प्रोविजन था सर अब थोड़े से क्वेश्चन ना घट जल्दी जल्दी हो जाएंगे सर कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 XYZ is a charitable trust registered under section 12AB derives income from the property held in the trust ट्रस्ट के अंदर प्रॉपर्टी है ट्रस्ट के अंदर इनकम है सर ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं 500 लाख की इनकम है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 ट्रस्ट ने डिसाइड किया 200 लाख रुपए दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करने का सर कर सकते हैं डोनेट आराम से कर सकती है सर ध्यान देना लेकिन कॉर्पस में नहीं कर सकती सर कॉर्पस में नहीं कर सकती ठीक है एबीसी एजुकेशनल ट्रस्ट इज ऑल्सो अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड ठीक है XY से डोनेट कर रहा है एबीसी को ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है how much amount paid by the charitable trust will be considered as application of income for the charitable purpose if contribution is given देखो कितना आप एप्लीकेशन मानोगे सर कहता है अगर आप उसको नो कॉर्पस की तरह नहीं देते कॉर्पस की तरह नहीं देते तो 85% आपको एप्लीकेशन दे दिया जाएगा यानी 170 लाख दिया जाएगा सर लेकिन अगर आप कॉर्पस के लिए देते हो तो भैया आपको कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगा सर ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कॉर्पस की तरफ देते हो तो कॉर्पस की तरफ देते हो तो कोई एप्लीकेशन नहीं मिलता लेकिन रेगुलर डोनेशन दे रहे हो तो भैया कोई बात ही नहीं है फिर तो अपने को सीधा सीधा डिडक्शन मिल जाता है सीधे 85% का डिडक्शन मिल जाता है Would your answer change अगर आपका सेम क्वेश्चन में if such amount is paid out of the accumulation of the trust if said what are the tax implication in the hands of the trust समझना सर एक्यूमुलेशन से पैसे देना मतलब क्या होता है सर 11(2) में अगर आपने सेट अपार्ट कर रखा था पैसा और उस एक्यूमुलेशन से आप अगर पेमेंट कर रहे हो सर अगर कभी एक्यूमुलेशन से पेमेंट करते हैं ना तो वो 11(3) में वायलेशन माना जाता है और वायलेशन मानेंगे तो भैया एप्लीकेशन तो दूर की बात है सर एप्लीकेशन तो दूर की बात है सर अपने को ना टैक्सेबल हो जाता है 115 बीबीआई में सर ठीक है टैक्सेबल करवा देंगे also examine the conditions which ABC Educational Trust required to satisfy for not including the amount received from the trust from the specific direction for forming it as a part of corpus as total income received. What are the tax implication in the hands of us अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो सर क्या कह रहा है जो रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा सर उसको एग्जाम करवाने के लिए देखो अगर कॉर्पस का पैसा कोई भी अगर आप रिसीव कर रहे हो ना तो कॉर्पस का पैसा रिसीव करने के बाद आपको 11(5) की सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा करवाना पड़ता है अगर सेफ इन्वेस्टमेंट जमा करवा दे तो आपको एग्जेप्शन मिल जाएगी नहीं करवाओगे तो भैया आपको एग्जेप्शन नहीं मिलेगी आपके हाथ में टैक्सेबल करवा दिया जाएगा ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था सर लेकिन क्वेश्चन समझ में कम आएगा दिक्कत ये है आंसर बहुत ही सिंपल सा है आंसर में कोई दम नहीं है लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे सर क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ क्या कह रहा है Examine each of the following independent cases charitable trust सारे independent है relevant provisions और judicial pronouncement की बेसिस पे जवाब देना है ठीक है MPL is an electoral trust electoral trust का क्वेश्चन आ गया incorporated on 1st April 2024 provides the following information for previous year 24-25 सर previous year 24-25 के लिए following information दे रहा है
टोटल वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड सर 600 लाख है। अच्छा, साल भर का वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन सर एक इलेक्टोरल ट्रस्ट का 600 लाख है। तो सर 600 लाख में से सर मिनिमम 95% उसको डोनेट कर देना चाहिए सर। मिनिमम 570 लाख रुपीस उसको डोनेट कर ही देना चाहिए सर। ठीक है। It spends 5 lakh for the management of the affairs in light of the provisions of 13B of the Income Tax Act. ठीक है. And Rule 17A notified by the government in this context give answers the following question. What is the amount of surplus that can be distributed by electoral trust assuming all the conditions are satisfied? सर कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो ट्रस्ट को अपना पैसा किनारे करना पड़ेगा अफेयर्स मैनेज करने के लिए। प्रोविजन कहता है सर या तो 5% ले सकते हो और 5 लाख इन फर्स्ट ईयर और 3 लाख इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो सर अगर 600 लाख का अगर आप 5% लेते हो तो सर होता है 30 लाख। सर 30 लाख या 5 लाख विच एवर इज लोअर, सर 5 लाख रुपए अपने अफेयर्स के मैनेज करने के लिए यूज कर सकती है सर। यानी 595 पूरा डोनेट कर सकती है। सिंपल सी बात है। मतलब एक पॉलिटिकल एक इलेक्टोरल ट्रस्ट 595 पूरा डोनेट कर देगी, कोई बात ही नहीं है सर। इसको अब लिखना कैसे देखना पहले तो। अच्छा, आगे कुछ और भी पूछ रहा है क्या? वुड योर आंसर बी चेंज अगर आउट ऑफ द टोटल वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन 600 लाख में से 100 लाख रुपए रिसीव हो रहा है फ्रॉम द इंडिविजुअल नॉट सिटीजन इंडिया। 600 लाख में से अगर 100 लाख रुपए किसी ऐसे का मिल रहा है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, सर आंसर चेंज होगा क्या? अरे हाँ सर, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक वॉलेंट्री ट्रस्ट कैन नॉट टेक एनी डोनेशन फ्रॉम नॉन रेसिडेंट। कभी भी नॉन रेसिडेंट डोनेशन ले ही नहीं सकते आप। ओके सर। As per section 13B, any voluntary contribution received by the electoral trust should be exempt. अगर सर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 95% फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा ज्ञान दिया। इन दी प्रेजेंट केस जो एमपीएल ट्रस्ट है सर इनकॉर्पोरेट हुआ था प्रीवियस 24-25 में, रिसीव कंट्रीब्यूशन 6 लाख का 5 लाख का खर्चा करता है। ठीक है सर। एलिजिबल टू स्पेंड 5 लाख रुपए या तो 5% विच एवर इज लिमिट। ठीक है। अकॉर्डिंगली सर बाकी लिमिट कितना जितना बचा सब डोनेट सब बांट दो। 595 अब कर सकते हो, जितना खर्चा है उसका खर्चा करने के बाद सब बांट दो। रूल 78 प्रोवाइड्स सर, इतना आंसर बस हमारा मेन था। उसके बाद कहता है कि सर आप किसी और से रिसीव नहीं कर सकते सर। अगर आप नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया से रिसीव करो तो आपकी एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लेंगे सर। पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट को आपका पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट को आपके टैक्सेबल करवा देंगे। लास्ट में कहता है सीबीडीटी विड्रॉ कर सकता है अप्रूवल, लेकिन एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देगा। सर फालतू सा सवाल है, इतना मुश्किल नहीं कुछ भी। सर आस्था फाउंडेशन इज एनपीओ रन्स अ सेकेंडरी स्कूल एंड हॉस्पिटल। स्कूल हॉस्पिटल दोनों चलाता है। टोटल रिसीट्स 1.2 करोड़ की स्कूल में, 4.2 करोड़ की हॉस्पिटल में। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। कैन ट्रस्ट क्लेम एग्जाम्पशन, दो एग्जाम्पशन साथ में। सर 4.2 1.2 सर नहीं ले सकता, सर नहीं ले सकता। लेना है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, लेना है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। अदरवाइज सर आप नहीं ले सकते, रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं ले सकते। आस्था के नॉट क्लेम एग्जाम्पशन सिंस एग्रीगेट टर्नओवर इज 5.4, 5 करोड़ ज्यादा चला गया। अगर 5 करोड़ ज्यादा चला गया आप एग्जाम्पशन डायरेक्टली ले सकते, लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। केयर फॉर ऑल फाउंडेशन इज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1023C on 15th November 2024 it gets notified under 1046। अच्छा सर, या तो 1023C में ले लो या तो 1046 में ले लो, किसी एक में ले सकते हो। फाउंडेशन इंटेंड्स टू नो वेदर कैन इट एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ बोथ सेक्शन। ओहो, दोनों के बेनिफिट साथ में चाहिए सर। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इट वुड बिकम इनऑपरेटिव। जिस दिन 1046 में चलेगा उस दिन सर 1023 इनवैलिड हो जाएगा। अकॉर्डिंगली इन द प्रेजेंट केस फिर डबल ले लिया जाएगा सर। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है रे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। तुम काहे को परेशान होते हो इन क्वेश्चंस में? क्वेश्चन नंबर 12 सर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, क्या बोलती पब्लिक? क्वेश्चन नंबर 12 करे, आ जाओ जल्दी से। एग्जामिन and discuss each of the following independent cases of charitable trust institution based on the relevant provisions of Income Tax Act judicial pronouncement। ठीक है। KRA फाउंडेशन इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा, KRA फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है। रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB engaged in the activities of providing old age homes to senior citizen। अच्छा, KRA देता है ओल्ड एज होम सबको। टोटल रिसीट्स ऑफ द ट्रस्ट इज 145 was 145 लाख। सर इसको टोटल मिला 145 लाख रुपीस का चंदा मिला हुआ है। रिसीट ऑफ 125 लाख रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर केशव, जिसने 70,000 रुपए दे रखा है। सर इस 145 लाख में से 70,000 हैज बीन गिवन बाय मिस्टर केशव। ठीक है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 आउट ऑफ द टोटल रिसीट्स द ट्रस्ट गिव एन अनसिक्योर्ड लोन ऑफ 5 लाख रुपीस टू मिस्टर केशव। अच्छा, उसने तुमको चंदा दिया तो तुम उसको धंधा दे रहे हो? उसने तुमको चंदा दिया तुम उसको धंधा दे रहे हो? ओ हो, क्या बात है, चंदा तो धंधा लो वाली स्कीम। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करें? एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक चार्जेस, सर शेड्यूल्ड बैंक कितना चार्ज करता है? शेड्यूल्ड बैंक 11.5 चार्ज करता है, हमने 12 चार्ज किया। सर बैंक से ज्यादा ही चार्ज किया है, बैंक से ज्यादा ही चार्ज किया है फॉर अ सिमिलर काइंड ऑफ लोन। ट्रस्ट हैज ऑलवेज अप्लाइड, एक मिनट रुको 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 रुको।
सर टोटल रिसीट्स दी, इसने अनसिक्योर्ड लोन दिया है। ओ सर अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सर बैंक से लेते 11.5% देना पड़ता, ठीक है, लेकिन सिक्योर्ड होता वो। आपको मॉर्गेज देना पड़ता, यहाँ मॉर्गेज नहीं दिया। एंड सर आपको, आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, सर आप प्रोविजन रीड करोगे, प्रोविजन क्लियर कट कहता है कि अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी को, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को अनसिक्योर्ड लोन देते हो या इनएडिक्वेट सिक्योरिटी पे लोन देते हो, सर दैट इज अ बेनिफिट, दैट इज बाय डिफॉल्ट अ बेनिफिट। इट इज अ बाय डिफॉल्ट बेनिफिट, उसको बाय डिफॉल्ट बेनिफिट मानेंगे सर, इसको हमको बेनिफिट मानना ही पड़ेगा। डिस्कस द इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट। सर देख लो आंसर 13.2, a part of the property of the trust continues to be lent to the specified person for a period without adequate security or inadequate security or both, then it shall be deemed to have been used for the benefit of the related person. In the present case, Keshav का substantial interest है। ये this falls within the scope of section 13.3। Kiare gave the loan 5 lakh out of without any securities, 12%। इवन तो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन सर ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने बिना अनसिक्योर दे रखा है, तो आपने बिना बिना आपने बिना सिक्योरिटी के ले रखा है ना, यानी यू हैव गिवन अ बेनिफिट टू हिम, कॉन्सिक्वेंटली 5 लाख रुपए आपकी इनकम माननी पड़ेगी और आपको टैक्सेबल करवाना पड़ेगा। प्लस सर पेनल्टी भी लगती है सर। ए ट्रस्ट ए 271 ए तुमने में धोखा दिया ना मेरे को सर, फर्स्ट वायलेशन पे 100% सब्सिक्वेंट वायलेशन पे 200% की पेनल्टी लगती है, यहाँ 100% ही लगेगी कुल। ओनली सर जैसे लिखते हैं ना 1 करोड़ रुपए ओनली, वैसा 100% ओनली। मेडिकेयर फाउंडेशन और ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट runs hospital, ठीक है। During the financial year 23-24, it received voluntary contribution of 95 lakh with a specific direction that it should form part of the corpus. The trust invested the amount in the shares of the healthy care public sector company। सर कॉर्पस डोनेशन मिला, मैंने एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स में लगा दिया। सर पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स में लगाना क्या सेफ इन्वेस्टमेंट होता है? राइट आंसर, इट इज सेफ इन्वेस्टमेंट। ऑन मार्च 2025 ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट हेल्थी सीजेस टू बी पीएसयू। ओह शिट। सर मैंने किसी ऐसी एंटिटी में इन्वेस्ट किया जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, और उसने आगे चल के अपने शेयर्स बेच दिए। और सर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रही ही नहीं है। अब वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रही ही नहीं, तो सर क्या करना पड़ेगा? विजन कहता है आपके पास 3 साल का टाइम रहता है। जिस साल में वो सीजस जो पीएसयू रहती है उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 3 साल के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल सकते हो और कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट जमा करवा सकते हो, तब तक के लिए वो सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। सर 3 साल लिखने के नंबर है, अगर 3 साल नहीं लिखा सर, रेलिवेंट टाइम लिख दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। कॉर्पस बनेगा एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन सर, जहां पे भी आप इन्वेस्ट करो सर वो 11.5 में स्पेसिफाइड है। लेकिन सर अगर कभी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर सीज टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो जाती है, तो भैया आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ, सर डेट ऑफ सिजेशन से लेना है। डेट ऑफ सिजेशन एंड ऑफ द ईयर से नहीं, डेट ऑफ सिजेशन से लेना होता है। देयरफॉर 3 साल तक ना आपकी इन्वेस्टमेंट वैलिड ही मानी जाएगी। द मेडिकेयर मोदी केयर फाउंडेशन इज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB इनकम टैक्स एक्ट, रन्स हॉस्पिटल, आल्सो पेज 1 लाख रुपए फीस टू द डॉक्टर। द ट्रस्ट डिड नॉट डिडक्ट टीडीएस ऑन द कंसल्टेंसी। अकाउंटेंट कहता है कि नहीं भैया आपका 44 AD में ऑडिट नहीं होता है, तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। अरे काय को नहीं काटोगे? ट्रस्ट कभी पेमेंट करती टीडीएस काटना पड़ जाता है सर, ऑडिट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। अ ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस इवन इफ इट इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट। मोreover एक्सप्लेनेशन 3 बोलता ही है सर, अगर ट्रस्ट ने कोई पेमेंट में टीडीएस काटना चाहिए था तो टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटेंगे तो भैया खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। क्या सर ये समझ में आता है? सर सिंपल क्वेश्चन से, लेकिन सर आई वुड से आपके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर पूछता है, सीधे साधे भोले भाले से सवाल नहीं पूछता आपसे। थोड़ा सा एक लेवल आपको ऊपर जाना पड़ेगा सर, अपने रेगुलर कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप सोचो आप अटेम्प्ट कर लोगे सर, इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड। एग्जामाइन वेदर टीडीएस प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे कि नहीं लगेंगे सर, बताना है अपने को। काइट एंड एलएलपी withdrew from bank 68 lakh rupees in cash for buying agriculture produces। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने के लिए इन्होंने पैसा निकाला, ठीक है सर निकाल दिया, चलो मान लिया निकाल दिया, ठीक है सर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए निकालो, किसके लिए निकालो, इससे क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं चलो। रॉ मटेरियल खरीदने और 58 लाख रुपीस उसने निकाला सर बिजनेस पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए निकाला और बिजनेस पर्पस के लिए निकाला, क्या टीडीएस कटेगा? सर टाइम पे रिटर्न फाइल करता है। एक बात बताओ, आप कभी बैंक से पैसा निकालो, आप कभी बैंक से पैसा निकालो, किसी भी इंटेंशन से पैसा निकालो, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए निकालो, आप बिजनेस पर्पस के लिए निकालो, भैया बैंक वाले को स्पेसिफाई करके थोड़ी निकालते हैं। आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, आप एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटी के मेंबर हो, आप मनी चेंजर हो तो बात अलग है।
लेकिन सर अगर एग्रीकल्चर के लिए निकाल रहा हूँ, बिज़नेस पर्पज़ के लिए निकाल रहा हूँ, तो सरकार को कैसे पता, बैंक को कैसे पता? भैया उससे कोई भेदभाव नहीं होता, आप किसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सर अगर आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो और 1 करोड़ के ऊपर निकाल रहे हो, तो भैया 2% टीडीएस कटेगा 194 एन में, N94 एन निकालो में टीडीएस कटेगा। सर कितना? सर 68 प्लस 58 कितना होता है? सर होता है आपका 126, यहाँ पे सर 26 लाख पे 2% टीडीएस काटा जाएगा, व्हिच इज़ नथिंग बट सर फिर 52,000 का टीडीएस कटेगा। ठीक है। 98,000 रुपीज कैपिटल गेन बॉन्ड्स इशूड बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अजय एक नॉन रेसिडेंट को। सर हमने पढ़ा हुआ है अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अगर कभी भी किसी पर्सन को अगर इंटरेस्ट पेमेंट करती है तो उस पे 193 में सीरियस नहीं काटना पड़ता। सर इंटरेस्ट अगर बॉन्ड है, सर बॉन्ड पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, बॉन्ड पे 54 इसी के बॉन्ड्स है। अगर 54 इसी के बॉन्ड्स पे अगर पीएफसीएल अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है तो टीडीएस नहीं काटती, नहीं काटती, नहीं काटती। अरे बाबा सर सेक्शन 193 सिर्फ एप्लीकेबल ही रेसिडेंट के ऊपर होता है। अजय तो नॉन रेसिडेंट है ना, नॉन रेसिडेंट के ऊपर तो सेक्शन 195 लगता है। और 195 क्या बोलता है सर, 18(4) से काटो। या फिर सर आपका जो भी आपका 115 का जो सेक्शन है, 115 ए का जो सेक्शन है उससे काट लो। सर किसी भी सेक्शन में काटो, लेकिन काटोगे जरूर। यहाँ पे 193 का जो एक्सेप्शन है सर वो नहीं लगेगा यहाँ पे। सर आप नॉन कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी काटते हो 18(4) से काटोगे, यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा 195 में। ओ वाह सर वाह। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर, बहुत ही प्यारा। एग्जाम एंड टीसीएस इन दी फॉलोइंग केसेस, ठीक है। Raj Keshri Hotels and Resorts is engaged in business of owning and operating hotels during previous year 24-25. Tips are paid by guests by the way of charge to the credit card, UPI, net banking. The company disburses the same to the employees in the periodic intervals. Explain with reasons whether क्या ये इस पे टीडीएस काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। देखो सुनो 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 सुनो, जो कस्टमर आते हैं 500 का बिल आता है, 100 रुपए एक्स्ट्रा दे जाते हैं, तो 100 रुपए जो एक्स्ट्रा कंपनी रिसीव करती है आगे चल के एम्प्लॉय को बांट देती है। सर यहाँ पे जो टिप का कंपोनेंट है, द टिप कंपोनेंट दैट कंपनी इज डिस्बर्सिंग इज नॉट इन द नेचर ऑफ सैलरी। सर क्योंकि टिप आपको एम्प्लॉय को एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण नहीं मिल रही, सर कस्टमर से डायरेक्टली मिल जानी चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ एक बीच का एजेंट बन के दे रहा है, तो यहाँ पे सर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं आता, इसलिए 192 में टीडीएस नहीं काटना पड़ता। ऐसा लिखा हुआ था आईटीसी होटल्स लिमिटेड के केस लॉ में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इसने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट नहीं कर रखा है। वी कैन स्किप आउट दी जजमेंट, बट सर अपने को आंसर लिखना पड़ेगा। जो भी टिप आप कलेक्ट करते हो सर पर्सन से अदर, वो एम्प्लॉयर के नेचर का नहीं होता, थर्ड पार्टी नेचर का होता है। तो भैया इस केस में आप अगर नहीं करते तो 192 अट्रैक्ट नहीं होता, इस केस में टीडीएस नहीं काटना होता है। सर बेसिक सा क्वेश्चन था। सर ललित इज एन इंडिविजुअल हुज टोटल सेल्स ड्यूरिंग द बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज 1.5 करोड़, यानी सर हाईजैकर है। ललित इज हाईजैकर, यस सर हाईजैकर। He has entered into contract with Rajesh for construction of factory building 5 लाख रुपए। अच्छा ठीक है। Which was credited into books of accounts on 1/2/2025। राजेश के साथ फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना है सर, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए सर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सर 194C में टीडीएस कटेगा सर 1% से, ठीक है। नो अमाउंट वाज क्रेडिटेड ऑन द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। टर्नओवर ललित का कितना है 95 लाख रुपीस का, प्रीवियस है 24-25 में। सर 24-25 से कोई लेना देना नहीं होता, लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना होता है। लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो भैया आपको हाईजैकर वाले सेक्शंस में टीडीएस काटना पड़ता है। यहाँ पे सर 194C आ जाता है, और सर आप पेमेंट करो तो 1% टीडीएस काटोगे। He also pays monthly rent starting from 1 अप्रैल 2024 to 31 मार्च 2024 16,000 पर मंथ फॉर द ऑफिस प्रेमिसेस हेमंत को, प्लस वो सर्विस चार्ज पे करता है 5500 रुपए हेमंत को फॉर यूज ऑफ फर्नीचर। तो भैया 16,000 प्लस 5500 इट इज 21,500 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से, कुल मिला के 258 1 2 3 सर इतना मेरा बन जाएगा, इतना मेरा बन जाएगा रेंट। इसका सर 10% टीडीएस काटना पड़ जाएगा। ओके सर, इसका 194C का 1% और यहाँ पे 10%। ऑब्लिगेशन बताओ। अरे बाबा क्या पूछ रहा है सी फाइनल में, 194C में काटना पड़ेगा और 194I में काटना पड़ेगा। 194C में कितना काटेगा सर, 1% काटेगा। 194I में 10% काटेगा। सर 258 का 10%, सर क्या सवाल है ये। XY and company is a partnership firm selling its product R through digital facility provided by ABC e-commerce operator on 28 फरवरी 2025। ABC Limited credited in the books of accounts of XY and company 4,90,000 rupees for the online sale of products R through which। अच्छा हम्म, देखो देखो देखो, क्या बात चल रही, देखना देखना बात क्या चल रही है। XY एक पार्टनरशिप फर्म है, वो आर बेच रहे हैं, आर को बेच रहे हैं किससे,
सर एबीसी के थ्रू जो एक्स वाई जो ये है ना, ये जो 28 फरवरी को एबीसी ने क्रेडिट कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स 4,90,000 रुपीज से, ठीक है, जो भी फेब मंथ का था। कंपनी ने रिलीज किया 430 इसमें से रिलीज कर दिया, 490 क्रेडिट किया, 430 रिलीज कर दिया, ठीक है सर, ठीक है। उसके अलावा फर्दर राय ने आर खरीदा था, इससे खरीदा, एजे खरीदा ई कॉमर्स के थ्रू, लेकिन पेमेंट डायरेक्टली दे दिया। देखो सेल्स हुई 490 की, जिसमें से 430 तो सीधे ई कॉमर्स ऑपरेटर ने दे दिया, 60,000 रुपीज सर ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं दे रहा, 60,000 रुपीज ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं दे रहा है, 60,000 रुपीज कौन दे रहा है, डायरेक्टली बायर दे रहा है। तो सर इस 60,000 रुपीज पे क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटने की लाइबिलिटी है? राइट आंसर इस आ जाती है सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर सर के पे, ई कॉमर्स ऑपरेटर के सर पे लाइबिलिटी आती है। सर अगर कोई सेल फैसिलिटेट हो रही ई कॉमर्स ऑपरेटर से, पेमेंट डायरेक्टली भी हो जाता है ना सर, इससे कोई लेना देना नहीं होता। अगर पेमेंट डायरेक्टली भी हो रहा है तो टीडीएस काटने की लाइबिलिटी इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के सर पे आ जाती है सर। सर पूरा 490 में टीडीएस काटेंगे, 0.1% से काटेंगे, 0.1% का डायरेक्टली जो पेमेंट किया उसका भी टीडीएस आपको ही काटना पड़ेगा। ओके सर, समझ में आ गया। ओ सर ये तो एक्स्ट्रा है सर, 490 की सेल्स है, जिसमें से 430 रेमिट कर रखा है, 60 रेमिट करना बाकी है, प्लस 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा सेल हुई, तो भैया 550 में टीडीएस काटना पड़ेगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ इतना टेक्निकलिटी नहीं थी, क्वेश्चन में टेक्निकलिटी नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा रस वाले नहीं है, इनमें वो रस नहीं जो आपको परेशान करे सर, सार समझ में आ जाएगा आपको, आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे एग्जाम में आपका दिमाग काम करना चाहिए, वो आपको समझना है इनसे, ठीक है। डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ऑफ टैक्स इन द फॉलोइंग केसेस। क्या कहते हैं, मिस्टर भवन इज एन इंडिविजुअल परचेज अर्बन लैंड खरीदता है, कब सर, 12/7/2015 को, विच वॉज कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, 2023 में अक्वायर कर दी, कॉम्पनसेशन 2,40,000 फिक्स की गई, पे की गई सर प्रीवियस है 24-25 में, कितनी 240। सर कभी भी अगर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन लैंड होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन होता है सर, 2.5 लाख के अगर ऊपर होता है तो 194 एलए में टीडीएस काटना पड़ता है, 194 एलए में टीडीएस काटना पड़ता है अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है 2.5 लाख तक का, तो सर ठीक है, यहाँ तो 240 है। सर ऑर्डर आया कोर्ट का, कंपनसेशन एनहांस की गई 50,000 रुपए की, और सर 50,000 की एडिशन कंपनसेशन दी गई। सर अब क्योंकि साल भर में कंपनसेशन सर एक्सीड कर गई 2,50,000 से, सर इस केस में अपने को टीडीएस यानी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को टीडीएस काटना पड़ेगा, पूरे 290 पे 10% टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सिंपल पॉइंट इट वाज, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। कुछ टेक्निकलिटी थी क्या सर? नहीं सर, कोई टेक्निकलिटी एज सच नहीं थी। ऑन 1 अक्टूबर 2024 अमन मेड पेमेंट फॉर 9 लाख रुपीज, अच्छा, towards cost of overseas tours and package program to Mr. Robert, who is an authorized to overseas and tour package program। अच्छा, अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। सर आपने 9 लाख रुपए ओटीपीपी के लिए पेमेंट किया, ओवरसीज टूर्स एंड पैकेज प्रोग्राम के लिए पेमेंट किया, पहले 7 लाख पे 5%, उसके ऊपर जितना परचेज, उसके ऊपर जितना पेमेंट है उसे 20%। सर अमन हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन लास्ट 2 consecutive years। हो प्लस टीडीएस डिडक्टेड दोनों साल का 50,000 ज्यादा का है। हो सर आमतौर पे इस 9 लाख पे टीसीएस कितना कलेक्ट करना पड़ेगा सर? 7 लाख पे 5% और 2 लाख पे 20%। सर लेकिन सामने वाले ने रिटर्न भी नहीं फाइल किया पिछले साल में, प्लस टीडीएस कलेक्टेड बहुत ज्यादा है, यानी सर इसका हायर रेट से टीसीएस लगेगा, हायर रेट से टीसीएस लगेगा। एंड हायर रेट से टीसीएस कितना लगेगा सर? हायर रेट से टीसीएस लगता है ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5% विच एवर इज हायर। सर इस 5% के लिए क्या होगा सर? 10% और 5% विच एवर इज हायर, तो यहाँ 10% से काटना पड़ेगा। यहाँ कितना होगा? ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन यानी 40% और 5% विच एवर इज हायर यानी सर 40%। लेकिन सर कभी भी टीसीएस कलेक्शन 20% ज्यादा नहीं होता है, तो इसको मैक्सिमम 20 करना पड़ेगा। तो भैया पहले 7 लाख पे 10% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 70,000 से, और 2 लाख पे सर 20% कलेक्ट किया जाएगा 40,000 से, कुल मिला के सर 1,10,000 रुपए का टीसीएस कलेक्शन किया जाएगा। ओह माय गॉड, ओह माय GAWWWD गॉड। 20% ऑन 40,000, उसके अलावा 10% ऑन 7 लाख। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कोई बात नहीं मुन्ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल बोलो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ड्रीम 11, सॉरी ड्रीम 11 नहीं है सर, ड्रीम 11 नहीं, ड्रीम 44 है, ठीक है, ये लोग नाम बदलने में भी इतनी मेहनत नहीं करते।
ड्रीम 44 इस ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल। जेड एक यूजर था, उसका क्रेडिट बैलेंस कितना था ऑन हिज अकाउंट ऑन 31st मार्च 2024? यानी सर लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग कितना था? ओपनिंग बैलेंस था 10,000 रुपीज। उसने डिपॉजिट किया 1 लाख, सर डिपॉजिट किया 1 लाख, ठीक है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस, गेम खेला 30 लाख रुपए जीत गया, सर विनिंग्स हो गई कितनी? 30 लाख की। उसके अलावा सर उसने पैसा निकाला भी, ऐसा उसको रेफरल बोनस भी मिला। ओ रेफरल बोनस। सर देखो रेफरल बोनस कभी अगर मिलता है ना, मान लो सर रेफरल बोनस को ये लोग क्या मानते हैं, रेफरल बोनस को ये लोग क्या मानते हैं सर, ये लोग मानते हैं कि रेफरल बोनस इज विथ ड्रॉवेबल, रेफरल बोनस इज विथ ड्रॉवेबल, रेफरल बोनस इज विथ ड्रॉवेबल। विथ ड्रॉवेबल मानोगे तो भैया ये बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल बन जाता है, ये सोच के अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर। उसने सर आउट ऑफ द अबव सम उसने 25 लाख रुपए 1 फरवरी को निकाल दिए, सर विथड्रॉ कर दिए कितना? 25 लाख रुपए। सर अगर मैं आपको बताऊं कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो देखो ओपनिंग वाला ऐड होगा, डिपॉजिट वाला ऐड होगा, विनिंग्स ऐड होगा, रेफरल ऐड होगा, सर विथड्रॉवल्स माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे सर, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? सर इन सबको ब्लू ब्लू को ऐड करो, रेड रेड को माइनस करो, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? सर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 6,60,000 रुपीज, 6.6 लाख। और सर यही आपको दे रखा होगा यहाँ पे, यस सर क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। सर अपने को इसमें चाहिए टीडीएस इम्प्लीकेशन। सर टीडीएस इम्प्लीकेशन कैसे निकाला जाता है? टीडीएस इम्प्लीकेशन निकालने के दो ही तरीके होते हैं सर, सिंपल। एक बार सर जब कभी आप विड्रॉवल करते हो तब टीडीएस निकलता है, और दूसरी बार सर जब ईयर एंड का बैलेंस पड़ा होता है उस पर टीडीएस निकलता है। सर कभी भी अगर विथड्रॉवल करते हैं, कभी भी अगर विथड्रॉवल करते हैं तो उस टाइम पे टीडीएस कटेगा। सर कितना टीडीएस कटेगा? हमेशा सर विथड्रॉवल बैलेंस पकड़ते हैं जितना भी आपने विथड्रॉ कर रखा है, माइनस अपने को डिपॉजिट डिपॉजिट माइनस करना पड़ता है, जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो माइनस करना पड़ता है, बस। डिपॉजिट्स माइनस करेंगे, माइनस सर ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे। डिपॉजिट्स भी कौन कौन से? सर दो टाइप के डिपॉजिट्स माइनस किए जाते हैं सर, एक तो सेल्फ वाले डिपॉजिट मना माइनस किए जाते हैं, एक तो नॉन विथ ड्रॉवेबल डिपॉजिट्स माइनस किया जाता है। सर इसका बहुत डिटेल्ड वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है सर, मैंने टीडीएस का पूरा चैप्टर डाल रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा। सर आपने डिपॉजिट कितना कर रखा है? 1 लाख डिपॉजिट कर रखा है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10K, यानी सर कुल मिला के 23,90,000 रुपीज का फर्स्ट विड्रॉवल पे 30% टीडीएस कटेगा, 30% टीडीएस कटेगा तब। 7,70,000 रुपीज का टीडीएस कटेगा पहले विड्रॉवल पे। ओके सर, ओके। सर दूसरा टीडीएस कब कटेगा? जब क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस में कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग प्लस विथड्रॉवल्स माइनस डिपॉजिट्स माइनस ओपनिंग माइनस अमाउंट ऑन विच टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेड, अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड। सर क्लोजिंग कितना है? 6.6। विथड्रॉवल्स कितना है? सर विथड्रॉवल्स एग्रीगेट लेते हैं इस केस में, एग्रीगेट विथड्रॉवल्स लेते हैं सर, पूरा फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है आप लोग को। एग्रीगेट विथड्रॉवल्स कितने हैं सर? एग्रीगेट विथड्रॉवल्स 25 लाख के हैं। विथड्रॉवल्स 25 लाख के हैं? हाँ विड्रॉवल 25 लाख के। डिपॉजिट कितना? 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस कितना? 10K। किस पे टीडीएस कट चुका है सर? टीडीएस कट चुका है 23.9 पे, तो सर हमारा 23.9 पे टीडीएस कट चुका है, निकाल लो। 6.6 प्लस 25 माइनस 1 लाख माइनस 0.1 माइनस 23.9, सर कुल मिला के 6.6 लाख का ही बैलेंस बचता है, तो सर इस पे दोबारा टीडीएस कटेगा 30% से, 1.98 लाख रुपीज पे टीडीएस कटेगा। 6.6 लाख पे कटेगा और सर 23 पॉइंट्स पे कटेगा, दोनों पे कट जाएगा टीडीएस। ओ वाओ सर, वाओ बिल्कुल मैच कर रहा है सर। पहली बार नेट विनिंग इतनी आएगी फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, दूसरी बार नेट विनिंग इतनी आएगी फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, पे 30% टीडीएस लग जाएगा। सर क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन था? नहीं सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था। एग्जामिन इन कॉन्टेक्स्ट विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर 17 ऑफ द एक्ट एंड ऑल्सो वर्कआउट द टीडीएस कितना काटना है? सर प्रॉफिट कमीशन पे कर रहे हो 1 लाख रुपए बाय री इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म वेयर देयर इज नो क्लेम ऑफ द टीडीएस। सर क्या होता है? फॉर एग्जांपल समझना, मेरे को अगर मान लो कोई लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है सर, मान लो 1000 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस मेरे को खरीदना है, मान लो फॉर एग्जांपल बजाज से खरीदना है। अब सर देखो 1000 करोड़ रुपए बजाज अकेला रिस्क तो लेना चाहेगा नहीं, तो क्या करेगा बजाज? सर बजाज बोलेगा स्टार को कि भैया आधा इंश्योरेंस तुम बेयर कर देना, आधा इंश्योरेंस तुम बेयर कर लेना। मैं गया बजाज के पास, सर राहुल गया बजाज के पास, और बजाज का एग्रीमेंट हो गया स्टार के साथ कि भैया आधा पैसा स्टार देगा, आधा पैसा बजाज देगा। मैंने इस इंश्योरेंस के लिए सर मान लो 50 लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपए दिए कि भैया अगर कभी भी मेरी डेथ हो जाती है तो भैया बजाज वाला मेरे को मेरी फैमिली को 1000 करोड़ देगा, ऐसा हमारा इंश्योरेंस हुआ। और सर इस बजाज ने क्या किया सर? री इंश्योरेंस करवा लिया अपना, आधा री इंश्योरेंस करवा दिया किसी और से, ठीक है। सर
प्रोविजन कहता है सर अगर मान लो एसएससी के साथ कुछ नहीं होता, एसएससी बिल्कुल जीता जागता भोला भाला सीधा साधा नाचता गाता रहता है, तो फिर इस केस में क्या होगा? सर ये जो 50 लाख रुपए सर ये इनकम बन जाएगी बजाज की, लेकिन सर 50% शेयर करनी पड़ जाएगी। सर प्रोविजन कहता है सर 50% जब भी आप शेयर करते हो, सर प्रॉफिट को शेयर कर रहे हो, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हो, तो सर क्या इस पे 194 एच में टीडीएस काटना पड़ेगा? क्या इस पे 194 एच में टीडीएस काटना पड़ेगा? राइट आंसर है सर नहीं काटना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि अल्टीमेटली कमीशन तो है ही नहीं, ये तो प्रॉफिट स्प्लिट है। अगर कमीशन दे रहे होते हो, देखो अल्टीमेटली सर स्टार का भी प्रॉफिट, बजाज का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट होता तो दोनों का होता, लॉस होता दोनों का होता। सर प्रॉफिट होता दोनों का, लॉस होता दोनों का, तो भैया यहाँ पे कोई प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ही नहीं है, तो कोई कमीशन का एलिमेंट आता ही नहीं है, और कोई कमीशन का एलिमेंट नहीं आता तो कोई भी यहाँ पे 194 डी में, 194 एच में, 194 जी में टीडीएस का इम्प्लीकेशन ही नहीं आता है। अमरीश एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, उसको 3,10,000 रुपए दिए गए, एक्चुअली कमीशन के नेचर का। अरे बाबा तुम पार्ट टाइम डायरेक्टर को कुछ भी दे दो सर, वो माना जाएगा डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, और सर उसमें 194 जे में ही टीडीएस काटना पड़ जाता है। सर पूरा ज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सर आपका यही बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन है मई 25 के एग्जाम का। सर बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन है मई 25 के एग्जाम का। क्या कह रहा है? एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस एट सोर्स एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीडीएस इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है। UB Click is a non-resident company engaged in manufacturing of the paints and factories across the world. The factory in India produces the paints and sell to Indian markets and worldwide. Turnover in last 3 years was 21-22 का टर्नओवर 200 करोड़ का, 22-23 का 430 करोड़ का। सर अपने को लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना पड़ता है, 23-24 का 540। देखो यूबी क्लिक एक कंपनी है सर, इसकी हर जगह ब्रांचेस है सर। एक ब्रांच इंडिया में है, और इंडिया वाली ब्रांच का सर प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर 590 करोड़ का है। देखो इंडिया वाली ब्रांच तो रेसिडेंट है ना, इंडिया वाली ब्रांच तो रेसिडेंट है ना सर। अगर इंडिया में अगर आपकी कोई ब्रांच है, इंडिया में अगर कोई ऑफिस है, तो भैया वो तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन जाता है सर, वो रेसिडेंट बन जाता है आपका सीधे सीधे। सर बिजनेस कनेक्शन में भी यही होता है सर, अगर इंडिया में आप लाके बिजनेस कर रहे हो, तो भैया ये बिजनेस इनकम ही मानी जाती है, आपको रेसिडेंट बनाया जाता है। जितना भी बिजनेस आपका इंडिया में, उसको इंडियन बना देते हैं सर। इंडिया में रजिस्टर्ड अगर आप ब्रांच लेके चल रहे हो, इंडिया में रजिस्टर्ड ब्रांच लेके चल रहे हो, तो वो पोर्शन आपका रेसिडेंट ही माना जाता है सर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सर अगर कभी भी रेसिडेंट के ऊपर प्रोविजन लग रहे हैं सर, रेसिडेंट के ऊपर प्रोविजन लग रहे हैं, तो भैया एज पर इनकम टैक्स एक्ट इनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। सुनना, ऑन 1 मई 2024 इट बॉट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कलर पेंट्स डोमेस्टिक कंपनी 1 करोड़ रुपए के। इस पर्सन ने 590 करोड़ के टर्नओवर वाले ने सर इंडियन पर्सन से 1 करोड़ रुपए का पेंट खरीदा, 1 करोड़ का पेंट खरीदा। सर जो सेलर है, सेलर का टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ पिछले साल में 9 करोड़ का, यानी सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इंडिया का डिटेबल नहीं है। क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? देखो फॉरेन कंपनी का कुछ भी हो सर, इंडिया में रेसिडेंट तो हो जा रहा है ना, इंडिया में इतना टर्नओवर कर रहा है सर इंडियन। और दूसरी बात तो सर एक और चीज बताऊं आपको, एक और चीज बताऊं। सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, 194 क्यू में जिसका टीडीएस काट रहे हो ना, वो रेसिडेंट होना चाहिए। जिसका टीडीएस काट रहे हो वो रेसिडेंट होना चाहिए सर। जो टीडीएस काट रहा है उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सर। अगर आप 194 क्यू रीड करोगे ना, तो जो टीडीएस काट रहा है उसके सर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता सर। जिसका टीडीएस काट रहे हो वो रेसिडेंट होना चाहिए बस। तो भैया जिसका टीडीएस काट रहे हो वो तो रेसिडेंट है ही। आप कोई भी रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, फर्क क्या पड़ता है? 194 क्यू पे तो आपको टीडीएस काटना ही काटना पड़ेगा सर। एक नॉन रेसिडेंट है, टीडीएस काटना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट है सर, नॉन रेसिडेंट है इंडिया परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, टीडीएस काटना ही पड़ेगा। 194 क्यू में तो सर ये बोला जाता है कि अगर आप रेसिडेंट बायर को पेमेंट करो, 194 क्यू में टीडीएस काटना पड़ेगा। बीइंग द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपए, सिंस टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़, सर टीडीएस काटना पड़ेगा। ओ हो सर बॉटम लाइन क्या थी? 194 क्यू की जो एप्लीकेबिलिटी होती है ना सर, ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों पे हो सकती है। डिडक्टर के लिए तो सर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है ना सर। जिसका टीडीएस काटना चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। सामने वाले को काटना है जब वो रेसिडेंट है, तो यहाँ पे जिससे खरीद रहे हो वो तो रेसिडेंट, तो भैया काटने वाला कोई भी हो सकता है, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। इसलिए सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंगल आ जाता है। चाहिए तो स्टार मार्क कर लो सर। ठीक है सर, मेसर्स स्टील इंडिया इज अ डोमेस्टिक कंपनी engaged in business of manufacturing and selling the washing powders and bars for the purpose of promoting and boosting its sales। उसने अपने एजेंट को ना भर भर के इंसेंटिव्स दिए एंड कमीशन दिया सर। अगर इंसेंटिव दे रहे हो तो भैया 194 आर में जाएगा, अगर कमीशन दे रहे हो 194 एच में जाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सर 24-25 में प्रकाश एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जो कि सर एजेंट की तरह काम करता है, उसको फॉलोइंग कमीशन दिएगा, इंसेंटिव दिएगा। देखो वर्ड पे स्टिक रहना, जो कमीशन बोलता है उसको कमीशन मानना, जो इंसेंटिव बोलता है उसको इंसेंटिव मानना। ठीक है। कमीशन दिया गया Q1 में सर 15/7/2024 को। सर आपने 30 जून से पहले कमीशन जो भी देते हो सर, इसमें 5% टीडीएस कटता है 194 एच में। उसके अलावा सर 10 जनवरी 2025 को कमीशन दिया सर, इस पे जो कमीशन होगा सर 2% होगा 194 एच में सर, क्योंकि रेट चेंज हो गई बीच में। अदर इंसेंटिव सर 1 लाख रुपए की, सर अदर इंसेंटिव 1,60,000 रुपए की। ठीक है सुनना,
द फिगर ऑफ अदर इंसेंटिव्स इंक्लूड द एक्सपेंस ऑफ 1 लाख रुपए ऑन द बुकिंग ऑफ एयर टिकट। देखो इस 1 लाख में से, सॉरी 1,60,000 में से 1 लाख रुपए ऐसा बैलेंस है जो कि एयर टिकट से रिस्पॉन्ड करता है, एयर टिकट्स को करेस्पॉन्ड करता है। सर एयर टिकट को करेस्पॉन्ड करना यानी सर ये 194 आर का परक्विजिट होता है सर, ठीक है, ठीक है। सर एयर टिकट किस चीज की? सर प्रकाश और उसकी फैमिली के मेंबर्स की, जो कि उसके साथ में गई थी, प्लस कंपनी ने उसको लैपटॉप भी दिया हुआ है, ओ हो सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए। यानी सर 1,60,000 रुपए का तो परक्विजिट हो गया 194 आर वाला। इस पे टीडीएस काटना पड़ेगा 10% से, और सर 175 पे तो 5% कटेगा, 160 पे 2% कटेगा, प्लस इस 160 में से 1 लाख वाला तो आपका चलो परक्विजिट हो गया, लेकिन 60,000 वाला तो आपका कमीशन ही है ना। इस 60,000 पे आपको सर 2% टीडीएस और काटना पड़ेगा, 6000 में 2% टीडीएस और काटना पड़ेगा। देखना 5% जाएगा 175 पे, प्लस 160 पे 2% जाएगा, 160 पे 2%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा सर 194 आर 1 लाख रुपए पे प्लस 60,000 पे जाएगा। सर ये जो प्लस सॉरी अदर अदर इंसेंटिव्स ये ना, इंसेंटिव्स ये ना सर, इंसेंटिव 60,000 रुपीज, इसमें भी 10% ही जाएगा, तो यानी सर 160 प्लस 60,000 इस टोटल पे सर 194 आर में जाएगा, इस टोटल पे 194 आर में जाएगा। सर ये भी इंसेंटिव्स ये ना यार, मैं भी कहाँ दिमाग लगा, कोई बात, दिमाग लगाना ही नहीं, जो लिखा हुआ है बस मान लो, रिसीप्ट लिखा है रिसीप्ट मान लो, इंसेंटिव लिखा है इंसेंटिव मानो सर, कमीशन मत मानो इंसेंटिव लिखा हुआ है तो। सर ठीक है, सर एक बार वापस से आपको ब्रीफ कर दूं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सर कमीशन दे रहे हो 175 की, सर 30 सितंबर से पहले दे रहे हो तो 5% टीडीएस। अगर कमीशन दे रहे हो सर 30 सितंबर के बाद, तो इस केस में सर 2% जाएगा 160 पे। उसके अलावा सर 1,60,000 रुपए का मैं इंसेंटिव दे रहा हूँ, इसमें 1 लाख रुपए तो एयर टिकट का है, तो इस पे 10% जाएगा। 60,000 रुपीज पता नहीं किस चीज का सर, इस पे भी 10% जाएगा ही जाएगा। प्लस 60,000 का लैपटॉप दे रहा हूँ, तो इस पे भी 10% जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके अपने को बाइफरकेशन करना है, ऐसे ऐसे करके बाइफरकेशन करना है, यही ज्ञान इसने यहाँ पे लिख के रखा है। तो इसको कैसे लिखना है ना, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में सब लिखवा के रखा है, आप एक बार चेक करना, टीडीएस का क्वेश्चन आंसर सीरीज हमने लिख के कर रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में लिखना है ना, मैं आपको लिख के बता रखा है, आप चाहो तो उसको भी रेफर कर सकते हो अगर टाइम है तो। सर एंटीक मास्टर्स इज अ ऑनलाइन पोर्टल दैट प्रोवाइड्स ई ऑक्शन टू एंटीक। सर एंटीक के लिए ई ऑक्शन सर्विसेज देता है, अच्छा, and operates only in India. The owner lists their products and interested buyer place their bids. The portal itself provides the details of the buyer who are the top. देखो एक पोर्टल काम क्या करता है सर, मैं सेलर हूँ, सेलर का प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, सेलर का प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, बायर से बिड्स मांगेगा, बायर से बिड्स मांगेगा ताकि जो महंगे से महंगा खरीद सकता है उसको बेच पाए। बायर से बिड मांगता है और महंगे से महंगा आइटम जो खरीद सकता है, जो महंगे से महंगा खरीदेगा सर उसको ये बिड देगा। अच्छा, ओ द सेलर डिलीवर्स, अच्छा सॉरी सुनो सुनो सुनो, the seller chooses the buyer and intimates the portal. Portal takes the money and transfers to the buyer. सर ये तो एज गुड एज सर ई कॉमर्स पोर्टल का काम कर रहा है सर, ई कॉमर्स पोर्टल का काम कर रहा है। 11 लाख की सेल कर रखी है, तो भैया 11 लाख पे जो ई कॉमर्स पोर्टल है ना, ये टीडीएस काटेगा सेलर का 0.1% से, 0.1% टीडीएस काटेगा। सर आपको यही मिलने वाला है सर, यही मिलने वाला है। स्ट्रेंज सर, इतना सिंपल, इतना इतना सेम टू सेम जा रहा है। अरे बाबा बोला ही था कोई मुश्किल नहीं क्वेश्चन से। इनकम टैक्स अथॉरिटीज रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर क्या कहते हैं? सुनो गौर से दुनिया वालों, आंसर एनी ऑफ द टू। सर 3 पार्ट्स में से 2 सब पार्ट। सर कहाँ का क्वेश्चन है ये? मई 25 का ही, अरे वाह। रजनीश इज एन रेसिडेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, उसको गिल्टी ठहराया गया किस चीज के लिए? फॉल्स एंट्री कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, to evade taxes. Assessing officer initiated the penalty proceedings against him under section 271 AD. अच्छा, the penalty is likely to be exceed 2 करोड़। सर 2 करोड़ के ऊपर की पेनल्टी, अच्छा। Assessing officer passed an order to provisionally attach the properties of the assessee on 31st May 2024। एओ को लगता है कि सर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व है तो इसको अटैच करनी चाहिए। एओ ने प्रायर अप्रूवल भी ले लिया प्रिंसिपल कमिश्नर का। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग प्रोविजन। सर क्या असेसिंग ऑफिसर का एक्शन वैलिड है? क्या कोई मॉनिटरी लिमिट है प्रोविजन अटैचमेंट की इन दी प्रेजेंट केस? देखो अगर कभी आपकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, प्रोसीडिंग्स चल रही है, एओ को लगता है कि आपकी पेनल्टी 2 करोड़ के ऊपर लगने वाली है और इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू टू डू सो। इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब सर सरकार का टैक्स, सरकार को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा सर, ऐसा अगर करने से सरकार को टैक्स रेवेन्यू मिलता है तो इट इम्प्लाइज इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इन्वॉल्व। अगर सरकार को लग रहा है 2 करोड़ के ऊपर की पेनल्टी लगेगी
प्लस इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यूज इन्वॉल्व, प्लस उसने रीजंस रिकॉर्डेड राइटिंग लेके एक प्रायर अप्रूवल ले रखा है बड़े बड़े अधिकारी से, तो भैया वो चाहे तो आपकी प्रोविजन आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है। प्रोविजनल अटैचमेंट कितने दिन तक वैलिड रहेगा? सर प्रोविजनल अटैचमेंट नॉर्मली 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है। लेकिन सर ये 6 मंथ्स को एक्सटेंड किया जा सकता है कितने टाइम के लिए? सर या तो 2 मंथ, या तो आप 2 इयर्स तक ले सकते हो, या तो सर 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, व्हिचएवर इज लेटर तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। सर उसके अलावा क्या कोई मॉनेटरी लिमिट है? सर 2 लाख की मॉनेटरी लिमिट चाहिए होती है। Assume all the procedural provisions have been met. Discuss the validity of the provisional attachment. क्या उसको एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ सर, इसको आराम से एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल, या फिर असेसमेंट कंप्लीट होने के 60 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है रजनीश के पास? क्या वो अवॉइड कर सकता है? सर अगर कभी भी आपको प्रोविजनल अटैचमेंट अवॉइड करवाना है तो व्हाट कैन यू डू? सर आप बैंक गारंटी फर्निश कर सकते हो। आप एफएमवी ऑफ द पेनल्टी, सर एफएमवी ऑफ द पेनल्टी के बराबर जो भी आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है सर, उसके बराबर आप बैंक गारंटी फर्निश कर दो। असेसिंग ऑफिसर बैंक गारंटी के बेसिस पे आपका प्रोविजनल अटैचमेंट वेकेट कर देगा। असिस्टिंग ऑफिसर चाहे तो बैंक गारंटी इन्वोक कर सकता है सर, अगर आपकी बैंक गारंटी एक्सपायर होने वाली है, या फिर सर आपके ऊपर डिमांड ऑर्डर आ गया, आप फिर भी पे नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर बैंक गारंटी इन्वोक की जा सकती है। तो कह रहा है असिस्टिंग ऑफिसर इज वैलिड, ठीक है, एम्पावर्ड है, अगर पेनल्टी 2 लाख से ज्यादा की है, प्रायर अप्रूवल बड़े बड़े लोगों का चाहिए उसको, अगर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इन्वॉल्व, सर अगर पेनल्टी 2 लाख से ज्यादा की है तो इन दी प्रेजेंट केस सर 66 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है। सर लेकिन ध्यान देना इसको एक्सटेंड किया सकता है 2 साल के लिए, या 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट व्हिचएवर इज लेटर। सर बैंक गारंटी फर्निश करनी पड़ेगी सर, नॉट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोविजनल अटैच प्रॉपर्टी। जो भी आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर आपको बैंक गारंटी देनी पड़ जाएगी। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इशू इन्वॉल्व, प्रोविजंस एप्लीकेबल एंड एनालिसिस कंक्लूजन एज पर लेटेस्ट रूलिंग। अच्छा, एसएससी TQR LLP is registered LLP engaged in the wholesale and retail trade of beverages. Debited 5 crore rupees to the P&L account in respect of surcharge on sales tax and turnover tax paid to the central government. 5 करोड़ रुपए आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया इन द नेम ऑफ सरचार्ज एंड सेंट्रल टैक्स। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी सोचने में कि सरचार्ज और सही अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा, अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा। तुम्हारा पूरा पेपर निकल जाएगा, पेपर निकल जाएगा। लेकिन सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये है, देखो सवाल देखना, सीधे सवाल दिखा रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन, क्या कंटेंशन सही? अच्छा ठीक है, कंटेंशन थोड़ा और ऊपर आ गया, देखना 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 कंटेंशन देखना। इन द असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर मेड एन एडिशन, असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ कर दिया ये बोल के कि भैया सरचार्ज डिसअलाउ होता है। तुम्हारा दिमाग वहीं जाएगा कि सरचार्ज अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा। असेसी कंटेंट्स दैट ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट इज बैड इन लॉ, क्योंकि सर आपको नोटिस इशू नहीं किया गया है। तुम सोच रहे हो सरचार्ज अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा, तुमने वो सोच के तुमने अपना क्वेश्चन स्किप कर दिया। लेकिन इसने पूछा क्या, तुमसे पूछा क्या कि क्या नोटिस वैलिड है कि नहीं, बिना नोटिस के असेसमेंट वैलिड है कि नहीं। सर तुमसे बहुत फालतू चीज पूछी उसने, लेकिन कहानी इतनी बड़ी बना दी कि तुम देख के डर गए। अगर पसंद आ रही नहीं बात, अगर सही में लग रहा है कि ये चीज सही में सब पता होनी चाहिए अपने को, तो वीडियो को लाइक करना। मैं बता रहा हूँ लाइक टारगेट अभी भी 100 वीडियोस का चल रहा है, इट इज स्टिल काउंटिंग सर। और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है। हाँ, कह रहा है सर असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस ही नहीं भेजा स्क्रूटनी का, और स्क्रूटनी करना चालू कर दिया। सर इज इट वैलिड? राइट आंसर इज नो। बिना स्क्रूटनी के नोटिस के स्क्रूटनी नहीं की जा सकती है। सर असेसिंग ऑफिसर कहता है कि नहीं 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 नहीं, इट इज अ क्लरिकल एरर, असेसी ने पार्टिसिपेट कर रखा है तो इट इज वैलिड, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड, ऐसा बोलता है। क्या वैलिड माना जाएगा? राइट आंसर इज नो ना। अगर एसएससी पार्टिसिपेट भी कर देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एसएससी पार्टिसिपेट भी कर देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। दिस प्रोसीडिंग्स विल बी स्टिल इनवैलिड, क्योंकि स्क्रूटनी का नोटिस नहीं भेजना इज नॉट अ क्योरेबल डिफेक्ट, इट इज नॉट अ क्योरेबल डिफेक्ट। सर ठीक है, समझ में आ गया। बलजीत एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है सर, अपना रिटर्न फाइल करता है और असेसमेंट 24-25 ऑन 31 जुलाई 2024 को। उसने एंटायर इनकम ऑफर कर दी 25 लाख रुपए की, रिसीव फ्रॉम संजय, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफर कर दी डिडक्टर एंड क्लेम्ड टीडीएस क्रेडिट, ठीक है, टीडीएस क्रेडिट भी ले लिया। टीडीएस क्रेडिट वाज नॉट अलाउड बाय द डिपार्टमेंट परस्यूएंट टू द इंटीमेशन। सर इंटीमेशन आया, उसमें टीडीएस क्रेडिट मिला ही नहीं। 25 लाख इनकम ऑफर की, इंटरेस्ट और उस पर टीडीएस क्रेडिट क्लेम कर लिया। अच्छा, द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अंडर सेक्शन, आपने रेक्टिफिकेशन फाइल किया और वापस रिजेक्ट हो गया। That TDS credit is not reflected in Form 26A. Consequently, the said tax was removed from the SSC itself. अच्छा, बलजीत on the other hand of the latest group court ruling, department क्या रिकवर कर सकते हैं उसके खिलाफ, बताओ। देखिए सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात, अगर सर मान लो मेरा टीडीएस काट लिया है किसी ने, मेरा टीडीएस काट लिया है, मैंने अपनी इनकम ड्यूली ऑफर कर दी, लेकिन सर सामने वाले चोटे इंसान ने सरकार को जमा ही नहीं कर पाया,
सामने वाला इंसान इतना चोटा था कि उसने सरकार को जमा ही नहीं करवाया। क्या मेरा क्रेडिट रोका जाएगा क्या इस केस में? क्या मेरा क्रेडिट रोका जाएगा? सर, रोका नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। Sir, deduction of tax at source is one of the method of collecting taxes. The deduction of source is a part of assessee's income, therefore gross income shall be including. ठीक है. Section 201 provides a restriction against the direct demand on the assessee to the extent to which tax has been deducted. No recovery of TDS can be made from the directly. Sir, directly से recovery नहीं कर सकते आप कभी. Further, amount retained and against the remittance by the payer is nothing but the tax, but assessee deducted and directly has offered the tax by grossing up the remittance. If credit is not given by the department, would end up doing indirectly what they couldn't do directly, that is recover tax authorities from the deductee. देखो, अगर आप डिडक्टर ने कोई गलती कर दी, इसके लिए आप डिडक्टी को पेनलाइज नहीं कर सकते, डिडक्टी को पेनलाइज नहीं कर सकते. सर, assessee had followed the regime put in place in the act for collecting the tax, albeit even though an agent director of the government, recovery proceedings could not be initiated against the director, as the director, an agent of collecting taxes, has failed to deposit the tax to the government. Therefore, deductee should be given credit, though it is not reflected in the Form 26S, and no recovery towards the TDS could be made from the SSC out of the provision under Section 205. So, आप deductee से कोई भी proceedings नहीं करने वाले. Thus, in the present case, department action in recovering the tax dues from the Baljit on the ground is not reflected in 26S is bad in law. डिपार्टमेंट ने सर एसएससी डिडक्टी से मांगा कि भैया तुमने टीडीएस काटा ही नहीं, तुमने इनकम ऑफर कर ली, टीडीएस तो देख ही नहीं रहा, तुमने जबरदस्ती क्रेडिट ले लिया. ऐसा करते डिपार्टमेंट, आप डिडक्टी को नहीं पकड़ सकते. डिडक्टी ने प्रॉपरली टीडीएस कट गया ना उसका, तो डिडक्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है. तो केस लॉ याद कर सको सर तो बढ़िया, बीडीआर इन्वेस्ट करके केस लॉ सर, इसको याद कर सको बहुत बढ़िया होगा सर. टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस एंड अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ रहा है इस समय. चलो देखते हैं. In the following independent cases, circumstances, discuss whether the provisions of GAR would be applicable or not. Right, in a company incorporated in country M. Right, in a company incorporated in country M holds 1200 shares in PS Limited. देखना. Right, in country M में है. ये होल्ड करती है 1200 शेयर्स PS में. PS ठीक है. लिस्टेड सिंस 2016. अच्छा, 2016 से. सर, गार अगर लगाना है, देखो टैक्स प्लानिंग गार चल रहा है सर, गार के प्रोविजंस असेसमेंट ईयर 17-18 चालू होने हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर. सर, असेसमेंट ईयर 18-19 से गार चालू है, प्रीवियस ईयर 17-18 से, प्रीवियस ईयर 17-18 से गार चालू है. जैसे 1/4/2017 से गार के प्रोविजंस लगना चालू है. ठीक है. एंड इंडियन लिस्टेड कंपनी 1/4/2016 को ऑन 1/5/2024 PS इशूड 1200 बोनस शेयर्स टू राइट. अच्छा, 1200 बोनस शेयर्स भी आपने इशू कर रखे हैं. ठीक है. As per the agreement between India and M, capital gain is taxable in the hands country where the transferor has resident. सर, जहां पे ट्रांसफर रेसिडेंट है सर, यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा, जहां रेसिडेंट है वहां टैक्स लगेगा. टैक्स लॉज ऑफ कंट्री एग्जाम कर देते हैं. अरे बाबा, एक बात बताओ, राइट बोलता है, राइट और इंडिया, सॉरी, कंट्री एम और इंडिया का टीडीटी डबल बोलता है भैया जहां के आप रेसिडेंट हो वहां टैक्स लगेगा, और कंट्री एम बोलती है कि हम एग्जाम करेंगे. तो भैया इसमें इसकी बेचारी गलती क्या है? इसकी गलती नहीं कोई भी. राइट इंक ने सारे शेयर होल्डिंग बेच दी 1/5/2024 को, कैपिटल गेन 5 करोड़ का अर्न कर लिया. एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मान लो यूएसए कोई एग्रीमेंट है कि भैया टैक्स इंडिया लेगा, टैक्स इंडिया लेगा, टैक्स इंडिया लेगा, या टैक्स इंडियन रेसिडेंट के हाथ में लगेगा, इंडियन रेसिडेंट के हाथ में लगेगा, इंडिया ने खुद ही से एग्जाम कर दिया, तो भैया इसमें उसका क्या लेना देना? इसमें उससे क्या लेना देना? इसमें उस कंट्री का क्या लेना देना? सिमिलरली सर, कंट्री एम ने अगर एग्जाम्प्ट कर रखा है, कंट्री एम ने अगर एग्जाम्प्ट कर रखा है कैपिटल गेन, और बोलता है कि भैया रेसिडेंट ही सर टैक्स लेगा, हमारे यहाँ पे रेसिडेंट ही टैक्स लेगा, तो इसमें सर इस एसएससी क्या गलती? इस एसएससी क्या गलती? एसएससी कोई गलती है क्या? सर, राइट इंक ने अपने शेयर्स बेच दिए और कैपिटल गेन अर्न कर लिया, भैया ये तो ट्रीटी का फायदा उठा रहा है. उसकी ट्रीटी बोलती है कि रेसिडेंट के हाथ में टैक्स लगेगा और रेसिडेंट के हाथ में टैक्स जीरो है, तो भैया इसका क्या गलती? सर, वैसे तो कोई गार के प्रोविजन लगने ही नहीं चाहिए, गार के प्रोविजन लगने नहीं चाहिए सर, लेकिन ये लोग ये बातें नहीं करते, ये लोग ये बातें करते हैं, ये लोग अजीब सी बातें करते हैं सर. क्या बोलते हैं?
सर गार चालू ही हुआ 1/4/2017 से, तो अगर उसके पहले का अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसपे गार लग ही नहीं सकता। प्लस कहता है कि क्योंकि आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे गार नहीं लगा, तो भैया आपकी बोनस इन्वेस्टमेंट पे भी गार नहीं लगेगा। सर बहुत ही सेंसलेस सा जवाब है, लेकिन सर आंसर आपको यही लिख के आना पड़ेगा क्योंकि ये उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। पुराने प्रोविजन है सर, अगर यही आपके सामने क्वेश्चन में आ जाता कि सर 1/4/2019 को इन्वेस्टमेंट होती, तो क्या करते सर? फिर भी गार नहीं लगता, फिर भी तो नहीं लगता, लेकिन आंसर आपको इनके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। अगर कभी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो डेट से रिलेटेड आंसर ही लिखना पड़ेगा आपने। डी इज एन इंडियन कंपनी, इनकॉर्पोरेट्स अ होल्ली ओन सब्सिडियरी कंपनी इन कंट्री सी, कंट्री एक्स, अच्छा, इन विच इज द लो टैक्स जुरिसडिक्शन, अच्छा, ओह, with the equity share capital of 1 crore, out of the equity share capital C gives loan to Mr. C, अच्छा, at a rate of 5% and no other capital, अच्छा, सुनो सुनो क्या कह रहे हैं, देखना क्या कहना, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, डी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, इसने एक होलली ओन सब्सिडरी बनाई कंट्री सी में, ठीक है, सॉरी एक कंपनी बनाई कंट्री एक्स में, कंट्री एक्स में कंपनी सी बनाई, ठीक है सर। इसमें इसने इक्विटी इन्वेस्ट की, इक्विटी इन्वेस्ट की 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ की इक्विटी इन्वेस्ट की, अच्छा सर इसने इसी इक्विटी को इंडिया की दूसरी कंपनी में डेट दे दिया, और सर डेट एट द रेट 5% दे दिया, यानी सर अल्टीमेटली इसी ने इसी को ही 5% का डेट दे दिया, ठीक है, कोई बात ही नहीं है, आउट ऑफ द इक्विटी कैपिटल, ठीक है। देयर इज नो एक्टिविटी, सर इस कंपनी का कोई है नहीं सर, अल्टीमेटली ये जो अकोमोडेटिंग पार्टी आप लेके आ रहे हो सर, इसका कोई मतलब ही नहीं है सर। क्या इस ट्रांजेक्शन पे गार लगा सकते हो? देखो, ट्रांजेक्शन पे आप गार लगा सकते हो सर, देखो इस ट्रांजेक्शन का कोई कमर्शियल सब्सटेंस तो है नहीं, प्लस टैक्स बेनिफिट भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली गार तो लगना चाहिए, लेकिन सर गार तभी लगता है जब 3 करोड़ के ऊपर का ट्रांजेक्शन, जब 3 करोड़ के ऊपर का टैक्स बेनिफिट होता है सबको मिला के। तो भैया यहाँ तो लोन ही 1 करोड़ का है, तो इसमें क्या टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ के ऊपर का होगा, तो भैया काहे को गार लगाएंगे। However, if tax benefit arising from all the party does not exceed 3 करोड़, तो इसमें गार नहीं लगेगा सर। यहाँ पे therefore agreement is deemed to lack commercial substance, वैसे तो सर राउंड ट्रिपिंग हो रही है सर, deemed to lack commercial substance है, काहे को गार लगाएंगे। कायदे से लगना चाहिए सर, क्योंकि कमर्शियल सब्सटेंस है नहीं ट्रांजेक्शन में। सर टैक्स बेनिफिट भी इन्वॉल्व है, लेकिन सर एग्रीगेट ट्रांजैक्शन में एग्रीगेट टैक्स बेनिफिट तो सिर्फ 3 करोड़ तक का है, तो कोई गार नहीं लगाया जाता है सर इस केस में, ठीक है, चलो ठीक है। देखो, मैनेजमेंट ऑफ मेसर्स के टी प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई इज प्लानिंग टू अक्वायर 5 जेसीबीज, अच्छा, फॉर द बिजनेस पर्पस। टोटल डेप्रिसिएशन पे आपको 30 लाख का डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाउएवर आपके पास एक चॉइस है कि या तो अगर आप मशीनरी खरीदते हो तो 30 लाख का डिप्रिसिएशन ले लो, या तो सर लीज पे लेते हो तो भैया 30 लाख 36 लाख रुपए का लीज रेंटल है। कंपनी ने सोचा एक काम करते हैं, हम लीज पे ले लेते हैं, हम डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करते, हम लीज पे लेंगे, 36 लाख का डिडक्शन लेंगे। क्या गार लग जाएगा मेरे ऊपर सर? क्या गार लग जाएगा सर? एक बात बताइए, तो टैक्स प्लानिंग है ना, टैक्स अवॉइडेंस तो है नहीं सर। खरीदना चाहिए कि मेरे को रेंट करना चाहिए, दिस इज माय पर्सनल डिसीजन ना सर। ये तो सरकार थोड़ी बोल सकती है मेरे को खरीदो कि इन्वेस्ट करो सर, दिस इज टैक्स प्लानिंग, जो मेरे लिए बेटर होगा सर मैं वो करूंगा सर, जो मेरे लिए बेटर होगा सर वो करूंगा ना सर। मेरा इंटेंशन इवेजन, मेरा इंटेंशन अवॉइडेंस तो है नहीं, ना ही मैं लॉ के लूपहोल्स को यूज कर रहा हूँ सर, कुछ भी तो ऐसा कर नहीं रहा हूँ। तो इट इज प्रॉपर टैक्स प्लानिंग सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गार विल नॉट अप्लाई। बड़ी बात तो अवॉइडेंस ही नहीं है सर, ये टैक्स प्लानिंग है। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोलता है? धवल एज 45 का इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू रजिस्टर ब्रोकर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। During previous year 24-25, he made following short-term capital gain of 10 lakh rupees on 30th March 2025. Okay. 20th मार्च तक इसको इतना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया सर, कोई बड़ी बात नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है सर, 20% टैक्सेबल होगा, कोई बड़ी बात नहीं। He's holding 100 equity shares of SPR, परचेज 1/1/2025 को 500 रुपए में, मार्केट प्राइस 200 रुपए की 31 मार्च को, उसने सारे एसपीआर के शेयर्स बेच दिए और सारे के सारे अगले दिन खरीद लिए सर। यानी 500 के शेयर्स थे, परचेज प्राइस 200 में बेचे, यानी सर 300 रुपए का लॉस बुक किया ऑन 1000 शेयर्स, यानी कुल मिला के सर 3 लाख रुपए का लॉस बुक कर लिया, 3 लाख का लॉस बुक कर लिया सर। क्या बात कर दी सर। ही डिड सो टू अर्न द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ताकि उसका 3 लाख से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाए सर। क्या ये इवेजन बनेगा कि प्लानिंग बनेगा? देखो, इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टैक्स हार्वेस्टिंग, इसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं।
अगर कभी भी आपके पास शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एनी कैपिटल गेन यू हैव, आपके पास शेयर्स है जो अचानक से आप बेच सकते हो, बेच के वापस खरीद सकते हो सर, इट इज हार्वेस्टिंग ओनली। सरकार मना नहीं करती है, कहीं से भी एविजन नहीं, कोई भी अवॉइडेंस नहीं है सर, इट इज अलाउड बाय द लॉ, देयरफॉर इट इज टैक्स प्लानिंग, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ एविजन, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ अवॉइडेंस सर, प्रॉपरली ये प्लानिंग माना जाता है, इसको आप प्रॉपरली अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती इस ट्रांजेक्शन में। सर वी गॉट योर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं सर? Under the tax treaties between India and country X, capital gain from the sale of the shares of Red Chillies Limited, an Indian company, were taxable in country। अच्छा, तो इंडिया और कंट्री एक्स का एग्रीमेंट क्या बोलता है सर? कैपिटल गेन इज टैक्सेबल ओनली इन कंट्री एक्स। अच्छा, कैपिटल गेन कभी भी अगर रेड चिली का होगा, रेड चिली कंपनी है, इसका अगर होगा कैपिटल गेन तो सिर्फ कंट्री एक्स में टैक्सेबल होगा। अच्छा, प्रोवाइडेड ट्रांसफर एज द रेसिडेंट, अगर ट्रांसफर जो है ना वो यहाँ का रेसिडेंट है तब, एक्सेप्ट ट्रांसफर होल्ड्स मोर देन 10%। अच्छा, ट्रांसफर यहाँ का रेसिडेंट है कंट्री एक्स का, प्लस लेस देन 10% होल्ड करे। अच्छा, या 10% या उससे कम होल्ड करे, ठीक है, ओके। A resident of country X invest in Red Chillies even though through its two subsidiaries ललित एंड मोहन। अच्छा, एक पर्सन है कंट्री एक्स का, इसने दो एंटिटीज बनाई, एक ललित नाम की एंटिटी बनाई, एक मोहन नाम की एंटिटी बनाई। अच्छा सर, एक ललित और एक मोहन नाम की एंटिटी बनाई, ठीक है सर। दोनों की कंबाइंड होल्डिंग्स 9.95। अरे यार, तुमने 10 पॉइंट को अवॉइड करने के लिए दो अलग अलग कंपनीज बना दी। अच्छा, देखो, अगर ये कंपनी, अगर यहाँ की कोई एंटिटी 10% से कम अगर होल्डिंग रखती, 10% से कम अगर होल्डिंग रखती अगर रेड चिलीज में, तो इसको डिडक्शन मिलता। तो इसने भैया ज्यादा होल्ड करता था, तो इसने अलग अलग सब्सिडीज बना दी, ललित के नाम सब्सिडी बना दी, मोहन के नाम से सब्सिडी बना दी, सर अलग अलग नामों से सब्सिडी बना दी, ताकि सर ये लोग इस 10% लॉ को बाईपास कर सके। सर सरकार ने क्या करेगी सर? घर कार्ड लगा देगी, सीधी सी बात है सर। इन सब्सिडीज का कोई कमर्शियल सब्सटेंस थोड़ी है, ये जो सब्सिडीज बना रखे हैं ललित और मोहन सर, इनका कोई कमर्शियल सब्सटेंस तो है ही नहीं सर। अल्टीमेटली सर इस पे गाड़ी लग जाएगा सर। resulting in combined shareholding of 19.95, subsidiaries sell their shares and claim the exemption which is, क्योंकि वो 10% से कम होल्ड करते हैं। देखो सीधी सी बात है, आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप 10% से कम होल्ड करते हैं, लेकिन आपने दो सब्सिडीज बना दी और आप दोनों से 10-10% कम होल्ड कर रहे हो, इतनी सब सब्सिडीज का सब्सटेंस पे तो कुछ है ही नहीं। अकोमोडेटिंग पार्टी को हम वन ट्रीट कर लेंगे, और क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है तो भैया आपके ऊपर गार लगा देंगे सर, ऐसा कह सकते हैं हम यहाँ पे। सब्सिडीज बनाए, ऐसा कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है सर, इकोनॉमिक कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, कॉन्सिक्वेंटली सर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट मान लेंगे और सर गार लगा देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ, क्या कह रहा है? RH स्टील्स इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अच्छा, RH स्टील्स एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया में, इट सेट्स अप 2 यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सर एक SEZ में है और एक नॉन SEZ में है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। For manufacturing of the steel bottles, the company transfers the product to non-SEZ। सर SEZ का प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है नॉन SEZ में, at a price lower than fair market value। हो। अच्छा सॉरी, उल्टा, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन एसोसिएट, सर उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यहाँ से सर नॉन एसोसिएट से एसोसिएट में ट्रांसफर हो रहा है। ओए होए 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 होए, आप अपने एसोसिएट नॉन एसोसिएट का सेल्स में वैल्यू कम कर रहे हो, क्योंकि सर कम में ट्रांसफर कर एसोसिएट में। यहाँ की सर क्या हो रहा है सर, यहाँ की परचेजेस सर सस्ती हो जा रही है, यानी यहाँ का प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। ओ मतलब अल्टीमेटली सर आप नॉन एसोसिएट से अपना प्रॉफिट एसोसिएट में शिफ्ट कर रहे हो सर। इसी को ही हमने छोटापंथी बोल रखा है, और इसी को हमने बोल रखा है कि सर ऐसे ट्रांजेक्शन पे डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है सर, गार नहीं लगेगा, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। ओके तुम लोग भी सोचते हो ना, बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं। In respect of such products transferred from non-SEZ, only significant manufacturing takes place in the SEZ। अच्छा, significant manufacturing से होती है। In this way, the company is able to show higher profit in SEZ and non-SEZ। Consequently, they claim deduction while computation the income। the अच्छा, ठीक है। The sales of the bottle transferred constitute 15% of the total turnover। सर यहाँ गार इन्वोक हो जाएगा। देखो अल्टीमेटली सर यहाँ गार लगना ही नहीं चाहिए। हमारे पास स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स अपने पास हैं, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स है, तो आइडियली सर अपने को पहले स्पेसिफिक रूल्स लगाने चाहिए। बट सर गार कैन को एग्जिस्ट, सीवीडीटी कहता है कि गार एंड सार में को एग्जिस्ट, तो अपने को यही ज्ञान यहाँ पे लिख के आना पड़ेगा। एडवांटेज हो रहा है 10AA के प्रोविजंस लगते हैं सर, 80I के प्रोविजन लगते हैं सर। ट्रांजैक्शन अगर 20 लाख से ज्यादा, 20 करोड़ ज्यादा का है तो सर 94BA यानी डोमेस्टिक, 92BA यानी डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लग जाएंगे। बस सर यहाँ पे आपको कायदे से तो आपको गार नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा सीबीडीटी कहता है, गार सीबीडीटी कहता है कि भैया चाहो तो गार और सार्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सर फालतू सी बात कहता है, लेकिन सर सिंपल सा क्वेश्चन था, नीड नॉट टू वरी एट ऑल। सर क्वेश्चन नंबर 23 मिसलेनियस प्रोविजन से देखते हैं क्या बोलता है। मिस्टर भूवैन
Mr. Bhuvan proposes to purchase his business proposes to purchase for his business certain raw materials from Srinivas. In the view of the scarcity of the product, सर श्रीनिवास ने बोला कि भैया कैश पेमेंट करो. भुवन ने अग्री कर दिया. 23 मार्च 2025 को परचेजेस वर इफेक्ट थ्रू कैश इनवॉइस ऑफ 320. ओह माय गॉड. जो मिस्टर भुवन है सर, इसने 3.2 लाख रुपीस का कैश पेमेंट कर दिया. सर अगर आप कभी भी कैश पेमेंट कर देते हो ना तो सर 48(3) में आपको तो पहले तो डिसअलाउड हो जाता है, आपको गारंटी डिसअलाउड होगा. सर ठीक है. इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन व्हाट विल बी द डेट्रीमेंटल इफेक्ट इन द हैंड्स ऑफ भुवन एंड श्रीनिवास एंड सर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करो सर. ब्रीफली एक्सप्लेन करो सर. प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स में देखो भैया, हमारे हाथ में जो पेयर है ना भुवन, जो भुवन है इसके हाथ में. सर समझ गया आपको भुवन बोलने में मजा आता, जरूरी नहीं रिपीट करो सर. सर भुवन जो है ना इसके हाथ में 48 का डिसअलाउंस होगा, और जो श्रीनिवास है ना जो रेसिपिएंट है सर, इसके हाथ में एक सेक्शन आता है, सेक्शन होता है सर 269 ST. अगर आप सिंगल पर्सन से सिंगल डे में सर अगर कभी भी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में 2 लाख के ऊपर ले रहे होते हो ना, तो भैया उस केस में डिसअलाउंस हो जाता है, प्लस आपके ऊपर सर 271 DA की पेनल्टी लगाई जाती है. 100% ऑफ दी वायलेशन की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है. ओह, क्या आपका आंसर बदलेगा अगर कैश परचेज आपने भुवन ने अलग अलग दिनों पे कर रखी है 180 और 140? देखो अगर भुवन अगर 2 हिस्सों में परचेज करता है 180 और 140 तो भैया फिर भी भुवन के लिए तो डिसअलाउंस तो होगा ही होगा. लेकिन जो श्रीनिवास है ना, श्रीनिवास के लिए डिसअलाउंस नहीं होगा, श्रीनिवास के लिए पेनल्टी नहीं लगेगी. सिंपल कारण ये है कि भैया जो श्रीनिवास कर रहा है परचेज 2 लाख से अलग अलग कर रहा है, अलग अलग डे पे अलग अलग परचेज कर रहा है, 2-2 लाख से कम की कर रहा है ना, तो भैया श्रीनिवास के हाथ में सेकंड केस में कोई पेनल्टी लगेगी. बट आंसर विल नॉट चेंज इन केस ऑफ भुवन. सर वी गॉट दिस पॉइंट सर. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का. सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर, बहुत ही प्यारा मस्त सा बिल्कुल झम्म सा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यारा सा मजा ही आ जाएगा ऐसा वाला क्वेश्चन है आपके साथ. आ जाओ बिल्कुल फटाक से आ जाओ. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेट रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस कैरिड आउट बाय अ ब्रांच इन यूएस फॉरेन करेंसी टू यूएस बेस्ड फॉरेन करेंसी इन इंडिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025. सर ब्रांच का क्वेश्चन यानी नियरली सर कह सकते हैं इसमें हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट होगा. सर होगा लॉस कितना 28 लाख का आफ्टर द चार्ज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस. सर लॉस है आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट. सर अगर मैं आपको याद दिलाऊं सर ब्रांच कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, ब्रांच का प्रॉफिट अगर आपको याद हो सर, टोटल इनकम निकालनी पड़ती है अपने को ब्रांच की, टोटल इनकम ऑफ पी. इसमें 5 एडजस्टमेंट करते हैं सर. अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का, सेकंड सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का, ठीक है सर. इसके अलावा थर्ड एडजस्टमेंट किस चीज का करते थे सर? थर्ड एडजस्टमेंट किसका करते थे? थर्ड एडजस्टमेंट किसका करते थे सर? चैप्टर 6 के डिडक्शंस का. सर ठीक है. इसके अलावा सर चौथा एडजस्टमेंट सर फैमिली प्लानिंग का करते थे. और पांचवा एडजस्टमेंट सर कौन सा करते थे? पांचवा एडजस्टमेंट करते थे सर हम लोग करते थे हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का. सर ये 5 एडजस्टमेंट्स करते थे पी पे. देखो सर क्या क्या दे रखा है अपने पास, क्या क्या दे क्या रखा है सर, दे क्या रखा है समझते हैं. सर अपने को ना सर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दे रखा है 18 लाख रुपए का, तो ये तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे. सर कर दिया, बिल्कुल फटाक से कर देंगे सर, कोई बात ही नहीं है इसमें. सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, सर लॉस है ये भी ले लेंगे, ये भी बिल्कुल ले लेंगे सर. स्पेक्युलेटिव लॉस है ये भी ले लेंगे. 1.5 और 17 सर ये भी ऐड कर देंगे. 1.5 लाख प्लस 17 लाख सर ये भी ऐड कर देंगे. सर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 29 लाख है सर, ये भी ले लेंगे. ओके सर सब ले लेंगे, बिल्कुल सब ले लेंगे. हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 165 सर ये भी ले लेंगे. सर ये भी सब ले लेंगे. ठीक है सर, सब एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कर दिए हमने, देख के बिल्कुल आराम से कर दिया. सर यहाँ पे पी ले लिया 28 लाख, ये हमारा आंसर सही आ जाएगा. अरे बाबा 28 लाख ऐसे कैसे सही आ जाएगा? थोड़ा खौफ करो खुदा का, थोड़ा खौफ करो खुदा का. सर सोचो एक बात बताओ, तुमको बोला ना पी करना चाहिए, पी लेना चाहिए. तुमको बोला ना मैंने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट लेना चाहिए. सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट लेना पड़ता है अपने को. एक बात बताओ मेरे को, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का अपने को टोटल इनकम लेना है, टोटल इनकम लेना है. सर 28 लाख का टोटल इनकम है क्या? एक बात बताओ तुम मेरे को, ऐसा कौन सी टोटल इनकम तुम सीख के आए हो बचपन से जहां पे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस किया होता है? ऐसी कौन सी टोटल इनकम होती है जहां पे सर शॉर्ट टर्म लॉसेस आपको ऐड किए हुए मिलते हैं? सर ऐसी कौन सी टोटल इनकम होती है भैया? ऐसी कौन सी टोटल इनकम होती है? तुम कौन से बचपन में कौन से स्कूल में टोटल इनकम ऐसी पढ़ के आए हो जहां पे सर तुमको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस ऐड माइनस किए होते हैं? यानी सर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट तो चलो किया हुआ होगा टोटल इनकम में, इसका कोई सवाल ही नहीं है. अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हमने यहाँ नीचे दे दिया, तो सर यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं. अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट यहाँ पे दे दिया. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट दे दिया, तो भैया इसका भी एडजस्टमेंट नहीं देंगे. सर
एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स वीआरएस। सर एक बात बताओ मेरे को, वीआरएस का एडजस्टमेंट देना नहीं चाहिए हमको? एक बात मुझे लॉजिकली बताओ, अपने को टोटल इनकम सही निकालनी है सर, टोटल इनकम तो सही निकालनी पड़ेगी ना, टोटल इनकम तो सही निकालनी पड़ेगी। तो भैया एक बात बताओ, टोटल इनकम में 12 लाख रुपए आपने माइनस कर रखा है, जबकि अलाउ तो सर 150 होना चाहिए था। यानी सर 9.6 लाख रुपीस का ऐसा वीआरएस है ना जो अपने को इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना, 9.6 लाख रुपीस का ऐसा वीआरएस जो एडजस्ट करना पड़ेगा। हम्म, सर पॉइंट है, 9.6 लाख का ऐसा वीआरएस जो अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। सर दिस इज नॉट ये एडजस्ट, ये 12 लाख माइनस हो क्या है, टोटल इनकम गलत निकल रही है ना सर, टोटल इनकम सही की भी तो करनी पड़ेगी। सर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस का भी एडजस्टमेंट कायदे से करना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे कर दिया ना सर, ठीक है हमने यहाँ पे कर दिया स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस, तो अपने को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सर उसके अलावा और कौन सी चीजें अपने जो एडजस्ट करनी चाहिए, स्पेक्यूलेटिव हमने कर दिया, चैप्टर 6 का डायरेक्शन हमने दे दिया सर, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का भी हमने दे दिया, यानी सर अल्टीमेटली सर टोटल इनकम को करेक्ट करने के लिए 9.86 लाख का भी अपने को एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। सर क्यों दिया है आपने कायदे से? सर कायदे से इसलिए दिया है ना क्योंकि अल्टीमेटली सर अपने को टोटल इनकम सही भी तो करनी पड़ेगी ना। ये जो टोटल इनकम 28 लाख की दे रखी है सर, 28 लाख की सही थोड़ी है टोटल इनकम, इसमें से कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट अपने को करने पड़ेंगे ना, जो अपने को कर देने चाहिए। अपने को एडजस्टमेंट ऐसे करने पड़ेंगे ना जो गलत कर रखे हैं, तो उसको सही तो करना पड़ेगा। सर आपको वीआरएस जो एक्स्ट्रा डाल रखा है उसको हटाना पड़ेगा ना अपने को। 28 लाख का लॉस है, माइनस करेंगे 9, सॉरी 28 का लॉस है, प्लस करेंगे 9.6, ठीक है। उसके बाद 18 प्लस करेंगे, उसके बाद सर 1.5 प्लस करेंगे, सर 1.5 प्लस करेंगे, प्लस 17 प्लस करेंगे, प्लस 29 प्लस करेंगे, प्लस 165 प्लस करेंगे। कुल मिला के सर मेरा आ रहा है एटीआई कितनी, 2121, सॉरी 2121, एक एक टू मल्टीप्लाई 1 लाख भी कर लेता हूँ सर, कितने आ रहा है सर, 2121, 1 2 3 4, सर इतना मेरी एटीआई आ रही है। सर इसका 5% मेरे को अलाउ होता है, सर इसका 5%, सर इसका 5% अपने को अलाउ होता है। सर ये मेरा एटीआई आ जाएगा। सर एटीआई मेरी सही आ गई ना सर, मेरे को नीचे दे रखा है क्वेश्चन में सर एटीआई, अगर मेरी सर 3 साल की एवरेज दे रखा है, सर किस काम का एवरेज? सर एटीआई मेरे किसी काम की नहीं होती अगर 3 साल की, अगर मेरा इस साल की पॉजिटिव आ जाए, अगर इस साल की नेगेटिव आती है तो मैं 3 साल का एवरेज लेता हूँ, अदरवाइज तो मेरे किसी काम की नहीं एटीआई। सर मेरे को अलाउड है हेड ऑफ एक्सपेंस कितने होंगे? सर अलाउड होंगे 1060500, और पे कितने का रखे 165, 1 2 3 4, सर इतना मेरे को अलाउ होना चाहिए सर, सही बात है इतना अलाउ होना चाहिए सर, लेकिन ये अलाउ किस में होंगे ये भी तो मैटर करता है ना। तुमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम डिक्लेयर्ड बाय द ब्रांच, ठीक है, आपको टोटल इनकम निकालनी है। तो भैया टोटल इनकम ऐसे ही नहीं निकल आती, आपने को ऐड करना पड़ेगा। 28 लाख का लॉस है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन अलाउड होता है टोटल इनकम में, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउड होता है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अलाउ नहीं होता है कभी भी टोटल इनकम में, इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। वीआरएस का खर्चा सर 9.6 लाख से ऐड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड सर, टोटल इनकम में अलाउ नहीं होता कभी वीआरएस का खर्चा। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस कौन से बचपन वाले स्कूल में तुम सीख के आए हो कि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस माइनस करना होता है टोटल इनकम निकालने के लिए? सर इसको तो हमेशा ऐड बैक ही करना पड़ेगा। सर डिडक्शंस अलाउड होते हैं टोटल इनकम में। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस सर 165 ऐड बैक कर दो, माइनस कर दो सर 10 पॉइंट, माइनस कर दो 10.65, 10,65,500, नहीं कितना है सर, 10,60,500, इतना माइनस कर दो। सर जैसे ही आप इसको करोगे ना बाबा, मस्त रूप से आंसर तुम्हारा आ जाना चाहिए, 1.5 प्लस 9.6 प्लस 17 प्लस 165 माइनस 10.60 आना चाहिए सर 15 लाख 40, सॉरी 154 लाख एक्चुअली, 154 लाख 495, ऐसा कुछ 495 आना चाहिए, ठीक है 495 इतना कुछ आना चाहिए, देखो 154 495, सर ऐसे आएगा आपका आंसर। देखो अल्टीमेटली वीआरएस हमने एडजस्टमेंट नहीं कर रखा, हमने वीआरएस का एडजस्टमेंट नहीं कर रखा, जो 5 एडजस्टमेंट अपने को वही 5 एडजस्टमेंट करने हैं। ये वीआरएस ना हम टोटल इनकम को सही करने के लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली टोटल इनकम गलत दे रखी है ना अपने को, तो टोटल इनकम को सही भी तो करना पड़ेगा। ओके सर समझ में आ गया अपने को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। Mr. Joseph is a non-resident and a person of Indian origin furnishes you the following information for the previous year ended 31st March 2025, ठीक है। सेल्स प्रोसीड ऑफ लिस्टेड शेयर्स इन ए लिमिटेड कितना है? अच्छा देखो सर, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, नॉन रेजिडेंट है सर, यानी एनआरआई टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। और सर सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में सबसे बड़ा क्या आता है ना सर, एनआरआई टैक्सेशन में क्या 112 ए जब लगाते हैं तो क्या उसमें 1.25 लाख का बेनिफिट मिलता है? राइट आंसर इज सर, अगर वो ऑप्शनल प्रोविजंस में ऑप्ट कर रहा है, अगर वो 12.5% 10% से एनआरआई वाले प्रोविजन में टैक्स भर रहा है, तो भैया कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता 1.25 लाख का। लेकिन अगर ये एनआरआई के प्रोविजन से बाहर आता है तो भैया 1.25 लाख का बेनिफिट लिस्टेड सिक्योरिटीज पे आपको दे देंगे। सर इतना अपने को पता होना चाहिए, इतना बेसिक पता होने से आपका आंसर मैच हो जाएगा। सर बेचा कब है? सर 31 मई 2024 को बेचा हुआ, कितने में बेचा है सर? 6 लाख रुपए में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 1,10,000 रुपए।
सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कर रखा है सर 50,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है सर। इंटरेस्ट ऑन अच्छा कैपिटल गेन निकालोगे क्या आप लोग? कैपिटल गेन निकलवाओ ना सर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है सर? 6 लाख। माइनस सर ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना है सर? 50,000। नेट कंसिडरेशन हो गया कितना? 5.5। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया कितना सर? 1.1। यानी सर कुल मिला के कैपिटल गेन कितना आ गया सर? 4.4 का कैपिटल गेन आ रहा है, 4.4 लाख का। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको कितनी है सर? 81,000। एक बात बताओ, अगर सर कोई एनआरआई होता है, अगर कोई प्यारा प्यारा सा अगर एनआरआई होता है, तो भैया उसके हाथ में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितनी टैक्सेबल होती है सर? एक बात मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कोई एनआरआई रहता है उसका 20% प्लस 4% से टीडीएस नहीं काटते? कोई भी एनआरआई रहता है सर, उसका 20% प्लस 4% से टीडीएस नहीं काटते। तो यानी सर अगर इसका मैं 20.8% टीडीएस काटूंगा, तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है, ये जो इंटरेस्ट इनकम है, ये 79.2% के बराबर है। यानी सर अगर मैं आपको निकालने के लिए बोलूं तो मेरी डिविडेंड इनकम कितनी, इंटरेस्ट इनकम कितनी आएगी सर? इंटरेस्ट इनकम आएगी सर 102,272। सर इतनी मेरी इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी, 102,272 की मेरी इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी सर। ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पब्लिक। अच्छा सर पब्लिक, एक बात बताओ, क्या आप लोग मेरे को रिकॉल करवा सकते हो फॉरेक्स एसेट्स होते कौन कौन से हैं? देखो फॉरेक्स एसेट होते कौन से? शेयर्स की अगर मैं बात करूं ना, तो शेयर्स में किसी पब्लिक कंपनी की हो सर, प्राइवेट कंपनी की हो, इट इज अ फॉरेक्स एसेट। अगर डिबेंचर्स की बात करूं तो भैया सिर्फ पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स ही फॉरेक्स एसेट होते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं देखने पड़ेंगे, प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स नहीं देखने पड़ते। डिपॉजिट्स भी पब्लिक कंपनी के होने चाहिए। और सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज भी हमारी ये मनी म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज हमारी फॉरेक्स एसेट होती है। तो क्या कह रहा है सर? डिपॉजिट इज पब्लिक कंपनी सर, ग्रॉस है, तो भैया ये हमारा पूरा का पूरा 20% वाला जाएगा। ओके सर, ये भी 20% जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज प्राइवेट लिमिटेड। हे माँ माता जी, हे माँ माता जी, ये तो तुम्हारा सीधे सीधे स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा सर। स्लैब रेट से, स्लैब से, बिल्कुल स्लैब से लगेगा। ओके। फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी। अच्छा देखो, आपने बेचे मई में और खरीद लिए नवंबर में। बेचे मई में, खरीद लिए नवंबर में, 6 महीने के अंदर आपने खरीद लिए शेयर्स। 6 महीने के अंदर खरीद लिए ट्रांसफर के रेट से। यानी सर आपको ना 115F का एग्जामेशन मिलेगा। और 115 का एफ का एग्जामेशन कितना बोलता है सर? कहता है सर कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन लेना पड़ता है अपने को। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है सर? कैपिटल गेन कितना है सर? कैपिटल गेन है 4.4 लाख रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है सर? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 2.2 लाख। नेट कंसिडरेशन सर 5.5 लाख है सर। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे 6 लाख लेके। तो भैया इसका थोड़ा सा ध्यान दे देना, लाज रख लेना मेरी भी थोड़ी सी अपनी। सर मस्त समझ में आ गया अपने को सर। 1.76 का एग्जामेशन हो गया। कैपिटल गेन आ जाएगा कितना अपना सर? 4.4 माइनस करके सर 2.64 लाख रुपीज का कैपिटल गेन आ जाएगा सर। ये टैक्स लगेगा 10% से। कोई 1.25 लाख का बेनिफिट नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना सर, नहीं देना। ओके सर, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जोसेफ सर। देखो 2.54 2.64 लाख ऐड कर लोगे आप, प्लस उसके अलावा सर 102 भी ऐड कर दोगे सर, 3,25,000 भी ऐड करोगे, प्लस 5,50,000 जो जो ब्लू में हाईलाइट कर रखा है सर आप ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 264 प्लस 102,272 प्लस 325 प्लस 555 1 2 3 सर कितना आता है? 12,46,272 सर। दिस इज माई टोटल इनकम, दिस इज माई टोटल इनकम। ओ माई गॉड सर, बिल्कुल मैच कर गया सर, बिल्कुल ही मैच कर गया, बिल्कुल ही मैच कर गया सर, बिल्कुल ही मैच कर गया सर। समझ में आ गया। टैक्स लगाना इस पे 10% लगेगा। इस इनकम पे इंटरेस्ट, इन दोनों इंटरेस्ट इनकम्स पे सर 20% टैक्स लगेगा। और सर इस पे स्लैब रेट से लगेगा सर। जो भी हमारा टोटल टैक्स निकलेगा उस पे 4% उस कुत्ते को फेंक के मारनेगा सर। जैसे ही हमने एजुकेशन सेस ऐड करेंगे हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा। अरे वाह सर, कैसे सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैच कर गया। अगर हमको बोलता वो, अगर वो भोला भाला सा सीधा साधा सा, मैं तो नादान सा इंसान, अगर हमसे पूछेगा कि भैया टैक्स लायबिलिटी में पेबल निकालो, तो भैया हम जो टैक्सेशन है सर उसमें से डिविडेंड वाला जो हमारा इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसमें जो टीडीएस कटा हुआ उसको माइनस कर देंगे। हम्म। सर एक सवाल और आया था मेरे पास यहाँ पे, किसी ने बोला था सर जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है सर, इस पे 115A लग सकता है क्या? इस पे 115A लग सकता है क्या? राइट आंसर इज नहीं लगा होगा। अभी जो हमारा एमटीबी में क्वेश्चन आया था ना, उसमें 115A लग रहा था। उसमें एक क्वेश्चन में 115A लग रहा था सर। एनआरआई ने अर्न कर रखा था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डिबेंचर्स पे अर्न कर रखा था, लेकिन सर उस पे 115A लग रहा था सर। 115A तब लगता है ना जब सर नॉन रेसिडेंट इंडिया में पैसा देता है, फॉरेन करेंसी में देता है, तब 115A लगा के 20% टैक्सेबल करवाते हो सर। लेकिन ये तो इसने तब डिपॉजिट कर रखा है जब वो रेसिडेंट था ना। तो भैया रेसिडेंट पर्सन अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर 115A का बेनिफिट थोड़ी मिलेगा, तो स्लैब रेट से ही लगना चाहिए ना। ओके सर, समझ में आ गया। सर डुप्ली टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट सर, ये क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा परेशान करता है। ये क्वेश्चन ना बहुत परेशान करता है सर अपने को। मैं आपको जो आपको जड़ी बूटी बताने वाला हूँ ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस आपको वही फॉलो करनी है, आपको कुछ भी और फॉलो नहीं करना है इसके अलावा। देखो
मिसेस सुधा शर्मा 61 साल की है सर, 61 साल की यानी सीनियर सिटीजन है सर, ठीक है, ध्यान देना, स्लैब चेंज हो जाएगी। Married and settled in Calcutta, she is an Hindustani classical singer and composer who performs concerts in India and country M. She visits country M for musical season, तो अक्टूबर से लेके मेगा म्यूजिक में पार्टिसिपेट करती है और बाकी पूरा टाइम इंडिया में पड़ी रहती है। इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स कितना है सर? इंडिया में कॉन्सर्ट की इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है सर, 10 लाख रुपए ले लेंगे हम। कंट्री एम में सर कॉन्सर्ट की इनकम है 12,275, 12,275। देखो कॉन्सर्ट की इनकम है बिजनेस इनकम होती है। अगर सर कभी भी आप बिजनेस इनकम अर्न करते हो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट लेना पड़ता है सर? प्रीवियस ईयर एंड का रेट लेना पड़ता है सर, प्रीवियस ईयर एंड का रेट लेना पड़ता है, हमको पता है ये चीज। सर अभी पीजीपी इनकम होती है ना, पीजीपी इनकम होती है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है या आईएफओएस की इनकम होती है सर, आईएफओएस में कौन सा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को छोड़ के कोई भी अदर इनकम होती है तो उसको ईयर एंड की रेट से कन्वर्ट करते हैं। तो भैया जो भी मिसेस सुधा का है, मिसेस सुधा का जो बिजनेस इनकम है ना, उसको कन्वर्ट किस रेट से करेंगे? कंट्री एम में 31 मार्च के रेट से 80 रुपए से कन्वर्ट करूंगा सर, इसको 80 रुपए से कन्वर्ट करूंगा, मेरी इनकम आ जाएगी 12245 इंटू 80 सर, यानी 979,600 की मेरी इनकम आ जाएगी मिसेस सुधा की, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड इन कंट्री एम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय हर इन दैट कंट्री इज 2500 सर, 2500 का टैक्स डिडक्टेड है। सर अगर मैं टैक्स डिडक्टेड को कन्वर्ट करना चाहूंगा प्रेम मोहब्बत के साथ, सर अक्टूबर में टैक्स डिडक्ट हुआ है, अक्टूबर में टैक्स डिडक्ट हुआ है सर, अगर अक्टूबर में टैक्स डिडक्टेड को कन्वर्ट करना है तो सर मेरे को सितंबर 30th की रेट लेनी पड़ जाती है, तो भैया 30th सितंबर की रेट कितनी है सर? ये भी 80 ही है। देखो खुदा का वरदान है, गलती भी करोगे तो भी सही आंसर आएगा। अरे वाह सर। शी अर्न्स CND 10,000 बाय द वे ऑफ रॉयल्टी इन हर कॉपीराइट इन म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। देखो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन में अगर आपको कॉपीराइट पे रॉयल्टी मिलती है ना सर, इस पे 80 क्योंकि भी क्लियरली नहीं मिलता, इस पे 80 क्योंकि भी क्लियरली नहीं मिलता। तो भैया जो 10,000, ये देखो कंट्री एम की इनकम ये है, कंट्री एन की इनकम कितनी? 10,000 सर। अगर इसको कन्वर्ट करता हूँ ये भी एक तरीके की बिजनेस इनकम ही, और बिजनेस इनकम को कन्वर्ट करने के लिए सर रेट कौन सा यूज करते हैं? ईयर एंड का रेट लेते हैं, यानी सर यहाँ पे भी 79 ही लेने वाले हैं हम, 79 लेंगे और यहाँ पे 7,90,000 रुपीज की हमारी इनकम आ जाए कंट्री एन की। रॉयल्टी इज पेड एवरी ईयर ऑन 31st मार्च आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% टीडीएस सर, रॉयल्टी में 10% टीडीएस है, यानी सर 10,000 रुपए का टैक्सेस ये लोग उस कंट्री में 1,000 रुपए का टैक्स उस कंट्री में भर के आई है, वो भी सर कब? मार्च में टैक्सेस भर के आई है, ठीक है। इन इंडिया शी हैज इंटरेस्ट इनकम ऑफ 4 लाख सर, एफडी पे इंटरेस्ट हम आती है सर इंडिया में 4 लाख रुपए का सर, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा 25,000 रुपए का सेविंग्स इंटरेस्ट अकाउंट है, अच्छा 25,000 रुपए का सेविंग्स से भी इंटरेस्ट कमाती है सर। पहले रेजीम चेक कर लो भैया, रेजीम चेक कर लो, रेजीम चेक कर लो क्या बोल रहा है। कंप्यूट द टोटल इनकम नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस सुधा, शी ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सर, ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सर, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है, यानी सर ओल्ड रेजिम में जाना पड़ेगा तो 3 लाख वाला बेनिफिट मिलेगा। प्लस सर इसमें अपने को मिलेगा, सुधा शर्मा जी है ना, शर्मा जी है ना, तो भैया इसमें 80 टीटीबी भी मिलेगा, कितना? 50,000 रुपीज का 80 टीटीबी मिलेगा, ओके सर, इतना भी मिल जाएगा। उसके अलावा क्या कह रहे हैं? शी पेज मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ 25,000 टू इंश्योर हर हेल्थ, 35,000 फॉर दी, अच्छा 30,000 फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हर हस्बैंड। देखो 80D कितना मिलेगा सर? देखो अपने लिए प्लस अपने हस्बैंड के लिए कुल मिला के सर 50,000 रुपए तक का मिलता है। अगर सीनियर सिटीजन हो 50,000 तक का मिल जाएगा, उसके बाद शांत रह जाना। उसके बाद क्या कहता है? शी इज रेसिडेंट, शी डिपॉजिट्स 1.5 लाख रुपीज इन पीपीएफ और 1.5 लाख रुपए इन, अच्छा 3 लाख रुपए इन एफडी। भाई अपने बेटे के नाम पे एटीसी में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं कि अपने बेटे के नाम पे करवा सकते हैं, लेकिन सर मैक्सिमम डिडक्शन तो एटीसी में 1.5 लाख ही मिलने वाला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला। अरे बाबा, अरे बाबा। यानी सर टोटल इनकम निकल आएगी सर, देखो टोटल इनकम तो अपने को हमेशा निकालनी है एज इट इज, सब में निकालनी है। टोटल इनकम कितना निकाल लेंगे सर? 10 लाख प्लस 979,600 प्लस 7,90,000 प्लस 4 लाख प्लस 25,000 माइनस 50,000 माइनस 50,000 माइनस 150, यानी सर टोटल इनकम आ जाती है 29,44,600। चेक कर लेंगे इसको। ओ वाह सर, बिल्कुल मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया सर, मैच कर गया। टैक्सेस निकालने, टैक्सेस माइनस कर दो 10 लाख, माइनस कर दो 10 लाख, मल्टीप्लाई कर दो 30%, प्लस 1,10,000 ऐड कर दो यहाँ पे, क्योंकि सर सीनियर सिटीजन है 1,10,000 वाला लगेगा, 1,12,500 नहीं लगेगा, प्लस 4% एजुकेशन सेस ऐड करोगे सर। आप ऐसे भी कर सकते हो पेपर में, इट इज अलाउड। कुल मिला के सर 7,21,115 का टैक्सेस लग रहा है, ठीक है, इतना लग रहा है टैक्सेस, ओके। सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स भी निकाल लेते, इतनी मेहनत की है तो 29,44,600, यानी सर इंडिया में एवरेज रेट ऑफ टैक्स इंडिया में कितना है सर? 24.489% इसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स इंडिया में है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर मुद्दा क्या है यहाँ पे? अब देखना, इंडिया हैज नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद कंट्री एम,
बट हैज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस विद कंट्री एन। कंट्री एम के साथ कोई DDAA नहीं है, कंट्री एन के साथ है। भैया कंट्री एम की रिलीफ निकालेंगे, कंट्री एम की रिलीफ कैसे निकालेंगे? देखो डबली टैक्स इनकम मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेट ऑफ टैक्स और फॉरेन टैक्स रेट विच एवर इज लोअर। सर ये लेना पड़ता है। कंट्री एम में क्या कमाया, क्या कमाया, क्या कमाया? देखो भैया कंट्री एम में क्या कमाया उसने, कंट्री एम में सर 12,445 रुपए 12,245 अर्न किया था। सेम टू सेम एज इट इज इंडिया में उतने का उतना टैक्सेबल है। तो भैया डबल टैक्स इनकम कुछ अलग से थोड़ी है, डबल टैक्स इनकम तो यही है आपकी 12 लाख सॉरी 9,979,600, ये मेरी डबल टैक्स इनकम हो जाएगी। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इंडिया में कितना है सर? एवरेज रेट ऑफ टैक्स इंडिया में 24.489% अभी हमने निकाला। वहां पे कितना टैक्स लग गया भैया? वहां पे टैक्स लग गया 25% से। इफ यू आर अवेयर, कंट्री एम में कितना टैक्स लगा सर? सर कंट्री एम में 12,000 की इनकम पे 25% टैक्स लगा। सर सही पढ़ रहा हूं मैं? सर सर 12,245 रुपए की इनकम में 2,500 रुपए का टैक्स लग रहा है। यानी सर अगर एवरेज रेट ऑफ टैक्स वहां निकालता हूँ, यानी सर 20.4165% का टैक्स वहां लग रहा है। यानी सर 20.4165% वहां पे लगेगा। यानी सर विचेवर अगर मैं लोअर लेता हूँ तो मेरे को सर उतने की रिलीफ मिल जानी चाहिए। कितने की रिलीफ होती है सर? ये 2 लाख रुपए की रिलीफ मिलेगी। 2 लाख रुपए की रिलीफ मिल रही है सर कंट्री एम में। कंट्री एम में 2 लाख की रिलीफ मिल रही है। अगर आप मैच करोगे ना मोटा मोटा आपका आंसर इससे भी सेम ही आएगा, ज्यादा फर्क चेंज नहीं होगा। बट सर दिस सिंक्रोनाइज हमने जो किया ना, एक बार आपको मैच करवा रहा हूँ मैं सर, मैच करवा रहा हूँ सर। फॉरेन टैक्स रेट कंट्री एम में तो 2 लाख रुपए ये तो फिक्स हो गया। कंट्री एम में तो 2 लाख रुपए सर फिक्स हो गया। फॉर्मेट में मत जाओ सर, इसने कुछ भी कर रखा हो सर, अभी इसको मैं फॉर्मेट पर नहीं जा रहा, मेरा आंसर मैच कर रहा है मेरे तरीके से। सर उसके बाद सर दूसरा वाला तो कंट्री एन में, कंट्री एन क्योंकि साथ DDAA है। मैंने आपको ये पढ़ा रखा है कभी भी अगर DDAA होता है तो टैक्सेस पेड इन दैट कंट्री वर्सेस टैक्सेस पेड ऑन सच इनकम इन इंडिया, इतना निकालना पड़ता है। ठीक है सर, इंडिया में 7,90,000 रुपीज पे कितना टैक्सेस लग रहा है? सर इंडिया में 7,90,000 रुपीज पे सर 24.489% से टैक्स लग रहा है। 7,90,000 की इनकम पे 24.489% से टैक्स लग रहा है। यानी इंडिया में उस इनकम पे टैक्स कितना लग रहा है सर? इंडिया में नियरली उस इनकम पे टैक्स लग रहा है सर 193,463। इंडिया में वहां पे इतना टैक्स लग रहा है। ये माताश्री उस देश में कितना टैक्स भर के आई है? देखो उस देश में बोल रहा है कि 10,000 जो अपना क्या CND है इसकी इनकम है, इसका 10% टैक्स वहां भर के आई है। यानी सर 1,000 CND का टैक्स भर के आई है। और टैक्स भरा कब है सर? टैक्स इन्होंने भरा कब है सर? 25 मार्च को। सर 25 मार्च को टैक्स भरा हुआ है। सर कभी भी अगर टैक्स भरता है तो पिछले वाले मंथ की लास्ट डेट से कन्वर्ट करते हैं। तो सर 28 अप्रैल का मुझे लेना पड़ेगा रेट, 28 अप्रैल का टैक्स रेट लेना पड़ेगा। तो इसको 28 अप्रैल से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 78 से, यानी सर 78,000 का मेरा सर टैक्सेस पेड इन दैट कंट्री है, तो उस कंट्री का टैक्सेस पेड 78,000 हो गया। सर विच एवर इज लोअर से कंपेयर करता हूँ तो 78,000 का रिलीफ मिल जाएगा। आप आंसर भी चेक करोगे, आंसर मैच करेगा। देखो ICI कुछ भी फॉलो कर रहा हो, ये बात मानो ना, ICI कुछ भी फॉलो कर रहा हो सर, यहाँ पे तो उसने सही किया है, लेकिन यहाँ पे सर इसने एवरेज रेट ऑफ टैक्स लिया है क्या, क्या लिया है सर, पल्ले नहीं पड़ता। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ ना, मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है, इससे सारे आंसर मैच होते हैं ICI के। आप ये चीज मान लो, कभी भी अगर DDAA है तो टैक्सेस पेड इन दैट कंट्री वर्सेस टैक्सेस पेड इन आवर कंट्री आपको कंपेयर करना है। सर अगर DDAA नहीं है तो भैया इस केस में डबल टैक्स इनकम, फॉरेन टैक्स रेट, एवरेज रेट ऑफ टैक्स कंपेयर करना है। सारे के सारे आंसर, इवन जो नया वाला NTP आया ना अपना May 25 सितंबर 25 वाला, इसके भी सारे आंसर इसी फॉर्मेट से मैच करते हैं। अगर आप किसी एक फॉर्मेट में स्टिक रहोगे कि नहीं सर कन्वर्जन है तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है तो ऐसा करेंगे, मैं तुमको बता रहा हूँ नहीं मैच करेगा आंसर तुम्हारा। जो मैं तुमको बताया ना, इस फॉर्मेट से सारे सॉल्व हो जा रहे हैं, आप इसको फॉलो करो, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। आपका जैसा मैंने निकलवाया वैसे का वैसा आंसर दे दिया। सर ठीक है, समझ में आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या कह रहा है। देखो मिस्टर अशोक 66 ईयर्स के हैं। देखो 66 ईयर्स के है ना, इसको देखने के लिए पहले देखो रेजिम कौन सी है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स भर रहा है, यानी सर एज का कोई मतलब ही नहीं है। रेसिडेंट इंडिविजुअल फर्निशेस विद द फॉलोइंग इनकम अर्न्ड बाय हिम इन कंट्री एन। अच्छा ठीक है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटर, सर ये तो अपने को ऐड करना ही करना पड़ेगा सर, इसको तो लेके ही चलेंगे। कंट्री एम की, अच्छा कंट्री एन की इनकम है सर 950, सर इसको रेड से मार्क करता हूँ ठीक है, ताकि याद रहे। कंट्री एन की इनकम 950 है, ठीक है। सर गिफ्ट फ्रॉम अ फॉरेन फ्रेंड, एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, अगर फॉरेन फ्रेंड से कैश गिफ्ट मिलता है, सर कैश गिफ्ट तो अपनी इंडियन इनकम होती है ना। देखो रेसिडेंट तो है ये पर्सन,
अगर रेसिडेंट पर्सन है तो भैया रेसिडेंट पर्सन के हाथ में तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है। गिफ्ट किसी को मिले सर, अगर कैश में मिल रहा है 50,000 के ऊपर मिल रहा है तो टैक्सेबल ही होगा सर। इंडिया में तो टैक्सेबल होगा सर, पक्की बात है, ठीक है। सर सुनो, अब सुनो 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 सर, गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ फ्रेंड सर, उस कंट्री में टैक्सेबल है कि नहीं है सर, ये अपने को देखना पड़ेगा कि देखते हैं ना, देखते हैं उस कंट्री में टैक्सेबल से क्या करना, उस कंट्री में टैक्सेबल है तो क्या करना अपने को, तो इंडियन टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग टोटल इनकम निकालनी है ना सर। डिविडेंड टैक्स इन कंट्री एंड ग्रॉस इनकम है सर, ग्रॉस इनकम यानी अपने को इंडिया में इतनी कितनी लेनी पड़ेगी, इसमें कोई टैक्सेस नहीं माइनस करने पड़ेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस असेसमेंट ईयर 21-22 से कंट्री एन के कितने हैं। डोमेस्टिक टैक्स लॉस डज नॉट परमिट सेट ऑफ सर, वो परमिट करे ना करे सर, इंडिया में तो परमिट करने दिया जाता है ना, वहां परमिट करे ना करे सर, इंडिया में तो लॉसेस माइनस करने दिए जाते हैं ना, अपने को तो माइनस करना ही पड़ेगा। सर आगे क्या कहता है, कंट्री एन टैक्स डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% और बाकी सारी इनकम पे 20% टैक्स लगाते हैं। हो हो सर अशोक हैज डिपॉजिटेड 1.5 लाख रुपए इन पीपीएफ एंड पेड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलआईसी सर, ये किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है सर, ये है सिर्फ एक धब्बा, एक धब्बा जो आपके दिमाग में डालेगा कि सर एटीसी एटीडी लाना भूल गया क्या मैं, तुमको नहीं, इग्नोर मानना, तुमको इग्नोर मानना उसको। सर पहली बात तो मुझे ये बताओ, प्रेम मोहब्बत के साथ सर इंडिया की टोटल इनकम निकाल सकते हो क्या, जितना भी मैंने ब्लू और रेड दोनों में मार्क कर रखा है सर ऐड कर दो, और जो माइनस कर रखा है उसको माइनस कर दो सर। 8 लाख की इनकम प्लस 950 की इनकम प्लस 65,000 की इनकम प्लस 1,40,000 की इनकम माइनस 50,000 की इनकम। सर इंडिया में इनकम आती है सर 19,05,000 रुपीज की। इंडिया में टोटल टैक्सेस कितने आ जाते हैं, इंडिया में टोटल टैक्सेस सर ओल्ड न्यू रिजीम में जा रहे हैं, -15 लाख करेंगे इंटू 30% करेंगे प्लस 1,40,000 करेंगे इंटू 1.04 करेंगे, कुल मिला के हमारी आ जाएगी सर 271,960। सर इतना जब तक नहीं करोगे 2 नंबर तो एग्जामिनर कभी नहीं देने वाला। कहाँ गया, ओके 271,960 इतना कर दिया सर, इतना कर दिया। अब कंट्री एन की अपने को निकालनी पड़ेगी 3 चीजें सर, एवरेज रेट ऑफ टैक्स चाहिए, डब्ल्यू टैक्स इनकम, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, और चाहिए अपने को फॉरेन टैक्स से। 3 चीजें चाहिए अपने, 3 चीज जहां निकाल लेंगे हमारा सॉल्व हो जाएगा आंसर। देखो एवरेज रेट ऑफ टैक्स तो मैं बता देता हूँ आपको, एवरेज रेट ऑफ टैक्स तो मैं बता दूं सर, ये कितना है इंटू 100। सर एवरेज ऑफ टैक्स इंडिया में तो सर है 14.2761%, ये तो मैंने आपको बता दी। अब मेरे को चाहिए आप लोग की तरफ से क्या, मेरे को चाहिए आपको फॉरेन टैक्स रेट निकाल के दो और डब्ल्यू टैक्स इनकम निकाल के दो। सर पहले मेहनत करते हैं थोड़ा फॉरेन टैक्स रेट पे। देखो वहां पे बिजनेस इनकम पे कितना टैक्स भरा होगा सर, वहां पे बिजनेस इनकम पे कहता है 20% से टैक्स भरा है, ठीक है सर भर दिया, ठीक है। सर वहां पे गिफ्ट मिला था सर, गिफ्ट एग्जम्प्ट है फॉर टैक्सेबल है, हमें नहीं पता ना वहां, हमें उस देश में गिफ्ट के प्रोविजंस क्या है हमें क्या पता, हम तो बाय डिफॉल्ट कह रहे हैं ना सारी इनकम 20% टैक्स लगाएंगे तो लगा दो। डिविडेंड पे वहां कह रहा है सर 10% टैक्स लगेगा, तो भैया हम डिविडेंड को यहाँ पे 10% टैक्स लगा देंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में कोई डिडक्शन दिया नहीं तो हम डिडक्शन देंगे भी नहीं, तो भैया जो मैंने आपको निकाल दिया ऐसे टैक्सेस तो निकल आएंगे ना। 950 इंटू 20% प्लस 65,000 इंटू 20% एम प्लस उसके अलावा 1,40,000 रुपीज इंटू 10% एम प्लस डबल एम सर 2,17,000 रुपीज के मेरे पास इतने आ रहे हैं, कितने टैक्सेस आ रहे हैं। और सर उस देश की टोटल इनकम कितनी है, सर उस देश की टोटल इनकम निकालने के लिए सर तीनों को ऐड भी तो करना पड़ेगा सर, ध्यान देना लॉसेस को माइनस मत करना हुआ, लॉसेस का डिडक्शन नहीं मिलता अपने को। 950 प्लस 65,000 प्लस 140 कुल मिला के 11,55,000 के सर मेरे अल्टीमेटली वहां जा रहे हैं। टोटल इनकम 217,123 डिवाइडेड बाय 111,1555 सर कुल मिला के उस देश की टैक्सेस लग रहे हैं सर 18.7878 लग रहे हैं सर 18.7878। नसीब है तुम्हारा, पता नसीब है तुम्हारा कि अगर तुम ये गलत भी करके आ जाओगे तो भी एग्जामिनर सिर्फ 1 नंबर ही काटेगा, तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, नसीब है तुम्हारा। सर डब्ल्यू टैक्स इनकम आप निकालना है, देखो बिजनेस इनकम जैसी वहां टैक्सेबल है वैसी यहाँ टैक्सेबल है, अपने को ये डब्ल्यू टैक्स इनकम तो बनेगी बनेगी। गिफ्ट वहां पे भी 20% टैक्स लग रहा है, यहाँ पे 20% टैक्स लग रहा है सर, गिफ्ट भी डब्ल्यू टैक्स इनकम बनेगा ही बनेगा। डिविडेंड सर जैसे का तैसा, जैसा वहां लग रहा है वहां यहाँ टैक्स लगेगा सर, बस एक लॉस का डिडक्शन वहां नहीं मिलता, यहाँ मिल जाएगा लॉस का डिडक्शन, तो डब्ल्यू टैक्स इनकम इसको माइनस करना पड़ेगा, अपनी डब्ल्यू टैक्स इनकम आ जाएगी। सर ऑल इन ऑल आपकी डब्ल्यू टैक्स इनकम बनेगी 11,05,000 रुपए की, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 14.2761% से, 14.2761%। कुल मिला के आपकी रिलीफ आती है सर 157750 की, इतना रिलीफ आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग इतनी आनी चाहिए। 157750 सर क्या गड़बड़ कर दिया सर, कुछ गड़बड़ किया क्या, 157750 सर सही तो किया है, सही किया सही किया सही किया, 7794 आ रहा है मेरा, 50 आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम अप्रोक्सीमेशन, जैसे 2 डिजिट तक ले रखा है हमने भैया, 4 डिजिट तक ले रखा है, हमारा दिल नहीं मानता 2 डिजिट तक, तो हम सही करके आ रहे हैं, ठीक है। वी आर करेक्ट इन दिस टर्म सर।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। अच्छा सवाल है, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। मिस मीरा जब छोटी थी सर, 28 साल की कुल है मिस मीरा, इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, produces management consultancy for small and mid-sized corporations in India and abroad. She regularly travels to India for providing consultancy services to her clients. It provides the following information to you in respect of the following previous year 24-25. आप ये मिस मीरा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देती है, मस्त मस्त प्यारी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन देती है आपको। देखो, इनकम कंसल्टेंसी इंडिया की कितनी है सर, इंडिया की इनकम की कंसल्टेंसी तो ऐड करनी पड़ेगी, तो लेंगे लेंगे। कंट्री की भी कंसल्टेंसी इंडिया में लेंगे ही लेंगे सर। इंडिया में जितना खर्चा किया उसको माइनस कर दो सर, कंट्री के में कितना खर्चा किया इसको माइनस कर दो सर, ये चारों चीजें भी लेंगे ही लेंगे सर, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कंट्री के में इनको रेंट हो रहा है सर, रेंट जितना भी हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 12 से, प्लस जितने भी खर्चे हैं इसको माइनस करेंगे। अरे बाबा, रेंटल एक्सपेंडिचर पे कौन सा खर्चा अलाउ होता है? रेंटल इनकम पे कौन सा खर्चा तुम अलाउ करते हो इंडिया में सर? कोई खर्चा अलाउ नहीं होता सर, कोई अलाउ नहीं होता, खर्चा अलाउ नहीं होता, दिस हैज टू बी इग्नोर्ड। एटलीस्ट इंडियन इंडियन इनकम निकालने के लिए इसको इग्नोर करना पड़ेगा सर। इस पे जो 12% होगा ना, 12 मंथ्स, इस पे 70% की कुल टैक्सेबिलिटी आएगी। तो हमारा कितनी इनकम निकल के आती है इंडिया में, एक बार टोटल करो ना। जिन जिन चीजों को मैंने प्लस कर रखा है उनको प्लस कर दो, जिनको माइनस करने को कर रखा है माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर कुल मिला के मेरे अकॉर्डिंग सर आ रही टोटल इनकम 40.4 40,22,000 इतनी आ रही इनकम। चेक भी कर लेते हैं, ओ सर बिल्कुल मैच कर रही है। टोटल इनकम इंडिया में निकालो सर, कौन से रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं, एक बार रुको। अभी क्या कह रहा है? कंट्री ए का टैक्सेशन, कंट्री के का टैक्सेशन, कंट्री के का टैक्सेशन, सब कुछ दे दिया उसने। कंट्री का डीटी नहीं है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। शी रिक्वायर्ड टू पे द टोटल इनकम एंड टैक्स मिस मीरा 25 26 24 25 26 का। अज्यूमिंग टू पे टैक्स, शी पेज टैक्स एज पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। सर 2 डिजिट तक अपने को लेना है सर, 2 डिजिट तक ही लेना है, ठीक है लेंगे सर। यानी इसमें से 40.22 में से माइनस करेंगे 15 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 30%, प्लस करेंगे 1,12,500, मल्टीप्लाई करेंगे सर इसमें 1,12,500, नहीं 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 बाबा, नहीं 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 140 ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सर 1.04। इससे मेरा आ जाएगा टैक्स कितना आ रहा है, 22 एक दो तीन माइनस 15 लाख इंटू 30% प्लस 1,40,000 इंटू 1.04। सर इंडिया में टैक्सेस कितने आ रहे हैं? 932,464। सर सबसे पहले तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल दो। मैं कह रहा हूँ कभी भी क्वेश्चन आए ना आंखों के सामने तो घबराने का नहीं, ये बात मान के चलो ना, घबराने का नहीं। जो मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, उस फॉर्मेट को जरूर फॉलो करना। सर आंसर में 2 डिजिट मांग रहे हैं, हम 2 डिजिट ही लेंगे। अपने को चाहिए फॉरेन टैक्स रेट, अपने को चाहिए डब्ल्यू टैक्स इनकम, दो ही चीजें चाहिए ना अपने को, दो ही चीज चाहिए ना बस, दो ही चीज चाहिए ना बस, दो ही चीज चाहिए ना सर। अपने को फॉरेन टैक्स रेट निकालना पड़ेगा, डब्ल्यू टैक्स इनकम भी निकालनी पड़ेगी सर। पहले फॉरेन टैक्स रेट निकालते हैं। देखो क्या कह रहा है उसके लिए, फॉरेन टैक्स रेट के लिए कंट्री के प्रोवाइड्स टू ऑप्शंस टू द एसएससी एज फार एज टैक्सेशन ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इज कंसर्न। ऑप्शन 1 में फ्लैट 20% टैक्स लगता है विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। देखो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कितनी है वहां पे सर, 12 लाख की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है सर, या तो इससे 20% टैक्स कर दो। ऑप्शन 2 कहते हैं 37% खर्चा माइनस करने के बाद। तो भैया 12 लाख में अगर आप 2.5 लाख माइनस करते हो तो 9.5 लाख होता है सर, इसका 37% निकालोगे सर, दिस विल ऑलवेज बी हायर, ये ज्यादा ही होगा। तो भैया मिस मीरा कितना भरेगी सर? मिस मीरा 12 लाख पे 20% ऑप्ट करेगी। कंट्री के में रेंटल एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं एज फ्लैट, rental incomes are taxed at flat after giving standard deduction of 20% on regular expenses, no other expenses are allowed। सर कंट्री के में क्या फॉर्मेट है पता तुम? कंट्री के में क्या चलता है? कंट्री के में कहता है कि भैया 27% टैक्स लगाएंगे आफ्टर गिविंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 27%, कोई अदर खर्चा अलाउ नहीं होता। तो कंट्री के में इनकम कितनी है सर? 5,50,000 की इनकम है, इसमें से माइनस करेंगे 20% सर, कितना हो जाता है? 440 होता है। इस 440 पे से 27% टैक्स लगता है सर, 4.4 लाख, इस पे 27% टैक्स लग रहा है वहां पे। यानी सर वहां पे टैक्सेस कितने लग रहे हैं सर? अगर मैं आपको निकालने के लिए बोलूं तो 12 लाख पे ना टैक्स भरा मिस मीरा ने 20%, एम प्लस प्लस 4,40,000 पे उन्होंने टैक्स भरा 27% एम प्लस डबल एमआरसी। सर कितना टैक्स भरा वहां पे? 35,88,000, सॉरी 3,55,58,800 का टैक्स भरा। और सर वहां की टोटल इनकम कितनी है सर? टोटल इनकम भी तो इतनी जाएगी ना, टोटल इनकम भी तो इतनी जाएगी सर। टोटल इनकम कितनी है सर? 16,40,000 इतनी होगी टोटल इनकम। कुल मिला के 21.8788% से यहाँ पे टैक्स लग रहा है।
ये इंडिया में कितना हो रहा था? इंडिया में टैक्स रेट कितना था? ओह माय गॉड सर, 21.88%। चेक कर ले, क्या सही किया है क्या? चेक कर ले। 22.14 है। सर यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी मैंने? सर रेंटल इनकम गड़बड़ ले रखी है। सर रेंटल इनकम ऐसे नहीं लेंगे। रेंटल इनकम 55,000 अगर इंटू 12 करता हूँ तो भैया ये कितना होता है? 55,000 इंटू 12 करता हूँ, कितना? 660 होता है। अरे यार 6 लाख 60,000 होता है सर। ठीक है कोई बात नहीं, इस पर 20% का स्टैंडर्ड एक्शन मिलता है, -20%। यानी सर वहां पे रेंटल इनकम कितनी है सर? 5,28,000 हो रही टैक्सेबल, इस पर 27% लगेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। एक मिस्टेक तो चलती है ना यार, मेरे को भी एक मिस्टेक छोटी सी मेरे को चलती है ना यार। हेलो, चलो ठीक है चलो ठीक है, आपको माफ किया, मिस्टेक चलती है इतनी। कितनी होती है सर? इतना, ओके। प्लस 12 लाख इंटू 20%। सर टोटल टैक्सेस आ रहे हैं मेरे 382,560 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम कितनी है? 17,28,000। सर इतनी मेरी इनकम आ रही है। सर 22.13 या ये बोलो 14% का टैक्स लग रहा है। तुम नसीब वाले हो, नसीब वाले। सर अगर गलत हो जाता ना, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता, तुम्हारा आंसर पूरा बदल जाता। सर ठीक है, अब मैंने फॉरेन टैक्स रेट निकाल दी सर। अब डब्ल्यू टैक्स इनकम निकालू। फॉरेन टैक्स रेट निकाल ली मैंने तुम्हारे साथ, अब डब्ल्यू टैक्स इनकम निकालू। डब्ल्यू टैक्स इनकम कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो इनकम है, इनकम है 12 लाख रुपीज की, वहां पे 12 लाख टैक्सेबल है। इंडिया में जब इनकम आई तो भैया इंडिया में हमने खर्चे माइनस कर दिए ना। इंडिया में खर्चे माइनस करने दिए ना, तो खर्चे माइनस करके सर इंडिया में सिर्फ 9.5 लाख की टैक्सेबल हुई, तो डब्ल्यू टैक्स इनकम बिजनेस वाली तो इतनी ही होगी। ठीक है सर, अगर रेंटल इनकम की बात करूं, इंडिया में रेंटल इनकम जब टैक्स करने की बारी आई थी, इंडिया में जब रेंटल इनकम टैक्स करने की बारी आई थी, तो हमने इंडिया में कितनी टैक्स की थी सर? 55,000 इंटू 12 इंटू 70%। सर इंडिया में टैक्स की थी सर 4,62,000 हमने इंडिया में टैक्स की थी। और जब वहां टैक्स करने की बारी आई थी, 528 टैक्स की थी हमने वहां पे। तो सीधी सी बात है भैया, इंडिया में जितनी इनकम टैक्स की वही डब्ल्यू टैक्स इनकम बनेगी। अगर मैं दोनों का टोटल करता हूँ, तो मेरी डब्ल्यू टैक्स इनकम 14,12,000 हो रही है। इस पे रेट कितना लगेगा सर? ये 22.14। कुल मिला के सर 312,616 की मेरी रिलीफ आ रही है। फिंगर्स क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस। 31216 की, या ये बोलो 312,617, यही लिखा हुआ ना, 312,617, इतनी की मेरी रिलीफ आ रही है। सर आपकी भी इतनी रिलीफ दिख रही है। बिल्कुल सही मैच हो गया आंसर। बिल्कुल सही। सर देखो, कंसेप्चुअली मैंने आपको सही चीजें बताई। हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, कई बार ध्यान नहीं चलता, लेकिन ठीक है। बॉटम लाइन है सर, क्वेश्चन में कोई ऐसा दम नहीं है, कोई बहुत तोप क्वेश्चन नहीं था ये है ना कि अगर आपको क्वेश्चन देख के जो डर हो जाता है ना, देख के डर हो जाता है सर, तो वो देख के डर नहीं होना। आपको मैंने डीटी डबल ए के लिए एक जड़ी बूटी दे रखी है क्वेश्चन आंसर सीरीज में, राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में जड़ी बूटी दे रखी है। क्वेश्चन में डरना नहीं कभी अपने को। क्वेश्चन जो भी अपने आंखों के सामने आए ना, उसमें उस फॉर्मेट में फीड करने की कोशिश करनी है, जो मैंने आपको फॉर्मेट दे रखा है फॉर कैपिटल गेन, जो मैंने फॉर्मेट दे रखा है आपको डीटी डबल ए के लिए, जो मैंने फॉर्मेट दे रखा है ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, उस फॉर्मेट में बस डेटा को फीड कर लो। मैं बता रहा हूँ कभी आंसर गलत नहीं होगा सर। ठीक है, समझ में आ गया आपने तो, मस्त समझ में आ गया। सर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सूर्या इंक सूर्या लिमिटेड इज अ कंपनी engaged in manufacturing activities by importing raw materials from Sun Inc. अच्छा, सूर्या इंपोर्ट करती है सन से। अरे वाह, क्या नाम है! सूर्या इंपोर्ट करती है सन से, ओके ठीक है। हैज अ लोन, सन लिमिटेड, सन इंक का लोन है 1 पाउंड का। अच्छा, ये जो यूके कंपनी है, ये लोन लेके रखी है 1 मिलियन का, और इसमें सर क्या कह रहा है? सर बैंक से, जिसमें से 20% गारंटी सूर्या ने दे रखी है। अरे बाबा रे सर, आपने अपने किसी पर्सन के लिए 20% की लोन की गारंटी, 1 मिलियन यूएस पाउंड, बाप रे, सॉरी यूरोपियन, या बोलो इंग्लिश पाउंड, इंग्लिश पाउंड सर, इसकी गारंटी दे रखी है, यानी एसोसिएट बन जाते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 सूर्या हैज इंपोर्टेड 60 करोड़ का माल, सूर्या ने 60 करोड़ का माल इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, फ्रॉम सनिंग। ठीक है, सन ने सप्लाई कर रखा है सिमिलर आइटम्स एट अ मार्कअप ऑफ 20%। सन किसी और को सामान बेचता है, तो कॉस्ट प्लस, सर कॉस्ट प्लस 20% चार्ज करता है। सर सूर्या को बेचा है तो मार्कअप 25% चार्ज कर रखा है, कॉस्ट प्लस 25% चार्ज कर रखा है, जो कि 60 करोड़ के बराबर है। ओके सर ठीक है, कॉस्ट प्लस 25% है, यानी 60% के बराबर है। ठीक है चलो। सर क्यों है कारण, चलो बाद में देखते हैं सर, लेकिन कितना प्राइस होना चाहिए वो तो निकाल सकते हैं। एक बात बताओ,
60 करोड़ इज कॉस्ट प्लस 25%। तो भैया अगर कभी भी हटाना होता है तो अपने को माइनस करना पड़ेगा ना, कितना 1.25 से डिवाइड कर दो, जितना 25% एडेड है 25% डिवाइड कर दो, होना कितना चाहिए 20%, तो 1.20 ऐड कर दो। सर बेसिक एफएम वाला मैथमेटिक्स, बेसिक एफएम वाला मैथमेटिक्स देखो कितना है, जो 60 करोड़ है इसमें 125% के बराबर है ना। देखो बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, देखो 60 करोड़ है, इसमें 25% जुड़ा हुआ है ना, कॉस्ट प्लस 25% है ना, हटा दिया आपने डिवाइड करके। ऐड करना है सर, कितना ऐड करना है 20%, तो भैया ऐड परसेंट ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होता है सर अपना एक्चुअल परचेज प्राइस दैट शुड हैव बीन 57.6 है, जबकि सर 57 हमने चार्ज कितना करा है 60 करोड़। अरे रे 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 60 करोड़ चार्ज कर रखा है, लेकिन होना चाहिए सर कितना एडजस्टमेंट्स के बाद सर 57.6 शुड हैव बीन आवर परचेज प्राइस, ये हमारा परचेज प्राइस होना चाहिए एज कंपेयर टू अनरिलेटेड पार्टी, इतना होना चाहिए अपना परचेज प्राइस। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगर ये देखो बात क्या कर रहा हूँ, अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस इतना है, कभी भी अगर सर कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम हमेशा अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस उठाएंगे। और सर दिस 57.6 लाख रुपीस इज अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस, यही सामान हमने 60 लाख में खरीदा है, हमने 67 लाख रुपीस में खरीदा हुआ है, तो भैया अनरिलेटेड पार्टी कितने बेचते हैं सर, अनरिलेटेड पार्टी को 57.6 लाख रुपीस में बेचते हैं, यानी अनरिलेटेड पार्टी को फायदा दे रहे हो, अनरिलेटेड पार्टी को सस्ते में दे रहे हो, हमसे महंगा हमको महंगा दे रहे हो। ठीक है सर कह रहा है लेकिन नहीं 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 सुनो ना, मार्कअप क्यों है, क्योंकि जो सूर्या है ना, ये सूर्या है, सूर्या है सर, सूर्या है, ये ब्रांड नेम यूज करता है जिसकी वैल्यू सर 100 लाख के बराबर है। अरे यार देखो एसोसिएट को महंगा क्यों में बेचा जा रहा है, क्योंकि उसको ब्रांड नेम अलाउ करने दिया जा रहा है। देखो इसको 60 करोड़ क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि ब्रांड नेम मिल रहा है सर, थर्ड पर्सन को ब्रांड नेम नहीं दिया जा रहा। एक बात बताओ, थर्ड पर्सन को भी अगर ब्रांड नेम दे दिया जाए, थर्ड पर्सन को भी अगर ब्रांड नेम दे दिया जाए 100 लाख के आसपास का, या यू बोलू 1 करोड़ के आसपास का, तो भाई एसोसिएट से कितना थर्ड पर्सन से 58.6 चार्ज करना चाहिए, एसोसिएट से भी इतना ही चार्ज करना चाहिए, 58.86 चार्ज करना चाहिए ना। अगर ब्रांड नेम यूज करने दे दिया तुमको, तो चलो भैया 58.6 दे दो, 60 का ले रहे हो उससे। ठीक है एनुअल कॉस्ट ऑफ ब्रांड नेम इज 100 लाख। ठीक है Surya was allowed a credit for 2 months, whereas unrelated party was credit allowed for 1 month. Interest on that cost shall be taken as 12% sir throughout the year। देखो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे सर, सन ने ना सूर्या को 2 महीने क्रेडिट दे रखी है, सर अनरिलेटेड पार्टी को 1 महीना क्रेडिट दे रखी है, इसलिए अनरिलेटेड पार्टी को महंगा है, इसलिए अनरिलेटेड पार्टी को महंगा है। एक बात बताओ, इस अनरिलेटेड पार्टी को भी 1 महीना क्रेडिट दे दो ना, इस अनरिलेटेड पार्टी को भी 1 महीना क्रेडिट दे दो सर, 1 महीना क्रेडिट कितना होगा सर, इसकी जो परचेज प्राइस है 57.6 लाख की, इसका 1% ले लूंगा, इसका 12% ले लूंगा 1 मंथ के लिए, यानी सर 57.6 लाख रुपीज का क्रेडिट जाएगा, 57.6 लाख का और क्रेडिट दे दो, और क्रेडिट ले लो सर, ऐड कर लो कितना होता है +1 +0.576, सर कुल मिला के 59.176 को चार्ज कर लो सर, 59.176 ले लो, तुमने 60 करोड़ काय को ले लिया, तुमने 60 करोड़ काय को ले लिया, यानी सर तुमने कम से कम नहीं तो, तुमने कम से कम नहीं तो 82,40,000 रुपीज का गोंडा गोल कर रखा है, 82,40,000 रुपीज का गोंडा गोल कर रखा है सर, 82,40,000 रुपीज का गोंडा गोल कर रखा है सर, दिस इज द रॉन्ग, ये रॉन्ग नंबर है सर, ये रॉन्ग नंबर है सर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या गलती क्या कर देते हैं सर, ये समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता कि सर ये जो हमने किया है ना, ये जो हमने वारंटी ऐड कर रखी है सर, जो क्रेडिट ऐड कर रखा है, किस पे जाएगा, 60 पे जाएगा, किस पे जाएगा। मैं कहता हूँ तुमको मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग का भी थंब रूल बता रखा है, थंब रूल क्या कहता है, सिंपल फंडा थंब रूल का ये कहता है कि भैया अपने को पकड़ना पड़ेगा अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस, और हमेशा अनरिलेटेड पार्टी के प्राइस में ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो सेल्स करोगे अनरिलेटेड पार्टी को, उसी में ही हमेशा एडजस्टमेंट करेंगे, जो परचेज करेंगे अनरिलेटेड पार्टी का सर, हमेशा एडजस्टमेंट उसी से करेंगे, हमेशा अनरिलेटेड प्राइस को पकड़ना पड़ेगा। और अनरिलेटेड प्राइस पूरे क्वेश्चन में कितना आया 57.6, दिस इज अनरिलेटेड पार्टी से चार्ज किया हुआ प्राइस, इसी में सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे सर, यही हमारा आंसर बनना चाहिए, यही हमारा आंसर बनना चाहिए। सर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सितंबर 25 की आरटीपी का क्वेश्चन है। Diamond Lux is a foreign company incorporated in Belgium, is engaged in diamond mining and trading of raw material, raw diamond। अच्छा, it sells raw diamond globally। प्रीवियस 24-25 में इसने raw diamond सेल की इंडियन बायर्स को थ्रू स्पेशल नोटिफाइड जोन्स, गुजरात में 100 करोड़ के। अच्छा, फॉरेन कंपनी सर अनकट रॉ डायमंड सेल कर रहा है किसमें, स्पेशल नोटिफाइड जोन्स में, कितने में 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए की रिसीट्स है। ठीक है ओके, An exhibition was taken place in social special notified zones for display of uncut। सर सेल के साथ साथ डिस्प्ले भी कर रहा है, डिस्प्ले भी कर रहा है किसमें, स्पेशल नोटिफाइड जोन्स में। सर डिस्प्ले भी किया, डायमंड लिक्स हैज अर्न 10 करोड़ इनकम, डिस्प्ले करने से 10 करोड़ की इनकम सर, सेल करने से 100 करोड़ की सेल्स। ओके सर ठीक है, uncut assorted diamond in the exhibition। Diamond Lux BV wants to exercise the option of safe harbor rules। It wants to declare profit of 3 crore from the trading business। सर 100 करोड़ पे 3 करोड़ डिक्लेयर करना चाहते हैं, और सर जो डिस्प्ले कर रखा है सर, डिस्प्ले पे 2 करोड़ डिक्लेयर करना चाहते हैं। ओके
वेदर इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर सेफ हार्बर रूल्स इफ यस, क्या वो 3 करोड़ डिस्ट्रिक्ट 3 करोड़ 2 करोड़ कर सकते हैं? सर देखो बहुत फालतू सी बात है इसमें ना, ये मैटर नहीं करता कि आप आंसर सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। इसमें ये मैटर करता ही नहीं कि आप आंसर सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। पहले सही आंसर बता रहा हूँ, फिर एक बार आंसर का प्रेजेंटेशन बताऊंगा, उसको समझना ध्यान से। सबसे पहली बात तो सर ये होगा कि आप जो डिस्प्ले वाली इनकम है और इस पे 2 करोड़ डिक्लेयर कर रहे हो, सर ये तो जरूरत ही नहीं है आपको, आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है ये। आपकी इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है ये। और सर यहाँ जो आप 100 करोड़ का 3 करोड़ डिक्लेयर करना चाहते हो ना, आपको मिनिमम सर 4% करना पड़ेगा सर, इससे कम में नहीं कर सकते आप। अगर इससे कम में कर रहे हो तो आपको सेफ हार्बर रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपको सर ट्रांसफर प्राइसिंग आर्म्स सेल प्राइस कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका सर एओ बीच में आ जाएगा। उसके अलावा सर आपको बुक्स वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, मल्टीपल चीजें, टीपीओ भी आ सकता है बीच में सर। लेकिन 4% डिक्लेयर करोगे तो आपका हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे, 3 करोड़ इज नॉट अलाउड। इतना आपका बॉटम लाइन आंसर है किया है। लेकिन सर ये पहले बोलेंगे सेफ हार्बर रूल्स कुछ होते हैं जहां पे डिपार्टमेंट ले लेगा आपके, जो भी आप ट्रांजेक्शन प्राइस डिक्लेयर करोगे वो डिपार्टमेंट ले लेगा। फिर सीबीडी ने सेफ हार्बर रूल्स नोटिफाई किए, ओके। फिर कंपनी कहती है फॉरेन कंपनी इसलिए सेफ हार्बर रूल्स के लिए एलिजिबल है। फिर कहता है जो भी इनकम है ना ये सेफ हार्बर रूल्स के लिए एलिजिबल है सर, ये वाली इनकम सेफ हार्बर रूल्स के लिए एलिजिबल है। फिर कहता है फॉरेन कंपनी जो डायमंड की इनकम अर्न कर रही है ना सर, ये जो आपका बिजनेस कनेक्शन आप बन ही नहीं रहा, जो डिस्प्ले कर रही है सर, इनकम मानी ही नहीं जाएगी। फिर सेफ हार्बर उसकी बात की कि भैया 4% आप डिक्लेयर कर दो। फिर लास्ट में कहता है कि भैया जो 3 करोड़ है ना वो नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड, आपको मिनिमम 4% डिक्लेयर करना ही करना पड़ेगा सर, करना ही करना पड़ेगा। सर 6 पार्ट्स में एक एक करके हौले हौले से पहले सेफ हार्बर रूल्स को डिफाइन किया, फिर कहा सेफ हार्बर रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं, फिर उसके बाद बोला कि भैया आपका एलिजिबल बिजनेस है, सेफ हार्बर रूल्स में जा सकते हो। आप चाहो तो थर्ड पैराग्राफ को लास्ट में लिख सकते हो, जो फोर्थ पैरा उसको लास्ट में लिख सकते हो। कहता है कंपनी डायमंड माइनिंग के बिजनेस में सेफ हार्बर रूल्स, और हाँ ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ को आप लास्ट में लिख सकते हो, फिर लास्ट के 2 पैराग्राफ है इसको ऊपर लिख सकते हो। कहता है सर सेफ हार्बर रूल्स की जहां बात चल रही थी वहीं आप कंटिन्यू करते हुए लिख दो कि 4% डिक्लेयर करना चाहिए आपको। 4% से कम डिक्लेयर करते हो तो भैया आप वायलेट कर रहे हो सर, सेफ हार्बर रूल्स आपको नहीं मिल पाएंगे। फिर नीचे जाके आप कह दो कि जो डिस्प्ले वाली इनकम है, जो ये जो आंसर है ना डिस्प्ले वाली इनकम, सर डिस्प्ले वाली इनकम आपको सर नॉन टैक्सेबल है। इसको आप नीचे भी लिख सकते हो, सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे कर सकते हो पैराग्राफ की, बट कम से कम ये इनमें से 6 में से 7 में से ना 4 से 5 पैराग्राफ आपके आंसर में होने चाहिए, तब जाके आपको नंबर देगा वो। एंड सर मैंने आपको बताया कि क्या लिखना है, पूरा कहानी इधर उधर की जरूर लिखना। क्वेश्चन में जो रेलेवेंट चीजें, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है तो भैया आप समझो कि 6 मार्क्स के हिसाब से आपको मौका देना पड़ेगा एग्जामिनर को, नहीं तो 6 मार्क्स थोड़ी देगा वो तुम। सर ठीक है। इंडियाना लिमिटेड is an Indian company engaged in manufacturing and trading of electronic projectors. Indiana Limited has the following stakes in the foreign entities. ठीक है, जो इंडियाना लिमिटेड है ना इसके पास 3 एंटिटीज में स्टेक है। ठीक है चलो, स्टार जीएमबी से जर्मन कंपनी। सर 30% अगर स्टार में तो भैया सीधी सी बात है स्टार इसकी एसोसिएट बनेगी, सर बनेगी क्योंकि 30% शेयर होल्डिंग है। इट अपॉइंट्स 6 डायरेक्टर्स इन मून लिमिटेड, एन अमेरिकन कंपनी। मून के पास 15 डायरेक्टर्स ऑन दी बोर्ड। अच्छा सर 15 में से 6 डायरेक्टर आप अपॉइंट करने के पावर रखते हो सर, काय का एसोसिएट, काय का एसोसिएट सर, नो एसोसिएट सर, नो एसोसिएट, नो एसोसिएट। जो आपकी मून है ना इट इज नॉट योर एसोसिएट, ओके। So it has given a guarantee of 12 million euros to asteroid of UK. The value of the total borrowing is 150। देखो सामने वाले को आपने गारंटी दे रखी है 150 मिलियन बोरोइंग में से आपने 12 की गारंटी दे रखी है सर, लेस देन 10% हो गया। यानी सर ये भी आपका एसोसिएट नहीं है। ये जो आपका एस्टेरॉइड है ना सर ये भी आपका एसोसिएट नहीं है। यानी सर एसोसिएट कौन है? एसोसिएट सिर्फ है एक, वो भी स्टार जीएमएच। सर स्टार जीएमएच आपको ये पूरा बड़ी मोहब्बत साथ लिखना पड़ेगा। सर तीनों के साथ ट्रांजेक्शन किया है, स्टार के साथ क्या ट्रांजेक्शन किया समझना। सर स्टार के साथ क्या ट्रांजेक्शन किया, देखो इंडियाना ने बॉट किए 1000 इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर्स 15,000 रुपए के। अच्छा 15,000 रुपए के प्रोजेक्टर्स बाय किए। द पर्पज इज टू रीसेल इन इंडिया। इट सोल्ड द प्रोजेक्टर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया 20%। सर 15,000 के खरीदे, मॉडिफिकेशन बिना किए सर 20% में बेच दिए, ओके। सर आफ्टर सेल्स वारंटी 1 साल की देते हैं, और वारंटी कितनी है सर 3% की। सर आफ्टर सेल्स वारंटी देते हैं कितने की, 1 साल की। ठीक है। इंडियाना लिमिटेड, सर इंडियाना लिमिटेड से आपने 1000 प्रोजेक्टर खरीदे सेम स्पेसिफिकेशन का 14,000 रुपए में। हाँ सर थर्ड पर्सन से देखो, ये स्टार है ये मून है सर, मून इज नॉट योर एसोसिएट, मून इज नॉट योर एसोसिएट, और आपने इससे नॉन एसोसिएट से 14,000 में शेयर खरीद लिए, ओके। और आपको सो इंडिया में कितने में बेच रहे हो सर, 30% में, 30% में बेच पा रहे हो, 30% में बेच पा रहे हो। अच्छा ठीक है सर। लेकिन जब मून से खरीदते हो ना तो आपको वारंटी मिलती है सर, यहाँ पे वारंटी मिलती है।
9 मंथ्स की वारंटी मिलती है सर। यहाँ पे मिलती है 1 ईयर की वारंटी, इसलिए महंगा खरीद रहे हैं। यहाँ 9 मंथ्स की वारंटी मिले सर। कैलकुलेट कर लेंगे, क्वांटिफाई कर लेंगे। देखो देख के ना हमेशा डर लगेगा, हमेशा डर लगेगा क्वेश्चन को देख के। सर एस्ट्रॉइड लिमिटेड के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रखा है सर, इसको इग्नोर करेंगे सर। एस्ट्रॉइड हमारा एसोसिएट है नहीं, तो भैया हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। वेदर स्टार जीएमएच एसोसिएट है सर, इतना करके आ जाओगे 3 नंबर मिलेंगे। आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन के 3 मार्क्स मिलेंगे, तो आर्म्स लेंथ प्राइस इंपॉर्टेंट है सर। कभी भी क्वेश्चन मिले आप ये देखो कि भैया आप कभी भी रीसेल प्राइस मेथड देख के समझ में आ रहा है। हम लोग को हमेशा ये बताना पड़ेगा कि भैया थर्ड प्राइस को आपने कितने में बेचा, थर्ड पर्सन को कितने में बेचा। सर इस स्टार से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स को 15,000 में खरीदा आपने, और सर सेल्स पे 20% कमाया। 15,000 के प्रोडक्ट को आपने खरीदा और सेल्स से 20% कमाया, यानी कॉस्ट पे कहना है सिंपली से, कॉस्ट पे आपने 25% कमाया होगा। और ऐसे आपने 1000 यूनिट्स बेचे हैं सर, ठीक है 1000 यूनिट्स बेचे, 15 यूनिट प्लस 25% इंटू 1000। सर आपकी सेल्स प्राइस कितनी है? सेल्स प्राइस कितनी है? 1,87,50,000 रुपीज आपकी सेल्स प्राइस है। ये आपकी सेल्स प्राइस है, ठीक है सर। इस पे आपको कमाना कितना चाहिए था? आपने कमाया कुल 20%, आपने सेल्स प्राइस पे कमाया 20%, कमाना कितना चाहिए? 30%। सर 30% माइनस कर दो सर, माइनस कर देंगे। सो 13125 1 2 3 4 इतना आना चाहिए सर। इतना मेरा परचेज प्राइस आना चाहिए आइडियली, इतना मेरा परचेज प्राइस आना चाहिए आइडियली। मैंने कितने में परचेज कर रखा है? मैंने 15,000 रुपए में परचेज कर रखा है। मैंने 15,000 रुपए में परचेज कर रखा है। 15,000 परचेज कर रखा है सर। लेकिन 15,000 में काय को क्या पता? 15,000 में काय को किया? क्योंकि सर ये जो पर्सन है ना, ये जो स्टार है सर, ये मेरे को 1 ईयर की वारंटी दे रहा है, लेकिन सर थर्ड पर्सन सर 3 मंथ्स की दे रहा है। सरकार कहती है चलो थर्ड पर्सन से अगर तुम खरीदते, अगर तुम थर्ड पर्सन से खरीदते तुमको इतने का मिल जाता, थर्ड पर्सन से खरीदते इतने का मिल जाता सर, इतने का मिल जाता तो इसमें वारंटी का भी तो एडजस्टमेंट दे दो ना, वारंटी का एक्स्ट्रा पैसा दो। कितना है? 187। वारंटी किसके बराबर है सर? 3% ऑफ सेल्स प्राइस के बराबर है ना शायद। वारंटी कितनी है? 3% ऑफ सेल्स प्राइस। इतने का सेल्स प्राइस, इसका 3% ले लो। और सर 3 मंथ्स की वारंटी है ना सर, ले लो। कितना होता है वारंटी? 1,87,5,1,2,3 इंटू 3% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, यानी सर कितना वारंटी का प्राइस रहता है सर? वारंटी 1,014,065। सर इसको प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? प्लस करूंगा माइनस करूंगा? मैं तुमको बोलूंगा सर एक बात, अगर ध्यान से बात को सुनो, एक बात बताओ, तुम अनरिलेटेड पार्टी से खरीदते तो तुमको इतने का मिल जाता 125 से 131,125 से। अनरिलेटेड पार्टी से खरीदते इतने का मिल जाता। एक बात बताओ, अनरिलेटेड पार्टी सस्ते मिल रहा है, एसोसिएट से महंगा मिल रहा है। कारण क्या है महंगा होने का? कारण क्या है महंगा होने का? क्योंकि तुमको ना बेनिफिट दे रहा है एसोसिएट। एक बात बताओ, बेनिफिट का पैसा ऐड कर दो ना, बेनिफिट का पैसा ऐड कर दो, फिर तो कंपेरेबल हो जाएगा। बेनिफिट का पैसा ऐड कर दो सर, कंपेरेबल हो जाएगा सर। बेनिफिट का पैसा ऐड कर देंगे तो भैया कंपेरेबल हो जाना चाहिए। 13125 13265 इतना ऐड कर देंगे सर। इतना होना चाहिए हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस। मैंने चार्ज कितना कर रखा है सर? 1.5 करोड़ चार्ज कर रखा है, यानी सर 17,34,370 एक्स्ट्रा चार्ज कर रखा है सर। चेक करेंगे तो ओ वाव सर, ये तो दे ही नहीं रहा, इसने दे ही नहीं रखा, इसने यहीं तक ही बस कैलकुलेट किया है सर। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? 14,000, ये बिल्कुल वाहियात है, बिल्कुल वाहियात इन्फॉर्मेशन है सर। इस 14,000 कारण ना बच्चे को भर भर में डाउट आता है कि यार इसमें कप मेथड क्यों नहीं लगा, कप मेथड क्यों नहीं लग सर, कप मेथड क्यों नहीं लग रहा? आपने एसोसिएट से सस्ता, एसोसिएट से महंगा खरीदा हुआ है, अनरिलेटेड पार्टी सस्ता खरीद रखा हुआ है, कप मेथड काय को नहीं लगा रहे हो? देखो कप मेथड लगाता मैं, अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता ना, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, 20% वाली अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, 30% वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, मैं कप मेथड लगा देता, डिफरेंस ही मान लेता सीधे और वारंटी प्राइस को एडजस्ट कर देता सर। लेकिन इसने मेरे को सेल्स प्राइस और ये दे रखी है ना, पर प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है, तो सर ऑप्टिमम तो रीसेल प्राइस ही जाएगा, ऑप्टिमम तो रीसेल प्राइस ही है। लेकिन सर अगर रीसेल नहीं लग रहा तो कब भी लगा देता सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आ गया, आपके दिल की भावना को हम समझ गए। एन इंडियन कंपनी मेक्स एन एप्लीकेशन टू बोर्ड ऑफ एडवांस फिलिंग इन रिलेशन टू द टैक्स लायबिलिटी फॉर मेसर्स पिंसर इंक, अ नॉन रेजिडेंट कंपनी अराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन टू बी प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन। ठीक है सर, दोनों के बीच में कितना एग्रीमेंट? 250 करोड़ का है। फीस कितनी लगेगी भैया? फीस अगर कभी भी एडवांस फिलिंग की अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कितना रहता है सर? अप टू 100 करोड़ का अगर कर रहे हो तुम ट्रांजैक्शन तो भैया 2 लाख की फीस लगती है। अगर 100 करोड़ से लेके 300 करोड़ तक करना चाहते हो सर, 5 लाख की फीस लगती है, और 2 इंटू 5 थर्ड वाले में 10 लाख की लगती है अगर 300 करोड़ के ऊपर का ट्रांजेक्शन है। भैया फीस कितनी लगेगी सर? 5 लाख की लगेगी, एप्लीकेशन के साथ लगेगी आपकी। क्या रेमेडी अवेलेबल है? अगर आप एडवांस रूलिंग के जजमेंट से खफा हो तो भैया हाई कोर्ट के पास जाओगे, 60 डेज के अंदर जाओगे, प्लस सर 30 डेज का एडिशनल टाइम लिमिट मिल सकता है सर, कोई बात ही नहीं है सर। एप्लीकेशन किस कॉपी में करना पड़ेगा? देखो पहले ना क्वाड्रिप्लिकेट होता था, यानी 4 कॉपीज में एप्लीकेशन होता था, लेकिन सर आज के डेट में एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, तो आप भैया अगर नहीं भी लिख के आओगे, ऐसा लिख के आओगे ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, तो कोई बात ही नहीं है, आप वही करके आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है।
ABC Limited is an Indian company has entered into agreement for providing technical know-how with PQR, a company registered at company country A। ठीक है चलो सर, PQR इज अ सिस्टर कंसर्न। अच्छा सर, इसका फोटो बना लो, एक फोटो बना लो, क्या कह रहा है देखो। ABC एक कंपनी है, एक एंटर कर रही है एग्रीमेंट PQR से, ठीक है, PQR के साथ एग्रीमेंट कर रही है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। सर PQR की एक सिस्टर कंसर्न है XYZ, PQR की, जस्ट गिव मी अ सेकंड, PQR की एक सिस्टर कंसर्न है XYZ। ओके सर ठीक है। सर XYZ ने एक पहले से ही एडवांस रूलिंग ले रखी है, देखना XYZ ने पहले ही आइडेंटिकल मैटर पे एक एडवांस रूलिंग ले रखी है, आइडेंटिकल मैटर में सिस्टर कंसर्न। देखो ABC को चाहिए एडवांस रूलिंग PQR के साथ, जबकि सर इसकी बहन पहले से सिमिलर मैटर पे एडवांस रूलिंग ले चुकी है। अच्छा, एग्रीमेंट 500 करोड़ का है सर, 500 करोड़ का एग्रीमेंट होने वाला है, इसमें टैक्स लायबिलिटी 150 करोड़ की है। ABC wants to make यूज, सर इसी एडवांस रूलिंग को ABC यूज करना चाहता है, ओके सर, ताकि असेसमेंट प्रोसीजर से बचा सके। तो इसने क्या किया, ABC ने एप्लीकेशन कर दिया कि भैया हमको एडवांस रूलिंग यूज करनी, क्या यूज कर ले। सर रूलिंग दिया कि ठीक है चलो, टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शन बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग ने बोला, बोर्ड ने बोला भैया बुक्स दिखाओ अपनी, चेक करेंगे हम की सेम ट्रांजैक्शन है कि नहीं। क्या ABC एप्लीकेशन कर सकता है? ऑल्सो क्या बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास ये पावर है कि भैया आपका सिमिलर केस पहले से ही हो चुका है तो आपकी बुक्स मांग ले। सर आपने इनकम टैक्स के प्रोविजन से अवॉइड बताओ, सबसे पहले तो बात है क्या एप्लीकेशन कर सकता है। सबसे पहले अगर एक रेसिडेंट पर्सन कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करना है, टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है और सर ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ ज्यादा है, भैया आराम से कर सकता है एप्लीकेशन। सेकंड थिंग, क्या सिमिलर एग्जिस्टिंग एडवांस रूलिंग को यूज कर सकता है? राइट आंसर एज इट इज यूज नहीं कर सकता, आपको हमेशा एप्लीकेशन करना पड़ेगा और मांगना पड़ेगा। एप्लीकेशन करते टाइम अगर एडवांस रूलिंग को कभी भी लगता है कि भैया इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें दिखाओ, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी है आपकी, तो उस केस में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है। इट हैज अ पावर ऑफ काइंड ऑफ सिविल कोड, सर 4 पावर्स रहती है डिस्कवरी, इंस्पेक्शन की, उसके अलावा एक एग्जामिनेशन ऑन पर्सन ऑन ओथ, फिर सर सम्मन इशू करने की एंड कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये चारों पावर्स रहती हैं। सर इसी के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगना इज प्रॉपरली वैलिड। सर फंडामेंटल ऑफ बेप्स एक्शन प्लान 30 के क्या फायदे होते हैं? सर मास्टर फाइल के कहता है एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसमें रिस्क कम हो जाते हैं, उसके अलावा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वुड हेल्प, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी एबल टू डिटरमाइन वेदर द रिसोर्सेज आर मोस्ट इफेक्टिवली डिप्लॉयड और नॉट। सर ये बात करके चलता है। दिस वाज ऑल अबाउट योर एडिशनल क्वेश्चंस। सर एडिशनल क्वेश्चंस बाद में भी एक आध और आए हैं, तो भैया मैं आपको एक छोटा सा और जिस्ट दे दे रहा हूँ, आपको समझना। सर कभी भी अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर की बात करूं, सर ये आपका MTP1 का आया, MTP1 सितंबर 25 का एक नया क्वेश्चन था, ठीक है, सुनना समझना क्या बोलता है। अगर सर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर करना चाहती है, फॉर एग्जांपल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया सर आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर करना चाहती है, बैठ के म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर करना चाहती है, बैठ के डिसाइड करना चाहती है कि भैया क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, कौन टैक्स चार्ज करेगा। सर अगर मान लो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के बाद सर अगर एनी ऑफ देम इज डिससेटिस्फाइड, एनी ऑफ देम इज डिससेटिस्फाइड, तो भैया ये इनके पास क्या ऑप्शन है? सर MAP में अगर ये लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे, दोनों के पास क्या ऑप्शन है? सर इनके पास एक ऑप्शन रहता है सर आर्बिट्रेशन का। सर आर्बिट्रेशन का ऑप्शन देखो, MAP अगर मैं आपको याद दिलाऊं सर, आर्टिकल 25 ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन का टॉपिक हुआ करता था। सर आर्बिट्रेशन का ऑप्शन होता है इनके पास। सर किसी थर्ड पर्सन को बुला ले, यूएसए को, और यूएसए को बुला के बोलेंगे कि भैया हमें डिसाइड करवाओ कि कौन टैक्स लेगा। यूएसए को बुला के आर्बिट्रेशन में बिठा के बोलेंगे कि भैया बताओ कौन टैक्स लेगा। सर आर्बिट्रेशन में सर ओईसीडी मॉडल बोलता है कि भैया आर्बिट्रेशन में आपको जाना पड़ेगा सर 12 मंथ्स के अंदर। सर यूएन मॉडल 24 मंथ्स के अंदर जाना पड़ेगा। यूएन मॉडल बोलता है 36 मंथ्स के अंदर आपको आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा। सर इसके अलावा एक छोटा सा और एडजस्टमेंट, सर अगर मान लो आप आर्बिट्रेशन के एज ऑर्डर से, आर्बिट्रेशन में कौन जा सकता है सर? यूएन मॉडल कहता है कि भैया एनी पार्टी कैन गो, इंडिया भी जा सकती है और ऑस्ट्रेलिया भी सकती है। लेकिन सर ओईसीडी मॉडल बोलता है कि नहीं भैया ऐसे एनी पार्टी नहीं सकती, सर अग्रीव्ड पार्टी जाएगी, जिसको दिक्कत है, जिसको MAP से सही में दिक्कत है ना सर, वही आर्बिट्रेशन में जाएगा। सर एग्रीव्ड पार्टी ही जाएगी। उसके अलावा यूएन मॉडल बोलता है कि भैया अगर आर्बिट्रेशन से भी आप खफा हो, आप यूएसए को बिठा के, अगर आप यूएसए को बिठा के भी खफा हो ना, तो भैया आप आर्बिट्रेशन से डिपार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको 6 मंथ के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओईसीडी वाले लोग ना डिपार्ट नहीं कर सकते आर्बिट्रेशन से, सर ये लोग डिपार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सर समझ में आ गया क्या? ये सर समझ में आ गया। सर ये एक छोटा सा MAP के ऊपर छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी MTP1 में टेस्ट किया गया। इसके अलावा सर एक दो और क्लैरिफिकेशन सर मेरे को बाद में मिले सर, इसलिए बाद में आपके साथ चर्चा करूँ। पहले वाला पार्ट में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर चुका था, इसलिए ना सेकंड वाले पार्ट में मेरे को ये चीजें और मिली गलती। सर एक क्वेश्चन आपको गलत मिला, कहाँ पे? May 25 में। May 25 का जो क्वेश्चन था ना सर, AGBP का मैंने आपको करवाया, कृषा किनारा वाला। सर मैंने क्या किया हुआ था ना, मैंने क्या हुआ था सर, IFOS में डिविडेंड को ग्रॉसअप कर दिया था। मैंने सोल्यूशन चेक ही नहीं किया कि भैया इन्होंने ग्रॉसअप नहीं कर रखा है।
सर इन्होंने ग्रॉस अप नहीं कर रखा है, सर इन्होंने ग्रॉस अप नहीं कर रखा है। आप देखोगे, चेक करोगे, ग्रॉस अप नहीं कर रखा है। सर उसके अलावा सर टीडीएस की बात करूँ, सर टीडीएस की बात करूँ, सर इसने जो टीडीएस काट रखा है ना सर, ग्रॉस अप किए करने से पहले टीडीएस काट रखा है, यानी सर इनका कोई मंशा है ही नहीं ग्रॉस अप करने की। सर आप एग्जाम में क्या करोगे कि ग्रॉस अप करना है क्या डिविडेंड को? देखो राइट आंसर इज सर, माय हम्बल सबमिशन इज, आप ग्रॉस अप करोगे, आप ग्रॉस अप करोगे। सर अगर कभी भी आपके पी&एल के क्रेडिट में अगर डला हुआ है, अगर पी&एल के क्रेडिट में अगर कभी भी आपका आइए अगर डिविडेंड डला हुआ है, तो आप क्या करने वाले हो सर? जैसे मान लो 540 डला हुआ, तो आप 540 ही यहाँ पे हमेशा माइनस करने वाले हो। जब आईएफओएस में लेके जाओगे ना, इसको आईएफओएस में लेके जाने के बाद आपको इसको 6 लाख लेके जाना है। दिस इज व्हाट माय हम्बल सबमिशन इज। अब सर होता क्या है ना, आईसीआई ने इसको ऐसा एडजस्टमेंट, मेरे को एक कॉपी मैंने देखी, अपनी आंखों से ऐसी कॉपी देखी जिसमें आईसीआई ने इसको गलत कर दिया था। एक स्टूडेंट ने 540 माइनस किया आईएफओएस और पीजीपी से माइनस किया और 6 लाख रुपीस से सीधे-सीधे डायरेक्टली टैक्सेबल करवा दिया आईएफओएस में। आईसीआई ने इसको गलत कर दिया। सर मैंने आईसीआई के लिए इसको मेल कर रखा है। सर आईसीआई मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज में बात कर रखी है। उन्होंने ऐसा बोला कि भैया आप जब भी ऐसा एडजस्टमेंट करोगे ना, आपको हम एडजस्टमेंट करेक्ट करेंगे। बस आप ध्यान क्या देना, एक नोट डाल के ज़रूर आ जाना। आप नोट ज़रूर डालना। सर अगर आपका नोट डला हुआ होगा ना, तो आईसीएस को कंसीडर करेगा। तो भैया आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि नोट आप डाल के आ जाओ। जैसे ही आप नोट डाल के आ जाओगे ना, मस्त आपका काम हो जाएगा। सर नोट ज़रूर डाल के आ जाना। आप ग्रॉस अप कर दोगे डिविडेंड को, कोई दिक्कत नहीं। अगर डिविडेंड रिसीव्ड लिखा हुआ है ना, आप उसको ग्रॉस अप कर लेना। हमेशा रिसीव्ड लिखा है ना, ग्रॉस अप कर लेना। ऐसा सिमिलर एडजस्टमेंट आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर आपके आरटीपी वाले क्वेश्चन में भी हो रखा है, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो। आपको ध्यान क्या देना है सर, ग्रॉस अप आपको करना है डिविडेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर रिसीव्ड लिखा है तो ग्रॉस अप कर लेना। कोई भी इनकम रिसीव्ड लिखी है ना, उसका आप ग्रॉस अप कर सकते हो। सर लेकिन अगर पी&एल में कभी क्रेडिट हो रखा है, मान लो कोई पी&एल में क्रेडिट है, तो भैया पी&एल में क्रेडिट तो जो आप रिसीव होता है वही होता है ना अल्टीमेटली। अगर मान लो पी&एल में क्रेडिट 560 आपको रिसीव 560 हुआ, आपने पी&एल में 560 क्रेडिट कर दिया, तो निकालते टाइम तो एज इट इज निकालोगे आप। लेकिन सर जब ऑफर करोगे इनकम में, तो ग्रॉस अप करने के बाद ऑफर करोगे, और जब टीडीएस ऑफर करोगे तो ग्रॉस अप वाले अमाउंट पे टीडीएस अमाउंट निकालने वाले हो। दैट इज हाउ यू हैव टू डू। आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। अगर पसंद आता तो वीडियो को जरूर लाइक करना, एंड सर कमेंट करना कि भैया इतनी मेहनत कैसी लग रही है आपको, कैसा लगा इतने कम टाइम में। बहुत बढ़िया बढ़िया नए क्वेश्चन जो कि आपके क्वेश्चन में कभी कवर नहीं हुए, किसी बुक में कवर नहीं हुए, वो सब यहाँ पे हमने कवर कर लिया। थैंक यू सो मच सो मच सो मच गाइज फॉर हैविंग दिस सेशन, मोर लाइवली, मोर वंडरफुल एंड मोर जयफुल। सर मजा आता है आपके साथ पढ़ने में, एंड बस मजा उसको भी देखने में आएगा जब आप अपने रिजल्ट में सक्सेसफुल भेजोगे, अपने डीटी में 50 प्लस 60 प्लस मार्क्स वाले स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, उसमें बहुत मजा आएगा। होपिंग फॉर योर बेस्ट रिजल्ट्स। मस्त से मेहनत करते चलो, तो भी मेहनत करो, मैं भी तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, एंड दिस डुअल रिलेशनशिप कंटिन्यूज। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद सेम एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड enthusiasm. Bye bye, टेक केयर एंड एंजॉय स्टडी।